फॉर्म हाइड्रा नॉवेल्स अभी तक जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो ऐसे ही, और स्टोरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैप्टर 1 व्यस्त आकाशीय पिंड, स्वर्ग और पृथ्वी की साधारण घटनाएं हो। महाद्वीप, पूर्वी क्षेत्र, किंगयुन संप्रदाय। बादलों और धुंध से ढकी एक चट्टान की चोटी पर ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर कोई परियों की दुनिया हो। ये किंगयुन संप्रदाय में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान था, क्यूलोंग पर्वत। क्यूलोंग एक जेल जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये जेल जैसी जगह थी, क्योंकि सिर्फ उन शिष्यों को ही क्यूलोंग माउंटेन में कैद किया जाता था जिन्होंने सेट के अंदर गंभीर गलतियां की थी। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होने की वजह से ये जगह पूरे साल बहुत ठंडी रहती थी और यहाँ का माहौल बहुत खराब था। यान बे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब महारानी नहा रही थी और तुमने उन पर झांका? तुमने सेट के नियमों को बहुत ज्यादा तोड़ा है और तुम्हें निकाल देना चाहिए और याओ बीस्ट को खा जाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि महारानी सेंटेस बहुत दयालु है, इसलिए मौत की सजा तो बच गई, लेकिन जो सजा देनी है वो बनी रहेगी। आज से तुम पूरे मन से क्यूलोंग माउंटेन में साधना करोगे। सेट की इजाजत के बिना तुम्हें इस जगह से आधा कदम भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। जब से यान बे कुछ समय पहले यहाँ आए थे, ये यादें उनके दिमाग में आ गई थी। नहाती हुई संत को झांक रहे हो, तुमने धरती से मेरा चेहरा पूरी तरह से बदनाम कर दिया है। चाहे जो भी हो, मुझे मौके पर ही फांसी दे देनी चाहिए थी। बैंग बैंग बैंग, क्यूलोंग माउंटेन पर एक खुली जगह में यान बे जोर जोर से अपनी मुठ्ठियां घुमा रहा था। ची की आवाज उस इलाके में लगातार गूंज रही थी और उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे कभी थकान महसूस ही न हो। पूरे कई घंटों तक वह रुका ही नहीं। ऐसा नहीं था कि वह सच में इतना मेहनती था, बल्कि वह परिस्थितियों से मजबूर था। ये कहना होगा कि क्यूलोंग पर्वत बहुत ज्यादा ठंडा था। जब तक वह रुकता और अपने शरीर की एक्सरसाइज जारी नहीं रखता, उसे महसूस होता कि हड्डियां कंपा देने वाली ठंड की लहरों का उस पर हमला करने का असल में क्या मतलब होता है। आधे घंटे बाद यान बे को शारीरिक थकावट हो गई और वह नहीं टिक सका। अगर यह जमना चाहता है तो जम जाए, वैसे भी यह मुझे नहीं मारेगा। यान बे पहले ही पूरी तरह से मोटी चमड़ी का हो चुका था, ये सोचकर कि इस तरह की जिंदगी काफी समय से चल रही थी। मैंने किसके इशारे पर यह किया? ट्रांसमाइग्रेट करने के ठीक बाद इतनी बुरी यातना झेलने के लिए। यान बे जब भी अपनी हालत के बारे में सोचता तो दुखी हो जाता। वह धरती पर ठीक ठाक रह रहा था, वीकेंड पर छुट्टी के साथ 9 से 5 की जिंदगी जी रहा था। किसने सोचा होगा कि खाना बनाते समय उसने बस एक पावर स्ट्रिप को छुआ था और फिर इस भूतिया जगह पर आ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद यान बे जानबूझकर पहाड़ पर खुली जगह पर आया ताकि अपनी लंबी तलवार घुमाता रहे, लेकिन इस समय उसका चेहरा शिकायत से भरा हुआ था। म्याऊं, मैंने तो झांका ही नहीं, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? यान बे इतना दुखी था कि वह रो भी नहीं सका। जब दूसरे लोग जुबान हुआन दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुए तो वे या तो किसी पवित्र भूमि के संत बन गए या किसी बड़े संप्रदाय के दिव्य पुत्र। ज्यादा से ज्यादा उनके पास कम से कम एक खास फिजिक तो थी। जहां तक उसकी बात है, जैसे ही वह पहुंचा उसे किसी ने इस बुरी जगह पर बंद कर दिया। इससे वह सच में गुस्से से पागल हो जाएगा। वह इस भयानक शुरुआती हालात से कैसे बाहर निकलेगा? ठीक इसी समय मानो पाताल लोक में किसी चीज ने इसे महसूस कर लिया हो। यान बे के मन में एक पूरी तरह से इमोशनलेस सिंथेसाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट को सफलतापूर्वक ट्रांसमाइग्रेट करने के लिए बधाई। डिवाइन ग्रेड चेक इन सिस्टम सफलतापूर्वक जुड़ गया है। होस्ट, यान बे रेल्म, ची रिफाइनिंग रेल्म 5th लेयर दिव्य क्षमता कोई नहीं। चेक इन गिनती 0 बार, कृपया चेक इन शुरू करें। होस्ट जितने ज्यादा चेक इन करेगा, रिवॉर्ड उतने ही ज्यादा होंगे। होस्ट को हर दिन एक बार चेक इन का मौका मिल सकता है। डिवाइन ग्रेड चेक इन सिस्टम। यान बे एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी आ गई। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते उसे सिस्टम जैसी चीजों के बारे में कैसे पता नहीं होगा। उसकी गोल्डन फिंगर आ गई थी। पता चला कि यह जगह क्यूलोंग माउंटेन है। क्या होस्ट चेक इन करना चाहते हैं? अभी, तुरंत, अभी चेक इन करो। यान बे ने उत्साह से अपनी हथेलियां रगड़ी, थोड़ा बेसब्र महसूस कर रहा था। डिंग, होस्ट को पहले सफल चेक इन के लिए बधाई और बिगिनर को एक गिफ्ट बैग इनाम में। क्या यहाँ बिगिनर के लिए गिफ्ट बैग भी है? यान बे की आंखें चमक उठी, जैसा कि एक सिस्टम से उम्मीद थी। इसे खोलो। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। होस्ट को बधाई, इनाम मिला। केस बॉडी। होस्ट को बधाई, इनाम मिला। केओस इंडेस्ट्रक्टिबल स्क्रिप्चर। होस्ट को बधाई, इनाम मिला। 3 साल की कल्टीवेशन। ये बातें सुनकर यान बे के चेहरे पर उत्साह और बहुत ज्यादा खुशी दिखाई दी। केओस फिजिक, केओस अविनाशी शास्त्र। जाहिर है वह अच्छी तरह जानता था कि ये चीजें क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं कि केस फिजिक दुनिया की सबसे ताकतवर और डरावनी फिजिक थी, और केओस अविनाशी शास्त्र केओस फिजिक के लिए खास तौर पर बनाई गई एक सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक थी। दोनों का कॉम्बिनेशन बस अकल्पनीय था। इसकी तुलना में खेती के ये 3 साल कुछ मामूली लग रहे थे, लेकिन कुछ न होने से तो ये होना ही बेहतर था। 3 साल की कल्टीवेशन यान बे के 3 साल की मुश्किल कल्टीवेशन टाइम को बचाने के बराबर थी, जो उसके लिए कई रन्स में ब्रेक थ्रू करने के लिए पहले से ही काफी था। होस्ट, क्या इनाम अब एब्जॉर्ब होना चाहता है? अवशोषित करना। यान बे ने चारों ओर देखा, ये कंफर्म करते हुए कि क्यूलोंग माउंटेन पर कोई और लोग नहीं थे, और तुरंत कहा, वह किंगयुन संप्रदाय के 100 सालों में क्यूलोंग पर्वत पर कैद होने वाले पहले शिष्य थे। कोई सोच सकता है कि उस समय उनकी छोटी सी जान बचा पाना बहुत ही दुर्लभ बात थी। यान बे पालथी मारकर बैठ गए और कैस फिजिक को पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए अपने शरीर में एक साइकिल तक कैस इंडेस्ट्रक्टिबल स्क्रिप्चर चलाया। बूम, जैसे ही 3 साल की कल्टीवेशन उसके शरीर में आई, यान बे की कल्टीवेशन तुरंत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ गई। ची रिफाइनिंग दायरा 5वीं परत, क्यूई शोधन क्षेत्र 6ठी परत, 7वीं परत, 8वीं परत, 9वीं परत, क्यूई रिफाइनिंग दायरा 9वीं परत चोटी। उनकी कल्टीवेशन तेजी से ची रिफाइनिंग रेल 9वीं लेपी रेल तक पहुंची, फिर रुक गई। इस समय यान बे पहले से ही क्यूई रिफाइनिंग रेल 9वीं लेपी कल्टीवेशन पर था और क्यूईसी रेल की तुलना में भी वह बस एक कदम दूर था। होंगू कॉन्टिनेंट कल्टीवेशन क्षेत्र, क्यूई रिफाइनिंग, क्यूई सागर, बिजली की मुसीबत, आदिम आत्मा, दिव्य महल, 4 ध्रुव, असाधारण, संत, संत राजा, महान संत, सर्वोच्च, अर्थ सम्राट, सम्राट। बस यान बे को यह नहीं पता था कि इस समय बाहरी दुनिया में पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। 9 स्वर्गों के ऊपर हवाओं और बादलों ने रंग बदला और तेज बिजली चमकी। बूम, इस समय आसमान से अनगिनत संत प्रेत निकले, घने और भरे हुए, आंखों को लगभग कभी न खत्म होने वाले। ये सभी सेंट फैंटम एक ही जगह की ओर झुके हुए थे और वह दिशा ठीक उसी जगह थी जहां क्यूलोंग माउंटेन था। हालांकि सेंट फैंटम बहुत बड़े थे और कोई नहीं बता सकता था कि वे ठीक कहां झुक रहे थे। इस दृश्य ने पूरे पूर्वी क्षेत्र के किसानों को चिंतित कर दिया। यह क्या है? असल में संत प्रेत प्रकट हो रहे हैं। आखिर वे किसके आगे झुक रहे हैं? इस समय बहुत से लोग घबराए हुए चेहरों से ऊपर आसमान की ओर देख रहे थे। ऐसा रूह कंपा देने वाला नजारा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। एक कुदरती घटना। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग को नकारने वाली कोई चीज पैदा हुई हो? पूरे पूर्वी इलाके के किसान एक के बाद एक हैरानी से आहें भर रहे थे और सोच रहे थे कि दुनिया में ऐसा कौन सा महान व्यक्ति आया है जिसने इतनी डरावनी घटना को जन्म दिया है। पुराने और नए जमाने में ऐसी घटना बहुत कम होती थी। यहाँ तक कि जब पुराने सम्राट पैदा हुए थे तब भी शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं था। इस बीच किंगयुन संप्रदाय के एक महल में एक शानदार दिखने वाला आदमी इस समय हैरान होकर आसमान की ओर देख रहा था। ये घटना, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसे मेरे किंगयुन सेट ने बनाया है? अभी कुछ देर पहले उसे हल्का सा एहसास हुआ कि यह आसमानी घटना किंगयुन संप्रदाय के अंदर कहीं से आ रही है। फिर भी जब उन्होंने इसके ओरिजिन का पता लगाना चाहा तो ऐसा लगा कि यह धुंध की एक परत से ढका हुआ है, जिससे इसे एक्सप्लोर करना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया। एक पल के बाद शायद मेरे होश गलत थे। मेरे छोटे से किंगयुन सेट में इतनी डरावनी घटना कैसे हो सकती है? उस शानदार आदमी ने खुद को नीचा दिखाने वाली मुस्कान के साथ आसमान की तरफ देखा, फिर एक बार फिर गहरी नींद में सो गया। 2 चैप्टर 2 ब्रेक थ्रू, क्यूईसी रेल क्यूलोंग पर्वत पर। ग्रैंड मिस्ट की शुरुआत में डाउ निकलता है, सिर्फ मेरा केओस हमेशा रहता है। यान बे ने मन ही मन कहा। केओस अविनाशी धर्मरथ को एक पूरे साइकिल तक घुमाने के बाद उसके शरीर के अंदर से ग्रे सफेद ची की एक पतली सी किरण निकली, जो बाद में लगातार उसके मेरिडियन से गुजरती रही। यान बे के शरीर के चारों ओर ग्रे सफेद ची की कुछ बूंदें थी, जिससे वह हैरानी की बात है कि समझ से बाहर लग रहा था। यान बे पालथी मारकर बैठा था, अपने शरीर में बढ़ती ताकत और केस फिजिक के कमाल के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। उसे बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हुआ था उसका जरा भी एहसास नहीं था। हाँ, मैं आखिरकार क्यूई रिफाइनिंग दायरे की 9वीं लेयर की चोटी तक पहुंच गया हूं। यान बे खड़ा हो गया, अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। इस पल उसे अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस हुई।
क्यूई रिफाइनिंग डायरे की 9वीं लेयर का पीक कीजियम सेट के अंदर भी बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि संत जिस पर उसने नहाते समय नजर डाली थी वह भी सिर्फ क्यूई सागर क्षेत्र में थी। फिर भी यान बे कुछ ही सांसों में क्यूई रिफाइनिंग डायरे की चोटी पर पहुंच गया। अगर यह बात फैल गई तो शायद लोगों की भीड़ डरकर मर जाएगी। सिस्टम साइन इन जारी रखें। मिठास का स्वाद चखने के बाद यान बे ने मन ही मन मंत्रोच्चार किया। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जरा सी भी हलचल नहीं हुई। ये बेकार क्यों है? उसके चेहरे पर सवालिया निशान थे। क्या सिस्टम टूट सकता है? सिस्टम में हर दिन सिर्फ एक बार साइन इन करने का मौका मिलता है। होस्ट प्लीज इसका फायदा उठाएं, कल फिर आएं और भूलना मत यह न जानते हुए कि सिस्टम अब वो नहीं देख पाएगा। उसने यान बे को याद दिलाने के लिए कहा। देर रात चूहे के समय कीलोंग माउंटेन पर एक गहरी अंधेरी गुफा में चांदनी में कोई भी दो चमकदार बड़ी आंखों को पलके झपकाते हुए देख सकता था, जैसे किसी चीज का अंदाजा लगा रहा हो। अचानक इन आंखों के मालिक को कुछ महसूस हुआ और एकदम से उस काली गुफा में 2 लाइन के बेदाग सफेद दांत दिखाई दिए। सिस्टम मुझे जल्दी से साइन इन करो। यान बे की आवाज अचानक सुनाई दी। अच्छी बात यह थी कि सिर्फ वही कीलोंग पहाड़ पर कैद था, वरना अगर कोई और यहाँ होता तो शायद बहुत डर जाता। गुफा के अंदर काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। सिस्टम साइन इन करो। यान बे की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी। वो बहुत समय से भूखा और बेसब्र था। थोड़ा पहले साइन इन करने के लिए वो पूरी रात सोए नहीं, सीधे आधी रात के 12 बजे तक इंतजार करते रहे। होस्ट को बधाई, दूसरा साइन इन सफल रहा। इनाम त्यानयान कंसीलमेंट मेथड। सिस्टम की आवाज यान बे के दिमाग में ऐसे गूंज रही थी जैसे वह कभी थकती ही न हो, और उसने उसे इस्तेमाल करने का तरीका और असर भी समझाया। त्यानयान कंसीलमेंट मेथड एक बहुत गहरी डिवाइन ग्रेड स्पेल टेक्निक थी। यान बे के इस स्पेल टेक्निक को फैलाने के बाद यह उसके आसमानी राजों को छिपा सकता था। यहाँ तक कि कुछ आसमान तक पहुंचने वाले ताकतवर लोग भी यान बे की खास साधना को नहीं समझ पाए, और चाहे वह कोई भी जबरदस्त स्पेल इस्तेमाल करे, जब तक वह इस स्पेल टेक्निक को फैलाता रहेगा वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। इस स्पेल टेक्निक को देखकर यान बे की आंखें सीधी हो गईं। उसे यह चीज बहुत पसंद थी। ये तो बस एक दिव्य कला थी जिसमें बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक किया गया था। जब कोई कल्टीवेटर चीज रेल में घुसता था तो स्पिरिचुअल ची उसके अपने शरीर में इकट्ठा हो सकती थी, जिससे जरूर एक स्पिरिचुअल ची तूफान पैदा होता था। कुछ ताकतवर कल्टीवेटर स्पिरिचुअल ची तूफानों के प्रति काफी सेंसिटिव थे और उन्हें दर्जनों मील दूर से भी साफ-साफ देख सकते थे। और इस त्यानयान कंसीलमेंट मेथड से जब वह भविष्य में रेल्स में घुसेगा तो वह इस जगह के आसमानी राज छिपा सकेगा, जिससे बाहर के लोग जांच नहीं कर पाएंगे। यान बे मुस्कुराया, उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। कल्टीवेशन की दुनिया इतनी खतरनाक थी कि वह यहीं छिप जाए और बाहर न जाए, हर दिन साइन इन करे और फिर एक दिन जब वह अजय हो जाए तो बाहर जाए। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा? इनाम मिलने के बाद यान बे ने आखिरकार अपनी चिंताएं छोड़ दी और गहरी नींद में सो गया। एक और दिन बीत गया। होस्ट को बधाई, तीसरा साइन इन इनाम एचजी गैदरिंग मेडिसिनल पिल। यान बे ने अपनी हथेलियां फैलाई और एक काली चमकती हुई दवा की गोली उसके हाथों में आ गिरी। ये लुक मशहूर किक द बकेट पिल जैसा कैसे लग रहा है? यान बे ने अपने हाथ में रखी मेडिसिनल पिल को एक घूंट में निगल लिया। अगर इस चीज में मेडिसिनल पिल की हल्की खुशबू न होती तो वह सच में इसे निगलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर जिसने भी टीवी शो देखे हैं वह जानता है कि किक द बकेट पिल क्या होती है। यान बे जिसने किक द बकेट पिल निगली थी, ओह नहीं, यान बे जिसने क्यूई गैदरिंग मेडिसिनल पिल निगली थी, उसने तुरंत अपने डेंटियन के भीतर एक हल्की औषधीय शक्ति का संचार महसूस किया। एक पल के बाद बूम, यान बे के शरीर के अंदर से एक धीमी आवाज आई और उसके सिर के ठीक ऊपर एक भयानक स्पिरिचुअल क्यूई भंवर अचानक प्रकट हुआ। कीलोंग पर्वत के आसपास स्पिरिचुअल क्यूई में दंगा होने लगा। यान बे दिल से चौंक गया और उसने जल्दी से त्यानयान कंसीलमेंट मेथड का इस्तेमाल किया। यान बे के शरीर से एक अदृश्य निराकार शक्ति निकली जिसने पूरे कीलोंग पर्वत को घेर लिया। फिलहाल वह यही लिमिट हासिल कर सकता था। अगर यह और आगे बढ़ता अपनी अभी की खेती के भरोसे तो वह ऐसा नहीं कर पाता। पूरा 15 मिनट बीत गया और यान बे ने आखिरकार अपनी आंखें फिर से खोली। क्या ये क्यूई सागर क्षेत्र है? अपनी हथेली में स्पिरिचुअल क्यूई वोटेक्स को देखकर यान बे मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ची सीरल में पहुंचने के बाद एक कल्टीवेटर अपने शरीर में स्पिरिचुअल ची इकट्ठा कर सकता है और स्पिरिचुअल ची को बाहर निकालने का असर पा सकता है। बाकी लड़ाइयों में अपने हाथों या लड़ाई के हथियारों में स्पिरिचुअल पावर भरने से सोची भी नहीं जा सकने वाली ताकत मिलेगी। अगर मैं उस संत से दोबारा मिला तो मैं उसे तुरंत सजा दिलाऊंगा। यान बे ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और गुस्से से कहा, किंगडम संप्रदाय की संत किंगदंती के अनुसार सिर्फ क्यूई सागर क्षेत्र में थी और अब यान बे भी क्यूई सागर क्षेत्र की पहली परत पर थी। अगर वे सच में आमने सामने होते तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। बस इसी पल कीलोंग माउंटेन के बाहर एक साफ चांदी की घंटी जैसी आवाज गूंजी। वरिष्ठ भाई, एक जवान लड़की जो लंबी बैंगनी ड्रेस पहने थी पास ही खड़ी थी और यान बे की तरफ हाथ हिला रही थी। रुको, तुम यहाँ क्यों हो? यान बे ने थोड़ी हैरानी से उस जवान लड़की को देखा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस छोटी लड़की का नाम लिंगर था और उसके पिता किंगडम संप्रदाय के 7वें एल्डर थे, जबकि यान बे 7वें एल्डर की एकमात्र शिष्या थी। इसलिए दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ओह, क्या डिसाइपल ग्रैंड कॉम्पिटिशन जल्द ही नहीं आने वाला है? मैंने अभी कल्टीवेटिंग खत्म की है और रास्ते में तुमसे मिलने आई थी। लिंगर ने उसके माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। एक नाजुक जवान लड़की के तौर पर कीलोंग माउंटेन पर चढ़ने से वह काफी थक गई थी। रास्ते में मेरा हालचाल जानने आए थे। ये कीलोंग पहाड़ बहुत दूर था और रास्ते में वहां से गुजरना मुमकिन नहीं था, इसलिए लिंगर खास तौर पर उसे देखने आया था। ये सोचते सोचते यान बे की आंखें नम होने लगी। सीनियर ब्रदर, ये वो पेस्ट्री है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है और जिन्हें खरीदने के लिए मैं छोटे से शहर तक खास तौर पर आई हूँ। लिंगर ने अपनी पीठ के पीछे छिपी हुई छोटी बांस की टोकरी यान बे को दे दी। यान बे ने बांस की टोकरी को देखा, उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। इस दूसरी दुनिया के कॉन्टिनेंट में सच में ऐसे बहुत कम लोग थे जो सच में उसकी परवाह करते थे। थैंक्स जूनियर सिस्टर, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे इस दुकान की पेस्ट्री पसंद है। यान बे ने उसे लिया और लिंगर को गुफा में ले आई। 3 चैप्टर 3 डरावनी उंगली। जैसे ही वह गुफा में घुसी, लिंगर वहीं रुक गई। अपने सामने के मुश्किल माहौल को देखकर उसकी नाक में दमा गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरी गलती है सिस्कना, अगर मैं न होता तो सीनियर ब्रदर इस हालत में नहीं होता। इस बेमिसाल कच्ची गुफा को देखकर लिंगर इस समय रोने से खुद को रोक नहीं पाया। यान बे थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसे कुछ याद आया और उसकी नजरें और भी नर्म होने लगी। सब ठीक है जूनियर सिस्टर, देखो मैं अभी कितना अच्छा कर रही हूँ। यान बे ने हाथ बढ़ाकर लिंगर के बाल सहलाए और अपने कपड़ों से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। दरअसल यान बे के नहाती हुई संत को देखने के पीछे एक छिपी हुई कहानी थी। ऐसा नहीं था कि यान बे जानबूझकर नहाती हुई संत को देखना चाहता था, बल्कि गिरफ्तारी की रात लिंगर ने कहा कि वह चांद देखने के लिए पीछे वाले पहाड़ पर जाना चाहती है और उसका सीनियर भाई होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से पूरे रास्ते उसके साथ गया। वे आगे बढ़े और अचानक किंगडम संप्रदाय के एक मना किए गए मैदान के बाहर पहुंच गए। उस समय लिंगर ने अपनी जिद छोड़ दी और अंदर जाकर देखने की जिद की, जिससे यान बे के पास उसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फिर भी किस्मत से जैसे ही वे फोरबिडन ग्राउंड में घुसे, वे असल में हर हाइनेस द सेंटेस से टकरा गए, जिन्होंने अभी कल्टीवेटिंग खत्म की थी और नहा रही थी। इसे एक दूसरे से सीधे टकराना कहा जा सकता है। उस समय पूरी तरह से नंगी सेंटेस ने चीख मारी और सीधे यान बे को एक ही थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। जब तक यान बे फिर से जागा, तब तक वह पहले ही इस कीलोंग पर्वत में बंद हो चुका था। बड़े भाई, जब हम वापस जाएंगे, जब पिताजी अपनी एकांत साधना पूरी कर लेंगे, तो मैं उनसे आपको बचाने का कोई रास्ता जरूर ढूंढवा दूंगी। लिंगर ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे, उसकी आंखों में पक्का इरादा था। यान बे के पूज्य गुरु जो लिंगर के पिता भी थे, जब यान बे कीलोंग पहाड़ में बंद थे तब वे अकेले साधना कर रहे थे, इसलिए वे मदद नहीं कर सके, नहीं तो यान बे इस जगह पर बंद नहीं होते। कोई बात नहीं जूनियर सिस्टर, ये जगह किसी को अपना कैरेक्टर बनाने देती है, जो मुझे बिल्कुल ठीक लगता है। रिवरेंड मास्टर को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। यान बे के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहता था। इस कीलोंग माउंटेन में कछुए की तरह जिंदा रहना कितना शानदार था। कुछ ही दिनों में वह इतना बेहतर हो गया था। अगर वह कछुए की तरह जिंदा रहता और यहाँ 1 साल, 10 साल, 20 साल, यान बे का मानना था कि जब तक वह चुपचाप आगे बढ़ सकता है, एक दिन ऐसा आएगा जब वह सबसे ऊपर होगा। ये सोचते हुए यान बे के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक दिखाई दी।
इसके अलावा अगर उसकी बिना बड़ी हुई केस कुछ ताकतवर कल्टीवेटर्स को मिल जाती तो वे उसे पक्का नहीं छोड़ते। अगर तब तक किसी पुराने मॉन्स्टर ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसके पास सोचने समझने की कोई जगह भी नहीं होगी। अपने सीनियर ब्रदर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर लिंगर को और भी ज्यादा खुद पर इल्जाम लगा। ऐसा लग रहा था कि अपने सीनियर ब्रदर को बहुत देर तक बंद रखने की वजह से उसका दिमाग भटकने लगा था। इससे उसका इरादा और मजबूत हो गया कि वह लौटने के बाद अपने पिता से अपने बड़े भाई को बचाने के लिए कहेगी। कुछ देर बेकार की बातें करने के बाद लिंगर चला गया। डिसाइपल ग्रैंड कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था और एक पार्टिसिपेंट के तौर पर लिंगर को जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत को बेहतर बनाने की जरूरत थी। होस्ट को बधाई, चेक इन सफल रहा। इनाम स्पेशल डिवाइन आई होस्ट को बधाई, चेक इन सफल रहा। इनाम हेवन रीचिंग फिंगर टेक्निक 7 दिन बाद होस्ट को बधाई, 10वां चेक इन सफल रहा। इनाम 10 साल की साधना अवशोषित करना। गुफा के अंदर यान बेई पालथी मारकर बैठा था और लगातार अपने शरीर में केस इंडिस्ट्रक्टिबल स्क्रिप्चर को घुमा रहा था और आज के चेक इन से मिली 10 साल की साधना को अपनाने की तैयारी कर रहा था। टकराना थोड़ी देर बाद एक दबी हुई आवाज के साथ यान बेई ने फिर से अपनी आंखें खोली और उसके शरीर के अंदर से एक शक्तिशाली ऑरा निकला। सिस्टम पैनल खोलो, यान बेई ने कुशलता से सिस्टम से कहा। होस्ट यान बेई साधना क्यूई सागर क्षेत्र के 9वें स्वर्ग की चोटी दिव्य क्षमता त्यानयान छिपाव विधि स्थानिक दिव्य नेत्र स्वर्ग तक पहुंचने वाली उंगली तकनीक चेक इन समय 10 बार। इस सिस्टम पैनल को देखकर यान बेई ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आधा महीना भी नहीं बीता था फिर भी वह क्यूई रिफाइनमेंट स्टेज के 5वें स्टेज से क्यूईसी रेंज के 9वें स्वर्ग की चोटी तक पहुंच गया था। इतनी भयानक स्पीड बस चौंकाने वाली थी। पूरे ईस्टर्न रीजन में कीडियम सेट को सिर्फ एक घटिया बिना रेटिंग वाला ग्रुप माना जा सकता था। सेट में सबसे ताकतवर व्यक्ति के पास सिर्फ थंडर ट्रिबुलेशन रेंज की कल्टीवेशन थी। इससे कोई भी देख सकता था कि यान बेई की अभी की ताकत कितनी ताकतवर थी। सेट के कुछ एल्डर्स भी उसके सामने कम पड़ गए। यान बेई तुम्हारा खाना आ गया है। आज यान बेई को खाना पहुंचाने वाला शिष्य भी बहुत जल्दी में था। उसने खाना जमीन पर रखा और तुरंत चला गया। इसके बारे में पूछने पर यान बेई को पता चला कि कल कीडियम संप्रदाय के लिए एक बड़ा इवेंट होगा। हर 3 साल में एक बार होने वाला संप्रदाय शिष्यों का बड़ा कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला था और सभी शिष्य कल के लिए तैयारी कर रहे थे। स्पेशल डिवाइन आई ओपन, यान बेई ने धीमी आवाज में चिल्लाया। इस स्पेशल डिवाइन आई को पाने के बाद उसने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया था। अब इसके असर को टेस्ट करने का अच्छा समय था। इस समय अचानक यान बेई की भौं के बीच एक चमकदार दिव्य आंख प्रकट हुई। जब उन्होंने स्पेशल डिवाइन आई में मेंटल एनर्जी डाली तो उन्हें असल में पता चला कि उनके आसपास 500 मील के दायरे में कोई भी जगह उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। दूसरे शब्दों में अगर यान बेई कुछ देखना चाहता था तो जब तक वह 500 मील के दायरे में हो वह अपनी मर्जी से उसकी जांच कर सकता था। इसके अलावा त्यानयान कंसीलमेंट मेथड के होने से कोई भी उसे स्पेशल डिवाइन आई का इस्तेमाल करके नहीं देख सकता था। ये चीज बहुत बढ़िया है, यान बेई ने कुछ उत्साह के साथ कहा। इस तरह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हर दिन कीलो माउंटेन में छिपा रहे, उसे सब कुछ देखने के लिए बस स्पेशल डिवाइन आई खोलने की जरूरत थी। बैठकर दुनिया की हवाओं और बादलों को उठते देखना, चुपचाप विशाल समुद्र को शहतूत के खेतों में बदलते देखना आज यान बेई का यही वर्णन था। कीलो माउंटेन से एक कदम भी बाहर निकले बिना वह कीडियम सेट में हो रही हर चीज को जान सकता था। गुफा के अंदर बैठे हुए यान बेई ने लिंगर को बांस के जंगल में मेहनत से तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते देखा, पूज्य गुरु को अकेले साधना करते देखा और संप्रदाय के शिष्यों को कल के शिष्यों के बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी में व्यस्त देखा। जल्द ही उसने अपनी नजरें हटा ली। पूरा सेट कल की तैयारी कर रहा था और कुछ खास दिलचस्प नहीं हो रहा था। अब जब मैं क्यूई सागर क्षेत्र के 9वें स्वर्ग में हूं तो मुझे अभी तक इस स्वर्ग तक पहुंचने वाली उंगली तकनीक का इस्तेमाल करना बाकी है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी शक्ति कैसी होगी। यान बेई खड़ा हुआ और खुली जगह में चला गया। इस दुनिया में आने के बाद उसने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था, इसलिए उसने ये टेस्ट करने का प्लान बनाया कि वह असल में कितना मजबूत है। हम अचानक एक शक्तिशाली ऑरा लगातार यान बेई के चारों ओर फैल गया जिससे हवा में एक के बाद एक लहरें उठने लगी। ये दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। स्वर्ग तक पहुंचने वाली उंगली तकनीक पहला रूप, एक उंगली स्वर्ग को दबा देती है। यान बेई ने जोरदार चीख मारी। उसकी नजर मशालों जैसी थी। उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर एक उंगली पर इकट्ठा की और फिर अचानक आसमान की तरफ इशारा किया। बूम, एक भयानक धमाके के बाद कीलोंग पहाड़ के ऊपर के बादल सीधे एक बड़े गड्ढे में फट गए। अच्छा नहीं है, यान बेई चौंक गया और उसने जल्दी से त्यानयान कंसीलमेंट मेथड का इस्तेमाल करके पूरे कीलोंग माउंटेन को लपेट लिया। एक ही समय पर कीडियम संप्रदाय के एक बड़े हॉल के ऊपर एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर बहुत शानदार भाव थे। अचानक गहरी नींद में सो रहे आदमी को कुछ महसूस हुआ। उसके चेहरे का भाव बदल गया। वह अचानक खड़ा हो गया और उसके दिव्य विचार एक जबरदस्त बाढ़ की तरह बाहर फैल गए। हम क्या हो रहा है? कीडियम ने गहरी भौहें चढ़ाई। जैसे ही वह गहरी नींद में था उसे अचानक एक बहुत शक्तिशाली ऑरा ने जगा दिया। हालांकि जब उसने जांच करने के लिए अपना दिव्य विचार फैलाया तो वह ऑरा एक बार फिर गायब हो गई, जैसे वह कभी दिखाई ही न दी हो। उसने चाहे जितनी भी जांच की सब बेकार गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे फिर से कुछ गलत लगा हो? कीडियम ने अपना सिर हिलाया और शक से कहा। सेट मास्टर, ठीक इसी समय एक एल्डर तुरंत बड़े हॉल में प्रकट हुए और कीडियम की ओर थोड़ा झुके। चैप्टर 4 सेट ग्रैंड कॉम्पिटिशन 7वें एल्डर, क्या आपको अभी एक भयानक आभा महसूस हुई? नए व्यक्ति को देखकर कीडियम की आंखें चमक उठी और उसने 7वें एल्डर से पूछा। एक भयानक आभा? सेट मास्टर के मुंह से भयानक शब्द का इस्तेमाल करने के लिए क्या यह हाइटिया थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में एक्सपर्ट हो सकता है या प्राइमोरियल स्पिरिट रेल में एक शक्तिशाली कल्टीवेटर भी हो सकता है? मैं अभी यहाँ आया हूँ और मुझे कोई ऑरा महसूस नहीं हुआ। 7वें एल्डर का चेहरा भी शक भरा था। अभी अकेले रहने के बाद वह बिना कुछ महसूस किए यहाँ आ गए। तुम्हें इसका एहसास नहीं हुआ? कीडियम इस बात से और भी हैरान हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि सोते समय उसका सिर सच में चकरा गया हो? आजकल उसके होश हमेशा खराब क्यों रहते हैं? 7वें बड़े, आपका अकेलापन खत्म हो गया है। आप यहाँ क्यों आए हैं? कीडियम ने अपना सिर हिलाया और पिछली बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। शायद उसे सच में गलत लगा था। कल डिसाइपल ग्रैंड कॉम्पिटिशन है। सेट मास्टर, मेरे डिसाइपल यान बेई, क्या वह हिस्सा ले सकते हैं? 7वें एल्डर ने मेन हॉल के ऊपर कीडियम को देखते हुए झिझकते हुए कहा। अभी के लिए यान बेई को कीलोंग माउंटेन पर ही रहने दो, उसे इस बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। कीडियम ने एक पल के लिए सोचा। ये सुनकर 7वें एल्डर ने हल्की सी आह भरी, जैसे ही वह कुछ और कहने वाले थे। और क्यों? ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं है, अभी कीलोंग माउंटेन पर रहना यान बेई के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर उसे बाहर जाने दिया गया तो सेंटिस का नेचर नर्म है और वह कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सेंट शायद उसके लिए परेशानी खड़ी करने की पूरी कोशिश करेगी। उसे माउंटेन पर रहने देना, सबसे पहले सबको बाहर निकलने का रास्ता देना है और दूसरा उसे बचाना है। कीडियम ने भारी नजरों से 7वें एल्डर को समझाया। वह ये भी जानता था कि यान बेई 7वें एल्डर का एकमात्र शिष्य था जिसे वह अपना खून समझता था। वह समझ सकता था कि एल्डर यान बेई को क्यों बचाना चाहता था, लेकिन सेट मास्टर के तौर पर कुछ ऐसी बातें थी जिनके फायदे और नुकसान उन्हें तौलने थे। आखिरकार संत सेट का भविष्य का पिलर था, जबकि यान बेई सिर्फ एक आम शिष्य था जिसका टैलेंट ठीक-ठाक था। कीडियम संत 1-2 दिन से ज्यादा समय से संत की तारीफ कर रहे थे। हालांकि संत सहमत नहीं थे, लेकिन पूरी ऊपरी और निचली संप्रदाय को पता था कि उन्हें संत पसंद है। यान बेई की बात करें, जिसने गलती से सेंटिस को न्यू देख लिया था, तो सेंट जो लंबे समय से सेंटिस को अपना फ्यूचर डाउ कंपेनियन मानता था, नेचुरली इस गुस्से को पचा नहीं पाया। उसने कई बार यान बेई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई न कोई उसे हमेशा रोक देता था। अब जब यान बेई कीलोंग माउंटेन में बंद था, तो वही उसकी सबसे अच्छी जगह थी। एक बार जब वह बाहर आया, तो संत उसे पक्का जाने नहीं देंगे। लेकिन ये बड़ा कॉम्पिटिशन खत्म होने के बाद मैं संत से बात करूंगा। तब तक उनका गुस्सा शांत हो जाना चाहिए था। अपने सामने आग भरते हुए 7वें एल्डर को देखकर कीडियम ने धीरे से अपना सिर हिलाया। 7वें एल्डर का नाम मास्टर फैन हान था और वह कीडियम सेट में थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल के खास एक्सपर्ट्स में से एक थे। उन्होंने पहले सेट में बहुत बड़ा योगदान दिया था, इसलिए कीडियम चीजों को एकदम हद तक नहीं ले जा सकते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सेट मास्टर। ये सुनकर मास्टर फैन हान का चेहरा आखिरकार थोड़ा नर्म हुआ और उन्होंने जल्दी से कीडियम को सलाम करते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। बस एक छोटी सी कोशिश, कौन जाने शायद आपके शिष्य को कीलोंग माउंटेन पर रहने की आदत हो गई हो और वह नीचे आना न चाहे। कीडियम ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक में कहा। मास्टर फैन हान के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया।
ऐसा कैसे हो सकता है? अगले दिन कीलोंग पर्वत होस्ट को बधाई, चेक इन सफल रहा। इनाम घोस्ट शैडो ट्रेसलेस एक डिवाइन ग्रेड फुटवर्क तकनीक थी। एक बार एक्टिवेट होने पर ये टेलीपोर्टेशन का असर पा सकती थी। यूजर का रैंक जितना ज्यादा होगा, टेलीपोर्टेशन की दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। अभी क्यूसी रेन के 9वें लेवल पर यान बेई की कल्टीवेशन के साथ वो 50 मीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता है और 1 घंटे के अंदर इसे 5 बार इस्तेमाल कर सकता है। स्किल का ब्यौरा देखकर यान बेई मुस्कुराया, उसने खुद को बचाने के लिए एक और दिव्य आर्टिफैक्ट हासिल कर लिया था। चेक इन पूरा होने के बाद बोर हो चुकी यान बेई ने स्पेटियल डिवाइन आई खोली और लाइव स्ट्रीम देखना शुरू कर दिया। खेती के बारे में जब सिस्टम है तो कल्टीवेटिंग का क्या मतलब है? क्या कीलोंग माउंटेन पर नमकीन मछली बनना बहुत अच्छा नहीं होगा? नहीं, एक बेफिक्र और अच्छा स्कॉलर। इस समय किंगडम संप्रदाय के सैक प्लाजा में अनगिनत शिष्य इकट्ठा हुए और सभी प्लाजा के बीच में जलती हुई निगाहों से देख रहे थे। अभी दो डिसाइपल वहां मुकाबला कर रहे थे, एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे और सीन बहुत रोमांचक था। लेकिन यान बेई को ये सब देखना बिल्कुल बेकार लगा। वह पहले से ही क्यूईसी रेन के ऊंचे लेवल पर था, इसलिए उसे इन क्यूई रिफाइनिंग रेन डिसाइपल्स के पास देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन इसी समय एक व्यक्ति ने यान बेई का ध्यान खींचा। वह किंगडम सन थी, सफेद कपड़ों में उनकी खूबसूरती बेमिसाल थी। उनकी तारों भरी आंखों में तारों की रोशनी की कुछ झलकियां चमक रही थी, जिनमें बर्फीली बेपरवाही का एहसास था। एक ऐसा ओपन जो लोगों को हजारों मील दूर रखता था। वह किंगडम संप्रदाय की उस समय की संत क्यूमेंग थी। यान बेई को अभी इस औरत में कुछ दिलचस्पी थी। आखिर उसके पहले वाले रूप ने उसे नहाते हुए देखा था। हालांकि यादों के वे टुकड़े थोड़े धुंधले थे, फिर भी यान बेई को नहाते समय महारानी के आकर्षक कर्व्स याद थे। गल्प ये सोचते हुए यान बेई का गला थोड़ा सूख गया और उसने जल्दी से अपना सिर हिलाकर संत क्यूमेंग को देखना बंद कर दिया। उन्हें डर था कि वह एक पल के लिए खुद को रोक नहीं पाएंगे और स्पेस टाइम से आगे की पारंपरिक कारीगरी शुरू नहीं कर पाएंगे। ग्रैंड कॉम्पिटिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। यान बेई ने लिंगर को स्टेज पर आते देखा, लेकिन अपनी 7वें लेवल की क्यूई रिफाइनिंग रेन कल्टीवेशन पर भरोसा करते हुए वह तीसरे राउंड में ही बाहर हो गई। क्यूई रिफाइनिंग का 9वां लेवल हम बहुत कमजोर। अंगूठी पर सियान रंग के दावबादी कपड़े पहने एक युवक ने नफरत से भरी नजर डाली। वह कोई और नहीं बल्कि किंगडम सन था, जिसके पास क्यूई सागर क्षेत्र के चौथे लेवल की साधना थी। उसके सामने क्यूई रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर एक डिसाइपल था। उस डिसाइपल में अच्छा टैलेंट था, लेकिन किंगडम सेन का सामना करते हुए उसका चेहरा बहुत क्रेविटी से भरा हुआ था। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा था और उसके पास जीतने का जरा भी चांस नहीं था। बूम, एक झटके के साथ किंगडम सन के सामने वाला व्यक्ति सीधे हथेली के एक वार से उड़ गया और जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून के बड़े-बड़े टुकड़े निकले और वह बुरी तरह घायल हो गया। अपने विरोधी को हराने के बाद किंगडम सन ने स्टेज के नीचे उनके लिए चीयर कर रही ऑडियंस को मुस्कुराते हुए देखा। इस समय उनका घमंड बहुत संतुष्ट हो गया था। कीलोंग माउंटेन पर ये सीन देखकर यान बेई मन ही मन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। किंगडम सन को मेजोर की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह हर बार अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने दुश्मनों को बुरी तरह घायल कर देता था। लेकिन किंगडम सन को शायद यह नहीं पता था कि ऐसा करने से हालांकि वह संप्रदाय में अपनी इज्जत बना सकते थे, लेकिन वह ज्यादा जरूरी पॉपुलर सपोर्ट खो देंगे। वाह, दूसरी तरफ रिंग में एक और हैरानी भरी चीख सुनाई दी। पता चला कि संत क्यूमेंग ने भी अपने विरोधी को हरा दिया था। हालांकि किंगडम सन के उलट उसने कमजोरों को डराने के लिए अपनी साधना पर भरोसा नहीं किया। जो शिष्य संत क्यूमेंग के खिलाफ लड़े, हालांकि उनके हाथों हार गए, उनके दिल में जरा भी नफरत नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ तारीफ और इज्जत थी। समय बीतता गया और जल्द ही यह बड़ा कंपटीशन खत्म होने वाला था। आसमान हिला देने वाली चीख के बाद बिना किसी सस्पेंस के किंगडम सन ने टॉप स्पॉट हासिल किया और जबरदस्त ताकत से इस ग्रैंड कंपटीशन की चैंपियनशिप जीत ली। आखिरकार उसके पास क्यूईसी रेन के चौथे लेवल की शक्तिशाली साधना थी और आम लोग एक भी चाल में उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस पीढ़ी के शिष्यों का स्तर कुछ सुधरा है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। किंगडम ऊंचे मंच पर खड़ा था, संत और संतनी को देख रहा था, लगातार 2 बार बुरा नहीं बोलकर अपनी अंदर की खुशी दिखा रहा था। 5 चैप्टर 5 एक जीनियस जो सदी में एक बार आता है। बस अफसोस की बात है कि सेंटिस ने आज कोई चाल नहीं चली, वरना अगर सेंटिस और सेंटिस के बीच बड़ी लड़ाई होती तो ये पक्का नहीं होता कि चैंपियन कौन बनेगा। एक एल्डर ने अखाड़े में सेंटिस की मेन को देखा और मन ही मन अपना सिर हिलाया। उसे उसके लिए बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। आज का ग्रैंड टूर्नामेंट निर्णायक लड़ाई के समय संत और सेंटिस के बीच एक मुकाबला होना चाहिए था, लेकिन निर्णायक लड़ाई के दौरान संत की मेन अचानक लड़ाई के मंच पर चली गई, जिससे उस समय मैदान में हंगामा मच गया। लड़ाई के स्टेज पर चलने का मतलब था हार मान लेना। सेंटिस बनाम सेंट को शुरू में एक बहुत ही शानदार मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि सेंटिस सच में हार मान लेगी। इस कदम से न केवल शिष्य हैरान रह गए, बल्कि सभी एल्डर भी हैरान रह गए। क्या ऐसा हो सकता है कि संतनी संत से डरती थी? वो लड़की क्यूमेंग किंगडम ऐसा सीन देखकर हैरान होकर हंसे बिना नहीं रह सका। बेशक वह हम लोगों की तरह ये नहीं सोचेगा कि सेंटिस का हार मान लेना मतलब था कि वह सेंट से डरती थी। क्यूमेंग की असल में एक और पहचान थी और वह थी उसकी किंगडम की बायोलॉजिकल बेटी। एक पिता के तौर पर बेशक वह समझते थे कि किंगडम के ऐसा करने का क्या मतलब है। ये लड़की बस दिखावा नहीं करना चाहती थी। किंगडम को हमेशा से शोहरत और दौलत से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसे इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर संत को यह चाहिए होता तो वह उन्हें दे देती। उनका पक्का मानना था कि एक कल्टीवेटर को ताकतवर बनाने वाला खुद होता है, ये झूठी चीजें नहीं। भले ही आप ध्यान का सेंटर हो, अगर आपकी ताकत ऊपरी हो तो आप एक आम इंसान से क्या अलग हैं। ये छोटी लड़की थोड़ी दिलचस्प है। यान बेई के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। यान बेई जो कीलोंग माउंटेन पर दूर से लड़ाई देख रहा था, जब उसने ये सीन देखा तो वह सेंटिस क्यूमेंग को और ज्यादा इज्जत से देखे बिना नहीं रह सका। क्योंकि ग्रैंड टूर्नामेंट पहले ही खत्म हो चुका था, इसलिए यान बेई की भी दिलचस्पी खत्म हो गई और वह तुरंत सोने के लिए स्पेशल डिवाइन आई बंद करने के लिए तैयार हो गई। जहां तक चैंपियनशिप जीतने के लिए खुद कुछ करने की बात है, तो ये बात यान बेई के दिमाग में कभी नहीं आई थी। उनका पक्का मानना था कि लो प्रोफाइल रहना ही आखिरी सच है। अचानक यान बेई, जिसे शुरू में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में एक चमकदार दिव्य रोशनी चमक उठी और उसने ग्रैंड टूर्नामेंट के सीन को हैरानी से देखा। जैसे ही एल्डर संत को ताज पहनाने की तैयारी कर रहा था, इंतजार, अचानक एक आवाज आई और काले कपड़े पहने एक युवक उछलकर सीधे एरिना स्टेज पर कूद गया। इस अचानक बदलाव से सभी हैरान रह गए और वे चर्चा करने लगे कि काले कपड़ों वाला ये युवक कौन है? तुम कौन हो? जल्दी से नीचे चले जाओ। संत ने अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देखकर मुंह बनाया। ऐसे जरूरी समय पर उसे टोकना ऐसा था जैसे उस काम के दौरान अचानक कोई उसे टोक दे, जो भी था उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। किंगडम और दूसरे बुजुर्गों ने जब अपने संत को देखा तो मन ही मना भरी। हालांकि संत में अच्छा टैलेंट था, लेकिन उनका हॉट नेचर हमेशा बहुत कमजोर था। उन्होंने बिना ये पूछे कि दूसरा व्यक्ति कौन है, खुलेआम दुश्मनी निकाली, जो बिल्कुल भी समझदारी भरा कदम नहीं था। अरे, संत का स्वभाव बहुत बड़ा है। काले कपड़े पहने युवक के मुंह के कोनों पर शैतानी मुस्कान आ गई। जूनियर के सेट के लिंक फैन सभी सीनियर्स को सलाम करते हैं। उसने अब संत की तरफ नहीं देखा, बल्कि सेट मास्टर और वहां मौजूद कई एल्डर्स की तरफ सलामी में अपनी मुठ्ठियां भींच ली। किबाव संप्रदाय, लिंक फैंग, वह क्यों आया? वह क्यों आया? अखाड़े में शिष्य अचानक बेचैन हो गए। किबाव संप्रदाय भी पूर्वी क्षेत्र में एक संप्रदाय की ताकत था और मुकाबला करने वाला रिश्ता होने के कारण इसका दर्जा किंगडम संप्रदाय से ज्यादा अलग नहीं था। और ये लिंक फैंग भी बहुत मशहूर था, जिसे किबाव संप्रदाय का सदी में एक बार मिलने वाला जीनियस शिष्य माना जाता था। अब इस नाजुक पल में किबाव संप्रदाय के लिंक फैंग वास्तव में किंगडम संप्रदाय में प्रकट हुए। दूसरे पक्ष का इरादा शायद छोटा नहीं था। इस समय संत का चेहरा उदास था और लिंक फैंग को देखते हुए उनकी नजर बहुत खराब थी। वह देख सकते थे कि यह व्यक्ति साफ तौर पर यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। ओह, क्योंकि यह किबाव सेट का छोटा दोस्त है, तो इस बार तुम हमारे किंगडम सेट में क्यों आए हो? किंगडम कितना समझदार था, एक नजर में ही वह उस आदमी का इरादा समझ गया था। उसका दिल भी थोड़ा नाराज था, लेकिन वह भड़क नहीं सका। ये सुनकर कि किंगडम सेट आज एक बड़ा इवेंट कर रहा है। मेरा इरादा कल्टीवेट की बोरियत के बीच आपके सम्मानित सेट का टूर करने का था। ये जूनियर बिना बुलाया आ गया है और मुझे उम्मीद है कि सभी सीनियर्स मुझे माफ कर देंगे। लिंक फैन के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। न तो वह विनम्र था और न ही घमंडी। इतने बड़े लोगों का सामना करने के बाद भी उसके दिल में जरा भी डर नहीं था। बहुत बढ़िया कहा, क्योंकि छोटा दोस्त आ रहा है, इसलिए आपका स्वागत एक खास मेहमान की तरह होना चाहिए।
सातवें एल्डर, आपको छोटे दोस्त लिंग फैंग का ठीक से स्वागत करना चाहिए। किंग यून मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर सातवें एल्डर से कहा। एक एल्डर से खुद उसका मनोरंजन करवाकर किंग यून ने इस लिंग फैंग को खूब इज्जत दी। मास्टर फैंग हान पहले तो हैरान रह गए, फिर तुरंत रिएक्ट किया। छोटे दोस्त लिंग फैंग, तुमने इतनी लंबी और थका देने वाली यात्रा की है, प्लीज मेरे पीछे अंदर वाले हॉल में आ जाओ और थोड़ी देर आराम करो। सातवें एल्डर ने लिंग फैंग से कहा। उनका चेहरा प्यारा था और उनके दिल में कोई उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा था। ये शब्द सुनकर लिंग फैंग ने मन ही मन कई बार कोसा, बूढ़ी लोमड़ी। किंग यून का मामलों को संभालने का तरीका बहुत चालाकी भरा कहा जा सकता है, यहाँ तक कि लिंग फैंग भी लगभग उसकी चाल में फंस गया था। अच्छी बात ये थी कि वह अपने दिल में बहुत साफ था कि वह यहाँ क्या करने आया है। एल्डर की मेहरबानी, ये जूनियर इसकी तारीफ करता है। अभी ये जूनियर स्टेज के नीचे लड़ाई देख रहा था और उसने देखा कि आपके सम्मानित सेट के जीनियस डिसाइपल्स में एक के बाद एक कई टैलेंटेड लोग सामने आ रहे हैं। अचानक मेरे हाथों में बहुत ज्यादा खुजली होने लगी और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं ऊपर आकर कई सीनियर भाइयों और सीनियर बहनों से टिप्स शेयर करूं। लिंग फैंग ने इस समय गोलमोल बातें नहीं की और सीधे मेन टॉपिक पर आ गया, वरना वह जानता था कि वर्ड गेम्स में वह उस बूढ़े लोमड़ी किंग यून को हरा नहीं सकता था। लिंग फैंग की बात सुनकर वहां मौजूद कई बुजुर्गों और यहाँ तक कि किंग यून के चेहरे भी एक पल के लिए उदास हो गए। अभी किंग यून सेट के शिष्यों का ग्रैंड टूर्नामेंट चल रहा है, अगर छोटा दोस्त पॉइंटर्स एक्सचेंज करना चाहता है तो टाइम क्यों नहीं बदल लेते। मास्टर फैंग हान ने सेट मास्टर से एक नजर मिलाई, फिर लिंग फैंग से खुश होकर कहा, समय बदलो। इस समय जब सबकी नजरें हम पर हैं और अखाड़ा ऊंचा बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा समय है। किंग यून संप्रदाय के शिष्यों, मुझसे लड़ने की हिम्मत कौन करेगा। लिंग फैंग ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसके शरीर का कोमल स्वभाव अचानक बहुत घमंडी हो गया। उसकी नजर वहां मौजूद सभी लोगों पर पड़ी और आखिर में सन पर टिक गई, जिसमें थोड़ी नफरत और गुस्सा भरा था। वहां मौजूद कई बुजुर्ग, जिनके चेहरे पहले उदास थे, उनकी बातें सुनकर अचानक बदल गए। इस लिंग फैंग ने किंग यून संप्रदाय के लिए चीजों को मुश्किल बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। बहुत हिम्मत वाला। इस समय मास्टर फैंग हान का चेहरा उतर गया। इस लिंग फैंग को नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है और उसने असल में उसके मतलब को गलत बताया। एक सेट ग्रैंड टूर्नामेंट बाहरी लोगों को दखल देने की इजाजत कैसे दे सकता है। बूम, हवा और गरज की एक लहर गरजी और थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन की डरावनी ताकत अचानक आसमान से नीचे आई, जिससे वहां मौजूद हर कोई इतना परेशान हो गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कितना भयानक दबाव। थंडर ट्रिब्यूलेशन दायरे के एक पावर हाउस से जैसी उम्मीद थी। किंग यून को छोड़कर वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर मास्टर फैंग हान को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर मिलनसार रहने वाले सातवें एल्डर का इतना मजबूत पक्ष होगा। यहाँ तक कि आनबे, जो कीलोग माउंटेन पर था, जब उसने अपने इस अनजान सस्ते पूछे गुरु को देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। क्या एल्डर इस जूनियर के खिलाफ कोई चाल चलने वाला है। लिंग फैंग को थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन का दबाव महसूस हुआ और उसका दिल अंदर ही अंदर चौंक गया, लेकिन ऊपर से वह शांत रहा। उसे भरोसा था कि दूसरी पार्टी उसके खिलाफ कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगी। सातवें बड़े, पीछे हटो। इस समय एक शानदार आवाज सुनाई दी और किंग यून अखाड़े के स्टेज पर दिखाई दिया। नए आने वाले को देखकर लिंग फैंग का दिल बैठ गया। किंग यून मास्टर फैंग हान से अलग था। वह थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन की सातवीं लेयर का एक्सपर्ट था, जिसकी कल्टीवेशन केबाउ सेट मास्टर से भी एक छोटी रेंज से ज्यादा थी। अध्याय 6, पवित्र पुत्र की हार। किंग यून ने अपने सामने लिंग फैंग को देखकर थोड़ा मुंह बनाया। केबाउ संप्रदाय अपने विरोधी के पीछे खड़ा था। एक एल्डर होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से उसके खिलाफ कोई चाल नहीं चल सकता था। इस तरह से चैलेंज करने के लिए सेट में आने वाले लोग हर साल कुछ बार आते थे और किंग यून को लंबे समय से इसकी आदत थी। छोटे दोस्त, अगर तुम हमारे किंग यून सेट के चेलों के साथ मुकाबला करना चाहते हो तो प्लीज थोड़ा इंतजार करो। ग्रैंड टूर्नामेंट खत्म होने तक इंतजार करने के बारे में क्या ख्याल है। किंग यून ने शांत लहजे में कहा, माफ करना, ये जूनियर अभी गुस्ताखी कर रहा था, क्योंकि आपके सम्मानित सेट में इस समय कोई भी चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। अलविदा। लिंग फैंग ने किंग यून की तरफ थोड़ा झुका, फिर पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह जाना चाहता हो। ये शब्द खुद के बारे में सोचने जैसे लग रहे थे, लेकिन असल में उन्होंने किंग यून संप्रदाय का मजाक उड़ाया कि उनके पास कोई नहीं था, जैसे कह रहे हो कि यहाँ कोई भी उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अच्छा लड़का, किसी को मारना और फिर उसके दिल पर वार करना न भूलना। धतेरे की, ये बच्चा बहुत घमंडी है। वाह हाँ, अगर मैं संत होता तो मैं निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। कोई इसे कैसे सहन कर सकता है। इस समय कई शिष्य धारने से खुद को रोक नहीं पाए और सभी लिंग फैंग को दुश्मनी भरी नजरों से घूर रहे थे। किंग यून का एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया और वह अंदर से गुस्से में था, लेकिन उसने ये दिखाया नहीं। आखिरकार उसकी तुलना में लिंग फैंग सिर्फ एक जूनियर था, इसलिए चाहे कुछ भी हो वह उससे निपटने के लिए अपना चेहरा नीचे नहीं कर सकता था। इस समय संत के चेहरे पर भी गुस्सा था। ये लिंग फैंग बहुत घमंडी था। सेट मास्टर, ये हमें क्या करना चाहिए। मास्टर फैंग हान ने उदास चेहरे से किंग यून से पूछा। चलो, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। किंग यून को इस समय पहले से ही पता था कि कोई रास्ता नहीं है। अगर वो नहीं मानता तो शिष्यों को लगता कि किंग यून संप्रदाय केबाउ संप्रदाय से कमतर है। हंस, केबाउ संप्रदाय का सदी में एक बार आने वाला जीनियस। मुझे देखने दो कि तुम्हारे पास इतना घमंडी बनने के लिए क्या कैपिटल है। ठीक इसी समय एक ठंडी खर्राटे निकली और संत का चेहरा बहुत ज्यादा खराब हो गया। वह बहुत पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। अगर एल्डर ने उसे नहीं रोका होता तो वह पहले ही दौड़कर ऊपर आ गया होता। एक ग्रुप का सबसे मजबूत डिसाइपल होने के नाते उसे किसी से कम न होने का कॉन्फिडेंस था। बूम, संत के शरीर से अचानक एक शक्तिशाली ऑरा निकला। एक संत होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें जब चाहे धमकाया जा सके। लिंग फैंग, जो पहले जाने के लिए तैयार था, ये शब्द सुनकर रुक गया। उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। किंग यून संप्रदाय की खास यात्रा करने का उसका मकसद किंग यून संप्रदाय को दबाने के लिए अपने संप्रदाय के निर्देशों का पालन करना था और अब ऐसा लग रहा था कि उसका मकसद पूरा होने वाला था। महाराज, आपको खुद क्यों आगे बढ़ना है। पहले मुझे इस बदमाश से लड़ने दो, ये देखने दो कि उसमें आपसे लड़ने की काबिलियत है या नहीं। इसी समय शानदार कपड़े पहने एक युवक संत के पीछे से निकला। वह 9वें एल्डर का पसंदीदा शिष्य झांग मिंग था, जिसके पास की रेन के पहले लेवल की साधना थी। संत ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी, जिससे उनके चेहरे पर सोचने वाला भाव आया और फिर उन्होंने सिर हिलाया। तो फिर प्लीज सावधान रहना जूनियर भाई झांग, अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो तुरंत पीछे हट जाओ। संत ने चिंता भरे अंदाज में झांग मिंग से कहा। लिंग फैंग की ताकत तेज करने के लिए झांग मिंग को भेजना भी ठीक था। किंग यून सेट के झांग मिंग, प्लीज अपना गाइडेंस दे। झांग मिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, कॉम्बैट स्टेज पर लैंड किया और लिंग फैंग की तरफ अपनी मुट्ठियां हल्के से मोड़ ली। तुमने अभी अभी अपने जैसे कमजोर आदमी को ऊपर भेजा है। लिंग फैंग की आंखों में नफरत का भाव था और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस समय उसके शरीर पर जो कोमल ऑरा थी वह बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक घमंडी इरादे ने ले ली थी, जैसे उसकी नजरों में किसी की कोई इज्जत ही न हो। ऐसा सीन झांग मिंग की आंखों में पड़ते ही उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग फैंग उसे इतना छोटा चेहरा दिखाएगा। तुम बहुत घमंडी हो, जुबानटियन नेदर सन स्वॉर्ड। झांग मिंग को अंदर से गुस्सा आया और उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया और अपना सबसे मजबूत जानलेवा मुंह हाथ से उठाया। लिंग फैंग की आंखों में नफरत थी। तलवार को अपनी तरफ बढ़ते देखकर उसने हाथ उठाया और एक मुक्का मारा। डोन, उसके सामने मौजूद वॉइड रेन से अचानक एक हल्की आवाज निकली और उसकी मुट्ठी से अचानक की एक डरावनी ताकत निकली। एक जोरदार धमाके के साथ झांग मिंग का शरीर उड़ गया। शिष्यों में हंगामा मच गया। हालांकि झांग मिंग किंग यून संप्रदाय का सबसे शानदार जीनियस शिष्य नहीं था, लेकिन उसकी ताकत भी कम नहीं थी, टॉप 5 में जगह बनाने के लिए काफी थी। फिर भी वह इस लिंग फैंग के एक भी वार का सामना नहीं कर सका। सदी में एक बार आने वाला ये जीनियस सच में अपने नाम के मुताबिक रहा। कितना डरावना। लिंग फैंग ने साफ तौर पर बस यूं ही हमला किया, फिर भी ये बहुत डरावना है। कई शिष्य इस समय अखाड़े में काले कपड़े पहने उस व्यक्ति को देखकर डर गए। इस समय संत के चेहरे पर भी गंभीरता थी। हालांकि वह झांग मिंग को भी एक ही बार में उड़ा सकता था, लेकिन वह लिंग फैंग की तरह आसानी से ऐसा नहीं कर सकता था। महामहिम संत, क्या आप अभी भी नीचे नहीं आ रहे हैं। लिंग फैंग ने संत की ओर देखा। उसके हिसाब से ये किंग यून सेट भी कुछ खास नहीं था। एक बार जब वह इस कचरे के ग्रुप को जल्दी हरा देगा तो वह सेट में वापस आकर कल्टिवेट करना जारी रख सकेगा। दूर कीलोग माउंटेन पर यानबेई भी ऐसा ही एक सीन देख रहा था। गुफा के अंदर लेटे हुए लाइव ब्रॉडकास्ट देखना शायद इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं था। हंस, तो फिर मुझे देखने दो कि तुम्हें सच में क्या काबिलियत है।
संत अब लिंग फैंग का उकसावा बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे तोप की गोली की तरह लिंग फैंग पर टूट पड़ा। कांपती हुई थंडर मुट्ठी। संत ने गुस्से में दहाड़ मारी और अचानक उनके शरीर से एक भयानक कंपन उठा। बिजली असल में उनकी दाहिनी मुट्ठी पर चमकी और मुट्ठी का एक निशान सीधे लिंग फैंग के चेहरे पर चला गया, जो बहुत ही डरावना लग रहा था। हंस, ये तो बच्चों का खेल है, लिंग फैंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी नजरें नफरत से भरी थी। बूम, उसके शरीर से एक बहुत शक्तिशाली औरा तुरंत फूट पड़ा, जिससे पूरी जगह की हवा और बादलों का रंग तुरंत बदल गया। क्यूईसी रेन के सातवें लेवल की शक्तिशाली औरा ने वहां मौजूद लोगों को इतना दबा दिया कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी। क्यूई सागर क्षेत्र का 7वां स्तर, ये कैसे संभव है? इस समय न केवल संत बल्कि कई बुजुर्ग भी बहुत हैरान हुए बिना नहीं रह सके। लिंग फैंग को अचानक क्यूई सागर क्षेत्र के 7वें लेवल की साधना मिल गई। अच्छा नहीं, संत जल्दी से पीछे हट जाओ। एक एल्डर का एक्सप्रेशन बदल गया। लिंग फैंग की तरफ बढ़ते हुए संत को देखते हुए वह तुरंत जोर से चिल्लाया और चाहता था कि संत पीछे हट जाएं। अब तो बहुत देर हो चुकी है। संत को अपनी ओर दौड़ते देख लिंग फैंग ने ठहाका लगाया, फिर अचानक अपना हाथ उठाया और सीधे हथेली आगे करके वार किया। बूम, एक पल में एक भयानक धमाका हुआ, जिसके ठीक बाद सियान रंग के कपड़े पहने एक आदमी सीधे तोप की गोली की तरह उड़ गया। संत, ऐसा सीन देखकर कई लोगों के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। ये कैसे हो सकता है? संत भी अपनी एक हथेली नहीं रोक पाए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके अपने सेट का सबसे ताकतवर सेंट भी विरोधी के एक भी पाम स्ट्राइक को झेल नहीं पाएगा। गैप बहुत ज्यादा था। अगर यह आदमी संत भी हो सकता है तो लगता है कि किंगडम संप्रदाय कुछ खास नहीं है। लिंग फैंग ने संत को हथेली से मारने के बाद बहुत ही नफरत भरे लहजे में कहा। वह असल में ऑर्डर पर आया था और अब जब उसके पास किंगडम सेट को दबाने का मौका था तो जाहिर है कि वह इसे जाने नहीं देगा। 7 चैप्टर 7 लिंग रग घायल है। आप एल्डर्स गुस्से में आ गए। लिंग फैंग को बुरी तरह घूरने लगे, लेकिन उन सबने अपने गुस्से पर काबू रखा और कोई कदम नहीं उठाया। आखिर अगर उन्होंने हमला किया तो हालात पूरी तरह बदल जाएंगे और इससे दोनों सेट्स के बीच जंग छिड़ जाएगी। लिंग फैंग, मैं तुम्हें टेस्ट करने आया हूं। ऊपर से एक ठंडी अलग आवाज आई और सेंटिस क्यों मेन तुरंत अखाड़े में उतरी। उनकी बर्फीली नजरों से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा था। किंगडम संप्रदाय उसके पिता का संप्रदाय था। अब जब उसकी बदनामी हो रही थी तो किंगडम संप्रदाय की संत होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। तुम्हारे सेट का सबसे ताकतवर संत पहले ही हार चुका है और फिर भी तुम आकर मुझे चैलेंज करना चाहते हो। लिंग फैंग ने थोड़ा सा मुंह बनाया क्योंकि उसने नेचुरली संत की मेन को पहचान लिया था। ये बात सब जानते थे कि संत की मेन किंगडम सेट के मास्टर की बेटी थी। संत एक चीज थे, लेकिन अगर उन्होंने संत की मेन को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो उन्हें डर था कि आज 10 जिंदगियां होने पर भी उनके लिए किंगडम सेट से जिंदा निकलना मुश्किल हो जाएगा। वह बूढ़ा किंगडम अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। ग्रैंड टूर्नामेंट का चैंपियन जरूरी नहीं कि सबसे ताकतवर हो। बिना लड़े कौन अंदाजा लगा सकता है कि नतीजा क्या होगा? संत की मेन की नजरें बर्फीली थी और उनके शरीर से कड़वी ठंड की एक तेज आभा निकल रही थी, जिससे वहां मौजूद सभी लोग अनजाने में कांप गए। दूर किंगडम संत, जो अभी भी अपनी चोटों से ठीक हो रहे थे, ये शब्द सुनकर उनके मुंह से खून निकल आया और उनका ऑरा और भी कमजोर हो गया। किंगडम माउंटेन पर यान यह सुनकर और किंगडम संत का दर्द भरा एक्सप्रेशन देखकर जोर से हंस पड़ी। ये लड़की काफी दिलचस्प थी। एक ही वाक्य से उसने अपने ही लोगों को लगभग आधा महीने तक गुस्सा दिला दिया था। हमारे बीच खेती में बहुत बड़ा अंतर है और तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। इसके अलावा तलवारों की कोई आंख नहीं होती। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? लिंग फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जब तक बहुत जरूरी न हो वह सच में संत की मेन से लड़ना नहीं चाहता था। बकवास बंद करो। कड़ाके की ठंड। इस समय संत की मेन पहले से ही बहुत बेसब्र हो रही थी। अचानक उनके शरीर से एक डरावनी आभा निकली और वह सीधे लिंग फैंग पर हमला करने के लिए उनकी ओर बढ़ी। बूम, लिंग फैंग ने जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठाकर उसे रोका। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उस समय उसका दाहिना हाथ असल में बर्फ की एक परत में लिपटा हुआ था और उसमें से उसे पहले ही कोई होश नहीं रहा था। इस समय पूरी दुनिया का टेंपरेचर तेजी से गिर गया। कुछ ही पलों में पूरा मैदान बर्फ से ढक गया। ये कैसे हो सकता है? क्यूईसी रेन 6th स्टेज। लिंग फैंग का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया जब उसने सेंटिस क्यूई मेन से क्यूई निकलते हुए महसूस किया। सभी ने संत की मेन से निकलती हुई ची को महसूस किया और वे पूरी तरह से हैरान हो गए। यह असल में क्यूईसी रेन का 6ठा स्टेज था। उसने शुरू में सोचा था कि सेंस क्यूईसी रेन 4th स्टेज पहले से ही बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सेंटिस अपनी काबिलियत छिपाकर रखेगी और इस पर तक इंतजार करेगी। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद एल्डर्स, जिसमें खुद किंगडम भी शामिल था, काफी हैरान थे। उन्हें अभी सेंटिस के कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता चला था। दूसरी तरफ किंगडम संत ने अखाड़े के बीच में उस औरत को देखा जो धरती पर उतरी किसी अमर जैसी लग रही थी और उसे थोड़ी हीनता महसूस हुई। इसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्यूईसी रेन के 6ठे स्टेज तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। संत क्यूई मेन ने लिंग फैंग को बेरुखी से देखा। अगर यह आदमी किंगडम संप्रदाय का अपमान न करता तो वह अपनी ताकत नहीं दिखा पाती। ये शब्द सुनकर किसी अनजान कारण से किंगडम संत का चेहरा दर्द से जल उठा। कई शिष्यों की नजरें भी समय समय पर उनकी ओर घूम रही थी। उनके पीछे का मतलब साफ था। आप सब समझ गए थे। पता चला कि सेंटिस ने पहले इसलिए हार नहीं मानी थी क्योंकि वह सेंट का मुकाबला नहीं कर सकती थी, बल्कि इसलिए मानी थी क्योंकि वह सबसे ऊपर रहने के लिए लड़ना नहीं चाहती थी। वरना उसके क्यूईसी रेन 6th स्टेज रेन के साथ उसे कौन रोक सकता था? बूम, ये सिर्फ क्यूईसी रेन का 6ठा स्टेज है। रेंज में जो गैप है उसे भरा नहीं जा सकता। लिंग फैंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे बर्फ के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे और उसका हाथ आजाद हो गया। लिंग फैंग गंभीर हो गया था। एक ऐसे विरोधी का सामना करते हुए जो उससे सिर्फ एक मामूली रेन नीचे था, उसने जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। किरण मुट्ठी। लिंग फैंग जोर से चिल्लाया और उसका दाहिना हाथ अचानक एक गोले जितना फूल गया। ऐसा लग रहा था कि उसमें जबरदस्त ताकत है जिससे सब डर के मारे कांप गए। ये पहली बार था जब उसने सबके सामने मार्शल स्किल का इस्तेमाल किया था, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि वही लड़ाई जीतने के लिए कितना पक्का इरादा रखता है। धम्म। लिंग फैंग के दाहिने तरफ एक बहुत ही डरावना मुट्ठी का निशान दिखाई दिया और फिर वह जोर से संत क्यूमेन की तरफ टकराया, जिससे पूरा वाइड रेन गुड़गुड़ाने और गूंजने लगा। आई सील। जैसे ही संत की मेन हवा में उड़ी, एक साफ तीखी चीख निकली, जिससे तुरंत दम घोटने वाली ठंडी रोशनी निकली जो सीधे पहले निशान की तरफ गई। जैसे ही ठंडी रोशनी किरण मुट्ठी पर पड़ी, लिंग फैंग द्वारा बनाई गई मुट्ठी की छाप तुरंत बर्फ की एक परत से ढक गई और उसकी हरकतें धीमी होने लगी। तुम मुझे फंसाना चाहते हो? लिंग फैंग की तलवार जैसी भौहें तन गई और उसने अचानक अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। जमा हुई एनर्जी और भी डरावनी हो गई और किरण फिस्ट को ढकने वाली बर्फ सीधे टूट गई। तोड़ना। लिंग फैंग ने जोरदार दहाड़ मारी और उसके शरीर से और भी जबरदस्त ताकत निकली, जिसने तुरंत मैदान की सारी बर्फ को तोड़ दिया। ये देखकर कि किरण फिस्ट संत क्यूमेन पर हमला करने वाला था, सभी उसके लिए परेशान हो गए। आइसिकल शील्ड। संत क्यूमेन ने दोनों हाथों से हैंड सील बनाई, जिससे उनके शरीर के चारों ओर बर्फ के अनगिनत टुकड़े जमा हो गए, जिससे एक बड़ी बर्फीली ढाल बन गई। बूम, किरण फिस्ट तुरंत आइसिकल शील्ड से टकराया और उन दोनों के चारों ओर से भयानक शॉकवेव निकली। इस समय एक तीखी चटकने की आवाज आई, जिससे संत क्यूमेन के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। दरार। लिंग फैंग की ताकत बहुत ज्यादा डरावनी थी। आइसिकल शील्ड इस भयानक हमले का सामना नहीं कर पा रही थी और पहले ही टूटने लगी थी। गड़गड़ाहट। आइसिकल शील्ड सीधे टुकड़ों में फट गई और सेंटिस क्यूमेन का फिगर तोप की गोली की तरह एरिना के नीचे जमीन पर गिर गया। अच्छा नहीं है। इस समय किंगडम ने धीमी आवाज में दहाड़ा और उसका एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सेंटिस क्यूमेन उड़कर गिर गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक ठंडी रोशनी को उस जगह की ओर आते देखा जहां सेंटिस क्यूमेन बहुत तेजी से गिरी थी। ये ठीक वही बर्फ का टुकड़ा था जो कुछ ही पल पहले बर्फ के टुकड़े के फटने के बाद टूट गया था। लिंग फैंग ने जानबूझकर ऐसा किया हो या नहीं, लेकिन बर्फ का टुकड़ा अभी सीधे संत क्यूमेन की ओर बढ़ रहा था। बर्फ का टुकड़ा जरा भी नहीं हिला और जमीन पर गिरी बैठी संत क्यूमेन भी बर्फ की तरह पीली पड़ गई। अगर यह बर्फ का टुकड़ा उन्हें चुभ जाता तो या तो उनकी मौत हो जाती या उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग जाती। किंगडम पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ रही थी, लेकिन वह जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। रुको नहीं। दूसरी तरफ से एक भयानक दहाड़ आई। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, लेकिन ठीक उसी समय एक छोटी सी शख्सियत तुरंत सेंटिस क्यूमेन के पीछे से निकली और उसके सामने आ गई। ये लिंगर थी, जो किनारे से लड़ाई देख रही थी। बर्फ के टुकड़े ने लोगों को सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया और सीधे लिंगर पर जोर से वार किया, जो सेंटिस क्यूमेन के सामने खड़ी थी। लिंगर ने अपने हाथ में तलवार उठाई और उसे अपने सामने रखा। आने वाले बर्फ के टुकड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने इस बर्फ के टुकड़े की ताकत को बहुत कम आंका।
टकराना, उसके हाथ में जो तलवार थी वह असल में सीधे दूर जा गिरी। फाड़ना, बर्फ का टुकड़ा सीधे लिंगर के बाएं हाथ में घुस गया जिससे खून की फुहार निकली। खुशकिस्मती से लिंगर अपने जरूरी पॉइंट से बच गई, लेकिन वह फिर भी 1 दर्जन मीटर से ज्यादा दूर उड़ गई। बूम, ठीक उसी समय दूर से एक धरती हिला देने वाली आभा आई। तुम मौत को बुला रहे हो। मास्टर फैन हान इस समय पूरी तरह से गुस्से में थे। अपनी प्यारी बेटी को घायल देखकर वह खुद को रोक नहीं पाए और लिंग फैन पर तुरंत जानलेवा हमला करने का इरादा कर लिया। इस पर लिंग फैन के चेहरे के हाव भाव भी एकदम बदल गए। खून के इरादे से उसे लगा जैसे वह किसी बर्फीले तहखाने में गिर गया हो। मास्टर फैन हान थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन के एक जाने माने ताकतवर कल्टीवेटर थे और उन्हें कुचलकर मारना चींटी को कुचलने जितना आसान होगा। 8 चैप्टर 8 एक ही बार में दुश्मन को हराना, एक हाथ काटना, मुझे माफ करना, लेकिन अभी इस जूनियर के अनजाने में हुई गलती से आपकी प्यारी बेटी को चोट लग गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लिंग फैन को पता था कि उसने इस समय परेशानी खड़ी कर दी है और उसने जल्दी से माफी मांगी। ये जूनियर मेरी छुट्टी ले लेगा, माफ करना। लिंग फैन के माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था। काम खत्म करने के बाद वह जल्दी से कीडियम सेट के बाहर भाग गया। उसे डर था कि मास्टर फैन हान गुस्से में उसे वहीं मार डालेंगे। जैसे ही मास्टर फैन हान कोई चाल चलने वाले थे, नंबर 7 भूल जाओ। बेहतर होगा कि तुम पहले लिंग एक का ध्यान रखो। इस व्यक्ति को मारने से शायद किबाऊ संप्रदाय के साथ युद्ध छिड़ जाएगा। कीडियम मास्टर फैन हान के पास आया और उसके कंधे पर दबाव डाला। वह लिंग फैन को सीधे मारना चाहता था, लेकिन अभी कीडियम सेट एक मुश्किल दौर से गुजर रहा था। अगर उसने सेट वॉर भड़काया तो यह उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मास्टर फैन हान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, फिर एक लंबी सांस ली, एक बार फिर अपनी आभा को रोका और लिंग फैन की भागती हुई पीठ को गहराई से देखा। कीडियम संप्रदाय से लगभग 600 मील दूर एक झील के पास काले कपड़े पहने एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। वह बूढ़ा आदमी सच में बहुत डरावना है। मुझे जल्दी से थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में ब्रेक थ्रू करना है और फिर इस कीडियम सेट को खत्म करने का मौका ढूंढना है। ये वही लिंग फैन था जो कीडियम संप्रदाय से बुरी हालत में भागा था। इस पल पास के जंगल में पक्षी किसी चीज से चौंक गए और उड़कर चारों तरफ बिखर गए। इस सीन से लिंग फैन का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या यह हो सकता है कि उस बूढ़े आदमी ने मेरा पीछा किया हो? अगर मास्टर फैन हान ने सच में उसका पीछा किया तो वह खतरे में पड़ जाएगा। तो तुम यहाँ हो, तुमने सच में मुझे बहुत परेशान कर दिया। ऊपर से एक हंसी आई। लिंग फैन के दिल को जोर का झटका लगा और उसने जल्दी से ऊपर देखा। उसके ठीक ऊपर बड़े पेड़ पर अचानक एक आकृति दिखाई दी। कितनी भयानक स्पीड थी। कौन है भाई? लिंग फैन तुरंत खड़ा हो गया और पेड़ पर उस आकृति को ध्यान से देखने लगा। जब उसने साफ देखा तो उसकी भौहें गहरी से खुल गईं। नए आने वाले ने कोई अनजान सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल की थी और उनके चेहरे पर ग्रे सफेद धुंध की एक परत छा गई थी, जिससे उसके लिए उनका असली रूप देखना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया था। वह सिर्फ इतना देख सका कि इस व्यक्ति ने एक आम कीडियम सेट डिसाइपल की ड्रेस पहनी हुई थी। नया आदमी असल में यान बेई था, लेकिन क्योंकि अभी उसकी ताकत इतनी जबरदस्त नहीं थी, इसलिए उसने अपनी असली पहचान बताने का प्लान नहीं बनाया था। इसलिए इस समय उसने अपनी केस फिजिक को एक्टिवेट किया और अपने चेहरे पर धुंध की एक परत लगा ली ताकि लिंग फैन उसके असली रूप को न देख सके। कीडियम संप्रदाय का एक साधारण शिष्य। लिंग फैन के चेहरे पर कोई भाव नहीं रहा। पता चला कि बूढ़े साथी मास्टर फैन हान ने उसका पीछा नहीं किया था, बल्कि कोई ऐसा था जिसने कीडियम संप्रदाय के एक आम शिष्य की पोशाक पहनी हुई थी। ऐसे में उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। यान बेई पेड़ की चोटी पर खड़ा था, अपने हाथ पीठ के पीछे करके, और लिंग फैन को ठंडी नजर से देख रहा था। बूम, उसके शरीर से एक बहुत ज्यादा जोरदार आभा निकली, जिससे आसपास के याव जानवर तितर-बितर हो गए और चारों तरफ भाग गए। तुम्हारा एक हाथ काट दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। यान बेई का ऑरा बहुत ज्यादा डरावना था। हर हाव भाव से एक बेजोड़ जबरदस्त ताकत निकलती थी। अपने सामने खड़े व्यक्ति से निकलती आभा को महसूस करते हुए लिंग फैन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका दिल बैठ गया। कितना मजबूत। हालांकि वह यान बेई के खास दायरे को साफ-साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह उसके ऑरा से महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से थंडर ट्रिब्यूलेशन दायरे में नहीं पहुंचा था। फिर भी इसने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला। क्यों इसी रेल में? ये पहली बार था जब लिंग फैन का सामना ऐसे दुश्मन से हुआ था। कोई आम शिष्य मुझे अकेले ढूंढने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तुम्हें अपनी पिछली बातें फिर से बताता हूँ। अपना एक हाथ काट दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लिंग फैन ने मजाक उड़ाया। हालांकि वह जानता था कि उसके सामने वाला व्यक्ति बहुत ताकतवर है, फिर भी वह जरा भी डरा नहीं। उसके हिसाब से कीडियम संप्रदाय के लोग कचरे से ज्यादा कुछ नहीं थे। हालांकि वह यान बेई का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन वह समझ गया कि उसके सामने खड़ा ये रहस्यमय आदमी बहुत छोटा था, जिससे उसके दिल का डर भी कुछ कम हो गया। उसे भरोसा था जब तक थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन के एक्सपर्ट नहीं आए, उसे भरोसा था कि वह पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता है। जब ऐसा है तो मर जाओ। ये देखकर कि इस आदमी का मुंह अभी भी जिद्दी है, यान बेई ने बिना कुछ कहे बात खत्म की। उसका चेहरा चमक उठा और वह सीधे वहीं से गायब हो गया। बिना किसी फालतू हरकत के यान बेई ने सीधे एक उंगली आगे बढ़ा दी। बूम, स्पिरिचुअल क्यूई से बनी एक बड़ी उंगली तुरंत यान बेई के सामने आ गई, जिसमें बेमिसाल ताकत थी और वह अचानक लिंग फैन की ओर नीचे की ओर दब गई। लिंग फैन ने अपने सामने उंगली में मौजूद भयानक शक्ति को महसूस किया और उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना ताकतवर होगा। अगर दूसरी पार्टी सच में थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन तक नहीं पहुंची होती तो वह बहुत पहले ही भाग गया होता। किरण मुट्ठी। लिंग फैन ने भी कमजोरी दिखाने से मना कर दिया, सीधे उसका सामना करने का फैसला किया। यह एक मजबूत विरोधी के लिए सम्मान था। फिर भी किरण मुट्ठी, जिसने एक ही मुक्के से सिंथेस क्यूमेन को बुरी तरह घायल कर दिया था, उस बड़ी उंगली के नीचे इंच करके टूट गई, कागज की तरह कमजोर। धम्म। लिंग फैन सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वह असल में विरोधी की एक भी उंगली रोकने में नाकाम रहा था। उसने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा, जो कीडियम संप्रदाय के शिष्य की आम पोशाक पहने हुए था और उसका चेहरा अस्त-व्यस्त था। उसका दिल डर से भर गया। उसने शुरू में सोचा था कि वह पहले से ही क्यूईसी रेल में एक टॉप जीनियस है, फिर भी उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज ये रहस्यमय आदमी जो उसी क्यूईसी रेल में था, उसे सिर्फ एक ही चाल में हरा देगा। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सच में हार गया। लिंग फैन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, बहुत ज्यादा अनिच्छा से अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने सामने खड़े व्यक्ति को हैरानी से देखने लगा। वह असल में दूसरी पार्टी की एक उंगली भी नहीं रोक सका। लिंग फैन का चेहरा अविश्वास से भर गया। बहुत डरावना। यह आदमी इतना ताकतवर था कि उसका दम घुट रहा था। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अपना एक हाथ काट दो वरना। यान बेई अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर ग्रे सफेद धुंध थी, जिससे एक अजीब और रहस्यमय एहसास हो रहा था। इस व्यक्ति ने उसकी जूनियर बहन को चोट पहुंचाई थी और वह असल में उसे सीधे मारना चाहता था। लेकिन पीछा करते समय उसने एक पल के लिए सोचा, अगर उसने अभी लिंग फैन को मार दिया तो उसके पीछे का किबाऊ संप्रदाय निश्चित रूप से मामले को शांत नहीं होने देगा। हालांकि वे ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किसने ये कदम उठाया, लेकिन वे निश्चित रूप से इस नाराजगी का कारण कीडियम संप्रदाय को मानेंगे। उस समय सेट वॉर शुरू होना कुछ ऐसा था जिसे आज के यान बेई भी नहीं देखना चाहते थे। ये बातें सुनकर लिंग फैन का दिल बैठ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ड्रेनेज डिच में नाव पलट जाएगी। वह एक बेरहम इंसान भी था जो सीधी लंबी तलवार निकाल लेता था। स्विश, तलवार की रोशनी की एक चमक गुजरी और खून तुरंत हर जगह फैल गया। लिंग फैन के माथे से लगातार ठंडा पसीना बह रहा था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीला पड़ गया था। उसने असल में तलवार के एक ही वार से अपना बायां हाथ काट दिया। यान बेई की नजरें चमकी और वह लिंग फैन को गहराई से देखने से खुद को रोक नहीं सका। बिना दर्द के एक भी चीख निकाले अपना हाथ काट देना, ऐसा दिल वाला स्वभाव कीडियम संप्रदाय के उस संत से सचमुच बेमिसाल था। मैं अब जा सकता हूँ? लिंग फैन ने अपने कटे हुए हाथ से आ रहे बहुत ज्यादा दर्द को सहते हुए दांत पीस लिए। इसे आज तुम्हारे लिए एक सबक समझो। यान बेई ने ठंडी सांस ली और सीधे जाने के लिए मुड़ गई। यान बेई को जाते देख लिंग फैन ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर बहुत राहत का भाव था। कीडियम संप्रदाय का ये रहस्यमय साधारण शिष्य बहुत डरावना था। उस पर इतना दबाव डाल रहा था कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लिंग फैन ने जल्दी से अपना कटा हुआ हाथ पैक किया और घबराकर दूर भाग गया। उसे डर था कि कहीं यान बेई अपना मन न बदल ले। 9 चैप्टर 9 क्या संप्रदाय में कोई बेमिसाल जीनियस है?
अगले दिन कीलोंग पर्वत होस्ट को सफल चेक इन के लिए बधाई। इनाम लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड। यान बी ने कुशलता से अपनी हथेली फैलाई और अचानक उसके हाथ में एक छोटी सी सफेद सैक की बोतल आ गई। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड। यान बी इतना मुस्कुराया कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सका। अभी उसे इसी चीज की सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड आसमानी बिजली से बना एक स्पिरिचुअल लिक्विड था। ये क्यूईसी रेन के कल्टीवेटर्स को थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन में आसानी से जाने में मदद कर सकता था। यान बे जो अभी क्यूईसी रेन के पीक पर थी, उसे इस आइटम की जरूरत थी। ग्लग यान बे ने सीधे बोतल का ढक्कन निकाला और उसे बचाने के बारे में सोचे बिना बड़े-बड़े घूंटों में पी लिया। लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा असर दिखाने के लिए इसे कुछ दवा वाली जड़ी बूटियों के साथ मिलाना जरूरी था। अगर दूसरे लोग उसे इस तरह से स्वर्ग का खजाना बर्बाद करते हुए देखते तो पता नहीं वे क्या सोचते। एक क्षण के बाद लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड लेने के बाद यान बे का ऑरा लगातार बढ़ने लगा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदला और उसने जल्दी से तियानियान कंसीलमेंट मेथड फैला दिया। ब्रेक थ्रू के इस अहम पल में भी वह नहीं चाहता था कि चुपचाप पैसा बनाने की उसकी बात सामने आए। कीलोंग माउंटेन का गुंबद ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा गैप लीक हो गया हो। अनगिनत मात्रा में हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल क्यूई नीचे बह रही थी, जो एक लहरदार धार में बदल गई और उसकी ओर आ रही थी। बूम, वह आगे निकल गया। इसी समय लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन लिक्विड की मदद से वह आखिरकार थंडर ट्रिब्यूलेशन दायरे में पहुंच गया। तब से यान बे को ताकतवर लोगों की श्रेणी में शामिल माना जा सकता है और वह थंडर ट्रिब्यूलेशन दायरे का एक महान कल्टीवेटर बन गया। हालांकि कीलोंग माउंटेन में तेज हवाएं चल रही थी और स्पिरिचुअल क्यूई दंगा कर रहा था, लेकिन बाहरी दुनिया में इसका कोई अंदाजा नहीं था। यहाँ तक कि किंग्यूम को भी इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके अपने सेट में चुपचाप एक थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल एक्सपर्ट पैदा हो गया है। वाह, कितना शक्तिशाली एहसास है। ये पहले से अनगिनत गुना ज्यादा भयानक है। अभी मुझे डर है कि लिंग फैंग मेरा ऑरा भी नहीं झेल पाएगा। उसके शरीर के अंदर हुए हैरान करने वाले बदलावों को देखकर यान बे कान से कान तक मुस्कुराया। यान बे ने अपनी नमकीन मछली वाली लाइफस्टाइल जारी रखी और एक बार फिर गुफा में लेटकर सो गया। इस समय कीलोंग पर्वत की शांति की तुलना में बाहरी दुनिया पहले से ही उथल-पुथल में थी। किंग्यूम संप्रदाय के चर्चा हॉल में सभी बुजुर्गों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। दूसरे बुजुर्ग, क्या आपने जो कहा वह सच है? किंग्यूम ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग आदमी से पूछा। सेट मास्टर, ये बिल्कुल सच है। ये बात खुद लिंग फैंग ने कही थी। उसे किंग्यूम सेट के एक आम शिष्य ने हराया था और सबूत के तौर पर उसका कटा हुआ हाथ था। दूसरे एल्डर ने वहां मौजूद सभी लोगों से गहरी आवाज में कहा, लिंग फैंग हार गया था। ये खबर पूर्वी क्षेत्र के दक्षिणी इलाके में एक तेज आंधी की तरह फैल गई। लिंग फैंग, जो सदी में एक बार आने वाले जीनियस थे और जिन्हें किबाउ सेट और क्यूई सागर क्षेत्र की 7वीं लेयर में माना जाता था, क्या उन्हें असल में किंग्यूम सेट के एक आम शिष्य ने हरा दिया था? जाहिर है, पहले तो कई लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन लिंग फैंग ने एक बार सबके सामने ये कहा था कि किंग्यूम सेट ने चुपके से एक बेमिसाल जीनियस को तैयार किया था। वह इंसान बहुत डरावना था और उसने उसे एक ही चाल में हरा दिया था। जिंदा रहने के लिए उसके पास समझौता करने और अपना हाथ काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। शुरू में कई लोग जो इस खबर पर यकीन नहीं कर रहे थे, लिंग फैंग का कटा हुआ हाथ देखकर चुप हो गए। भले ही वे किंग्यूम सेट को लाइमलाइट में लाना चाहते थे, लेकिन अपना हाथ काटने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना? इससे कई लोगों में शक पैदा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि किंग्यूम संप्रदाय ने सच में गुप्त रूप से एक बेमिसाल जीनियस को पाला पोसा हो? इससे कई सेक्ट्स को अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। ग्रैंड कॉम्पिटिशन के समय क्या कोई सेक्ट डिसाइपल मौजूद नहीं था? किंग्यूम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में सेक्ट के अंदर कोई बेमिसाल जीनियस हो सकता है? ग्रैंड कॉम्पिटिशन के दौरान सभी डिसाइपल मौजूद थे और एक भी व्यक्ति एब्सेंट नहीं था। बीकन ने किंग्यूम को बताया। ये सुनकर किंग्यूम ने थोड़ा सिर हिलाया। वह पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार था। आखिर एक बेमिसाल जीनियस जो एक ही चाल में लिंग फैंग को हरा सकता है, वह किंग्यूम सेट से कैसे आ सकता है? मास्टर फैन हान ने अपना मुंह खोला। ये कहना चाहते थे कि यान बे उस समय वहां नहीं थे, लेकिन शब्द उनके होठों तक पहुंचे और उन्होंने उन्हें वापस निगल लिया। जब यान बे को कीलोंग माउंटेन में बंद किया गया था, तो वह सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग दायरे की 5वीं लेयर पर थे। इस मामले का उनसे कोई लेना देना नहीं हो सकता था। 7वीं बात, क्या तुम्हें कुछ कहना है? किंग्यूम ने मास्टर फैन हान की हरकत को साफ-साफ पकड़ लिया और तुरंत पूछा। टकराना, सेट मास्टर, ये लिंग फैंग साफ तौर पर हमें फंसा रहा है। मास्टर फैन हान ने अपने नीचे रखी कुर्सी को एक ही हथेली से मारा और गुस्से से भरकर खड़ा हो गया। आखिर में उसने यान बे का जिक्र नहीं किया। उनके हिसाब से उस साथी लिंग फैंग के इरादे बुरे थे। अब किंग्यूम सेट को सुर्खियों में लाकर कौन जानता था कि उसके मन में किस तरह का बुरा इरादा था। मुझे भी लगता है कि इस आदमी के इरादे जरूर बुरे हैं। सबने एक के बाद एक कहा। सभी को लग रहा था कि लिंग फैंग अच्छी चीज नहीं है। अभी हम एक बार में एक ही कदम उठा सकते हैं। किंग्यूम ने धीरे से आह भरी। सेट ने पहले ही दूसरी ताकतों को चौकन्ना कर दिया था और इससे काफी परेशानी खड़ी हो सकती थी। बुजुर्ग चुप हो गए और एक-एक करके गहरी सांसें लेने लगे। अगर यह सच में लिंग फैंग ने कहा था, तो कितना अच्छा होता अगर वह बेमिसाल जीनियस सच में उनकी सेट से आता। लेकिन बदकिस्मती से यह एक स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं था। कीलोंग पर्वत, यान बे पालथी मारकर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि वह सच में बोर हो गया है या नहीं, इसलिए उसने अचानक अपनी जिंदगी में पहली बार कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। हवा में फैली अनगिनत स्पिरिचुअल क्यूई पागलों की तरह यान बे की ओर इकट्ठा हो गई। इस पल के इस विजय के फायदे सामने आए। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच किसी भी एलिमेंटल पावर का इस्तेमाल कर सकता था। अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ हो, उसने तुरंत कल्टीवेट करना बंद कर दिया और खड़ा हो गया। ठीक इसी समय एक भयानक आभा के साथ बिजली कड़कने की आवाज आई, जो लगातार इस जगह की ओर आ रही थी। हवा की तरह चलना, गरजने जैसा व्यवहार करना, ये थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन की पहचान थी। एक शक्तिशाली कल्टीवेटर उसकी ओर आ रहा था। शिष्य, कीलोंग माउंटेन के बाहर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई और तुरंत 9 स्वर्गों की बिजली जैसी एक आकृति यान बे के सामने आ गिरी। अपने सामने बैंगनी रंग के कपड़े पहने अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर यान बे थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और कहा, आदरणीय गुरु। ये किंग्यूम संप्रदाय में यान बे के पूजनीय गुरु मास्टर फैन हान थे। थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन एक्सपर्ट, पिछले कुछ दिनों से तुमने बहुत तकलीफ झेली है। मास्टर फैन हान आगे बढ़े और यान बे के कंधे पर हाथ रखकर थपथपाया। उनका चेहरा गिल से भरा हुआ था। लिंगर ने उसे पहले ही बता दिया था कि यान बे को इस कीलोंग पहाड़ में क्यों बंद किया गया था। पता चला कि उसकी बेटी के बिगड़े हुए व्यवहार की वजह से ही यान बे को इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद पूज्य गुरु। ये जगह शांत है और किसी के चरित्र को निखारने के लिए बिल्कुल सही है। यान बे जल्दी से मास्टर फैन हान को गुफा में ले आया, फिर अपने पूज्य गुरु के बैठने के लिए एक घिसा पिटा पत्थर का स्टूल हटा दिया। उन्हें बचपन से ही मास्टर फैन हान ने गोद लिया था। वह अपने इस पूजनीय गुरु का बहुत सम्मान करते थे और मास्टर फैन हान उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। उन्हें अपना खून समझते थे, बिल्कुल एक सच्चे पिता की तरह। गुफा के अंदर का बहुत ही भद्दा और सादा नजारा देखकर मास्टर फैन हान की नाक में दम आ गया। यान बे एक ऐसी बच्ची थी जिसे उन्होंने बचपन से पाला था और अब अपनी बच्ची को ऐसे मुश्किल माहौल में रहते देखकर उनका दिल और भी बुरा महसूस कर रहा था। 10 चैप्टर 10 मास्टर कॉन्फ्लिक्ट। जब से पूज्य गुरु आए हैं, कोई भी तुम्हें यहाँ कैद नहीं कर सकता। यानी पूज्य गुरु के पीछे पहाड़ से नीचे चलो। मास्टर फैंग हान ने उस गुफा को देखा जहाँ यान बे मुश्किल भावनाओं के साथ रहती थी और फिर उनके हाथ के एक इशारे से अचानक पूरे आसमान में बिजली गिर गई। अपने बचपन का निकनेम सुनकर यान बे के मुंह से हंसी छूट गई। यानी ये तो किसी लड़की के नाम जैसा लग रहा है, लेकिन पूज्य गुरु। यान बे हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूज्य गुरु इतने रौबदार होंगे और उसे ऐसे ही पहाड़ से नीचे ले जाने का प्लान बना रहे होंगे। लेकिन इस समय क्या यान बे बाहर जाना भी चाहती थी? ये कीलोंग माउंटेन बस उसकी पवित्र खेती की जमीन थी। अगर वह ये जगह छोड़ देता, तो देर सवेर लोग उसके रोजाना साइन इन और उसके कैश फिजिक्स से सुराग ढूंढ लेते। इसके बजाय यही छिपकर रहना और चुपके से डेवलप करना बेहतर था। इस समय इससे पहले कि यान बे बोलना जारी रख पाती, कीलोंग पर्वत के बाहर से एक उससे भरी आवाज आई। बड़े फैन हान, आपकी ऐसी हरकतें शायद गलत हैं। काले कपड़े पहने एक जवान आदमी आराम से टहलते हुए अपने हाथ पीठ के पीछे करके उन दोनों की तरफ बढ़ा।
उसके पीछे दो लोग थे जिनके पास ताकतवर ऑरास थे और वे दोनों असल में हाई टीएचसी रन एक्सपर्ट थे। इतना डरावना लाइनअप आम लोगों के बस की बात नहीं थी। ओह महाराज संत, आज आपके पास आराम करने के लिए क्यों लोग माउंटेन पर आने का समय क्यों है? इस समय मास्टर फैन हान का चेहरा उतर गया। दूसरी पार्टी अच्छे इरादे से नहीं आई थी, ज्यादातर वे यान बे के लिए आए थे। किंग सेट के अंदर यह कोई सीक्रेट नहीं था कि संत चुपके से सिंथेस की तारीफ करते थे। पिछली बार यान बे सिंथेस के नहाने की जगह में घुस गया और उसे सिर से पैर तक पूरी तरह से देखा। ये खबर सुनकर संत गुस्से से भर गया। वह तुरंत यान बे को मारना चाहता था। किस्मत से यान बे का मास्टर फैन हान से कनेक्शन था। भले ही मास्टर फैन हान उस समय अकेले थे, लेकिन सेट के बड़े अधिकारियों ने उनके शिष्य को यूं ही खत्म करने की हिम्मत नहीं की। आखिर जब ये बूढ़ा आदमी नखरे करता था तो यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम इंसान झेल सके। यान बे वह व्यक्ति है जिसे सेट मास्टर ने खुद बंद करने का आदेश दिया है। एल्डर फैन हान उसे बिना इजाजत के कैसे ले जा सकते हैं? किंग संत के चेहरे पर उदासी थी। जहां तक यान बे की बात है, वह उससे बहुत ज्यादा नफरत करता था। जब से वह घटना हुई है, जब वह सेट में घूमते थे तो अक्सर कई शिष्य चुपके से फुसफुसाते रहते थे, जिससे वह काफी शर्मिंदा हो जाते थे। यहाँ तक कि उनके कानों तक कई अफवाहें पहुंची कि वह एक सम्मानित महाराज संत असल में एक साधारण शिष्य द्वारा धोखा खाए हुए थे। कोई भी सोच सकता है कि ये बातें सुनकर किंग संत का दिल कितना गुस्से से भर गया होगा। आज उसे खबर मिली कि एल्डर फैन हान की लोग माउंटेन जा रहे हैं और वह जानता था कि मास्टर फैन हान जरूर यान बे के लिए गए होंगे। इस ट्रिप के साथ यान बे जरूर की लोग माउंटेन से बाहर निकल जाएगा। आखिर थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन के एल्डर को रोकने की हिम्मत कौन करेगा? इसलिए वो तुरंत यहाँ आने के लिए निकल पड़ा और जैसे ही वह पहुंचा, उसने सुना कि मास्टर फैन हान यान बे को किलो माउंटेन से बाहर ले जाने वाले हैं। वह इसके लिए कैसे मान सकता था? वह चाहता था कि यान बे को इस जगह पर हमेशा के लिए तकलीफ हो। जब भविष्य में उसकी साधना मास्टर फैन हान से आगे निकल जाएगी या जब वह किंग संप्रदाय पर कब्जा कर लेगा, तो वह उसे मारने और अपने दिल की नफरत निकालने के लिए यहाँ वापस आएगा। अब उसका इरादा सेट मास्टर के नाम पर मास्टर फैन हान को दबाना था ताकि वह लापरवाही से काम करने की हिम्मत न कर सके। ये शब्द सुनकर यान बे ने बार-बार सिर हिलाया। बिल्कुल आदरणीय गुरु, आप मुझे बिना इजाजत के कैसे बाहर जाने दे सकते हैं? मैं जाकर सेट मास्टर को समझाऊंगा, अभी चिंता करने की बारी महाराज संत की नहीं है। मास्टर फैन हान ने ठंडे स्वर में कहा। इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया, लेकिन संत ने साफ तौर पर गलत अंदाजा लगाया था। मास्टर फैन हान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। किंग संत का चेहरा बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बुरा आदमी संप्रदाय के नियमों को नजरअंदाज करेगा। मास्टर फैन हान ने अपना सिर घुमाकर यान बे को देखा और उनकी नजर तुरंत नम पड़ गई। यान बे उनका एकमात्र शिष्य था और अपने दिल में वह लंबे समय से उसे अपना बच्चा मानते थे। अब जब बच्चे के साथ यहाँ गलत हुआ है तो ये होने के नाते वो जाहिर है कि ऐसा नहीं होने देंगे। एल्डर फैन हान, यह आखिर किंग सेट है। आप सेट के नियम तोड़ने का नतीजा जानते हैं। किंग संत ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उनके माथे पर नसें उभराई थी। ये बूढ़ा आदमी बस एक बदबूदार और सख्त पत्थर था जिससे वह कुछ हद तक लाचार हो गया था। संत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी चलो, लेकिन मास्टर फैन हान ने संत की धमकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सीधे यान बे का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दिए। यान बे को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसके पूज्य गुरु उससे भी ज्यादा जिद्दी क्यों थे? मास्टर फैन हान सामने खड़े थे, इसलिए वह यान बे के चेहरे पर बेजान भाव नहीं देख पाए। नहीं तो पता नहीं उसके दिल में क्या ख्याल आते। सच में वह सच में इस किलो माउंटेन को छोड़ना नहीं चाहता था। हर दिन यहाँ साइन इन करना कितना बढ़िया था। हलचल भरी दुनिया चकाचौंध भरी है। अगर वह बाहर की दुनिया में पहुंच जाता तो यान बे को नहीं पता था कि वह अभी अपने असली दिल को थामे रह पाएगा या नहीं। किंग संत के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्टर फैन हान इतने सख्त होंगे और यान बे को बाहर निकालने पर अड़े रहेंगे, भले ही इसका मतलब सेट के ऑर्डर को तोड़ना ही क्यों न हो। क्या एल्डर फैन हान सच में अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं? किंग संत ने गहरी आवाज में कहा। उनके पीछे खड़े दो हाई टीयर क्यूईसी रेल एक्सपर्ट्स ने तुरंत अपने ऑरास छोड़े, जिससे दोनों का रास्ता रुक गया। त्याग देना। मास्टर फैन हान का बैंगनी दाव रोड पर फड़फड़ाने लगा और उनकी नजर एक मशाल की तरह थी, जिससे लोगों को जुल्म का बहुत तेज एहसास हो रहा था। उन दो क्यूईसी रेल एक्सपर्ट्स को जुल्म ने तुरंत बार-बार पीछे धकेल दिया। क्योंकि एल्डर ने सेट के नियमों को तोड़ने का फैसला किया है, तो जाहिर है कि मैं संत बस बैठकर देख नहीं सकता। किंग संत की नजरें झुक गईं क्योंकि उन्होंने सीधे मास्टर फैन हान के सामने रास्ता रोक दिया। मास्टर फैन हान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह संत सच में उनका रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा। मास्टर फैन हान की नजरें एक जगह टिक गईं और उन्होंने किंग संत की तरफ देखा। इस एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रेन की डरावनी ताकत झलक रही थी। किंग संत का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। उन्हें सच में इस बुरे आदमी को मारने का हल्का सा इरादा महसूस हुआ। उसे लगा कि दूसरी पार्टी का इरादा असल में उसे मारने का था। किंग संत का दिल कांप उठा, लेकिन इस समय उनके लिए पीछे हटना मुश्किल हो रहा था। अगर वह अभी पीछे हट गए तो भविष्य में मास्टर फैन हान निश्चित रूप से उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे और किंग संप्रदाय के एक होने में भी दुर्घटनाएं होंगी। मास्टर फैन हान का दिल भी उस समय उलझन में था। आखिर वह इस संत को कैसे दूर भेजे? जहां तक मारने के इरादे की बात है, वह तो बस दूसरी पार्टी को डराने के लिए था। आखिर दूसरा पक्ष एक संत था। अगर वह उसे मार देता तो मामले का असर बहुत बड़ा होता। बस इसी क्षण रुकना। एक अलौकिक और मधुर आवाज गूंजी, एक हल्की हवा चली और अखाड़े में एक मनमोहक आकृति प्रकट हुई। उसके सफेद कपड़े बर्फ से भी ज्यादा सफेद थे। उसके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका रूप बेमिसाल सुंदर था और उसकी आंखों में तारों की रोशनी के बिंदु थे। वह असल में किंग संप्रदाय की संत क्यूमेंग थी। बड़े फैन हान, संत आप दोनों रुके। उस समय संत क्यूमेंग का चेहरा थोड़ा परेशान था और वह जल्दी से दोनों के बीच में चली गई और उन्हें अलग कर दिया। संत क्यूमेंग, आप अपनी चोटों से ठीक होकर यहाँ क्यों नहीं आई? ये देखकर कि संत क्यूमेंग आ गई हैं, किंग संत के चेहरे पर तुरंत चापलूसी का भाव आ गया। इस बीच मास्टर फैन हान बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहे, सिवाय इसके कि उनका बहुत डरावना ऑरा इस समय हवा में गायब हो चुका था। 11 चैप्टर 11 कल्टीवेशन लेवल बढ़ा। अगर मैं नहीं आती तो मुझे डर है कि तुम दोनों ने किलो पहाड़ को उलट-पुलट कर दिया होता। संत की मेघ ने संत की ओर नाराजगी से देखा। उसे संत की कृपा पाने की अलग-अलग कोशिशों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसे तो ये भी लगता था कि वह कुछ हद तक मानसिक रूप से विकसित है। एक संत की तरह ठीक से काम करने के बजाय उसे बस मौत को दावत देने के लिए यहाँ आना पड़ा। एल्डर फैन हान किस तरह के व्यक्ति थे? अपनी जवानी में वह पूरे दक्षिणी इलाके में एक जाना माना चेहरा थे। उनके लिए जो एक नौसिखिएपन थे, सिर्फ एक संत के तौर पर अपनी पहचान के आधार पर एल्डर फैन हान को चुनौती देने की कोशिश करना, क्या यह मौत को बुलावा देना नहीं था? मास्टर फैन हान, मुझे सच में अफसोस है। यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ और मुझे आपको इसमें घसीटने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सेंटिस की मेन ने मास्टर फैन हान की तरफ थोड़ा झुका। उसकी आवाज माफी से भरी थी, जिसमें सेंटिस का घमंड बिल्कुल नहीं था। संत की मेन को देखकर मास्टर फैन हान का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। उनके पास उस समय की संत के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। जहां तक उस संत का सवाल है, उसने मन ही मन अपना सिर हिलाया। महामहिम संत को खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। आखिर में संप्रदाय के नियम तोड़ने की गलती इस बुरे आदमी की है। मास्टर फैन हान ने हाथ हिलाया और हल्की सी आह भरी। क्योंकि यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ था, तो इसका अंत भी मेरी वजह से होना चाहिए। पिछली बार यान बे और मेरे बीच हुई गलतफहमी के बारे में मैं आज यहाँ साफ कर रहा हूँ कि मैंने कभी उसे दोष नहीं दिया। अब से अगर कोई इस मामले में उसे परेशान करने की हिम्मत करता है, तो वह किंग संप्रदाय की संत के खिलाफ जाएगा। संत की मेन सच में थोड़ी शान शौकत से भरी हुई थी। बोलते हुए उन्होंने अपने बगल में बैठे संत पर हल्की सी नजर डाली, जिससे उनके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। क्या वह आखिरी वाक्य साफ तौर पर संत के लिए नहीं था? असल में उस समय सेंटिस की मेन ने यान बे को एक ही हथेली के वार से बेहोश करके छोड़ दिया था। सेंटिस की मेन किलो माउंटेन में उसकी आखिरी कैद में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। ये पूरी तरह से सेंट ने अकेले ही प्लान किया था, जो यान बे से बदला लेना चाहता था। जहां तक मेरे पिता की बात है, मैं जाकर समझाऊंगी। मास्टर फैन हान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यान बे अभी किलो माउंटेन छोड़ सकती है। संत की मेन ने अपना सिर घुमाया और मास्टर फैन हान से बात करना जारी रखा। ये सुनकर मास्टर फैन हान के चेहरे पर नमी आई। उन्होंने जल्दी से अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके चेहरे पर राहत की एक झलक दिखी। ऐसे में ये बूढ़ा आदमी आपकी महारानी संत को धन्यवाद देता है।
अगर वह सच में आज यान बेई को जबरदस्ती ले जाने पर अड़ा रहता तो इससे सेट की शान जरूर भड़क जाती। हालांकि उसे कड़ी सजा नहीं मिलती, लेकिन इससे सबको थोड़ा अजीब लगता। सेंटिस के इस काम ने बेशक मास्टर फैन हान की मुश्किल हल कर दी। मास्टर फैन हान ने अपने पास बैठे यान बेई को गुस्से से देखा और कहा कि वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। थैंक यू योर हाइनेस द सेंटिस। यान बेई ने तुरंत जवाब दिया। उसके दिल में अभी भी सेंटिस के बारे में अच्छी सोच थी। आखिर अगर किसी और ने उसकी मासूमियत खराब कर दी होती तो वे कभी भी इस मामले को आसानी से खत्म नहीं होने देते। संत क्यूमेंग ने सिर हिलाया, यान बेई की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक मुश्किल भावना दिखाई दी। मास्टर फैन हान, ये सेट की क्यूई गैदरिंग पिल है। पिछली बार मेरे लिए उस स्ट्राइक को रोकने के लिए लाया का धन्यवाद, नहीं तो अभी मेरी जिंदगी और मौत का कोई अंदाजा नहीं होता। सेंटिस क्यूमेंग ने अपनी स्पेशल रिंग से एक मेडिसिनल पिल निकाली और मास्टर फैन हान को दे दी। क्यूई गैदरिंग पिल, यह एक मेडिसिनल पिल थी जो एक ची रिफाइनिंग रेन कल्टीवेटर को चीसी रेन तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। यहाँ तक कि पूरे किंगडम सेट के पास भी इनमें से कुछ ही थी, और अगर मास्टर फैन हान एक पाना भी चाहते तो इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। संत बहुत विनम्र हैं। मास्टर फैन हान बहुत खुश हुए और आखिरकार उन्होंने यह मेडिसिनल पिल ले ली, क्योंकि इस समय लियर को इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि यह मामला सुलझ गया है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अलविदा कहने के बाद संत क्यूमेंग एक बची हुई परछाई में बदल गई और गायब हो गई। संत क्यूमेंग को जाते देख किंगडम संप्रदाय के संत ने ठंडी सांस ली और अपने दो साथियों के साथ चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने यान बेई पर गहरी नजर डाली। उनकी आंखों में मारने का इरादा पूरी तरह से साफ था, क्योंकि संत क्यूमेंग ने पहले ही इस बात को कह दिया था, इसलिए इस समय उनके लिए इसमें और दखल देना ठीक नहीं था। सबके जाने के बाद मास्टर फैन हान गुफा में आए। यानेर, अपना सामान पैक करो, चलो पहाड़ से नीचे चलते हैं। पहाड़ से नीचे जाओ। यान बेई को लगा कि उसे अपने विचार अपने पूज्य गुरु को बताने चाहिए। वह बाद में हर दिन चुपके से यहाँ वापस नहीं आना चाहता था। आदरणीय गुरु, मैं पहाड़ से नीचे नहीं जाना चाहता। यान बेई ने अपने विचार बताने से पहले एक पल सोचा। हम मास्टर फैन हान ठिठक गए, फिर यान बेई को अजीब से भाव से देखने लगे। क्या ये बदमाश पागल हो गया था? कीलोग माउंटेन का माहौल इतना खराब था, फिर भी वह वहां से जाना नहीं चाहता था। क्या वह सच में सही था जो सेट मास्टर ने कहा था? तुम पहाड़ से नीचे नहीं जाना चाहते? क्या तुम संत के बदले से डर रहे हो? मास्टर फैन हान ने यान बेई की तरफ कुछ निराशा भरी नजरों से देखा। उसने एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा। आखिर किंगडम सेट के संत ने जाने से ठीक पहले यान बेई को जान से मारने वाली नजर से देखा था, इसलिए उसने सोचा कि यान बेई को डर है कि बाहर जाने के बाद संत उसे बदला लेंगे। साधना के रास्ते पर इंसान अपने आप ही स्वर्ग को चुनौती देने वाले तरीके से काम करता है। एक साधक के लिए सबसे बड़ी मनाही है डर पालना। ऐसे ज्यादातर लोगों को महानता हासिल करना मुश्किल लगता है। इसलिए इस समय मास्टर फैन हान के दिल में यान बेई के प्रति निराशा की एक झलक उभरी। आदरणीय गुरु, हालांकि कीलोग पर्वत का माहौल कठोर है, लेकिन ये किसी के दिल के स्वभाव को शांत कर सकता है, जिससे यह मेरे लिए साधना करने के लिए बहुत सही है। यान बेई ने अपना सिर हिलाया और बिना शर्माए या बिना रुके बोला, खेती करें। जब से उसे सिस्टम मिला उसने सिर्फ एक बार ही कल्टीवेट किया था और पूरी तरह से एक फ्लैट जिंदगी जी रहा था। बकवास। कीलोग माउंटेन ऐसी जगह कैसे हो सकती है जहां तुम्हारे छोटे से दायरे वाला कोई लंबे समय तक रह सकता है? मास्टर फैन हान का चेहरा गुस्से से भर गया और उसने यान बेई को बड़ी बड़ी आंखों से घूरा। यहाँ खेती करें। कीलोग पहाड़ पूरे साल ठंडी ची से ढका रहता था। चीसी रंग के बिना यहाँ लंबे समय तक रहने से किसी के शरीर पर ठंडी ची का हमला हो सकता था, जिससे आखिर में बड़ी दिक्कतें हो सकती थी। यही कारण था कि मास्टर फैन हान यान बेई को पहाड़ से नीचे ले जाना चाहते थे। और जब यान बेई को कीलोग माउंटेन में कैद किया गया था तो उसका दायरा सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग दायरे की 5वीं लेयर पर था। वह यहाँ ठंडी क्यूई को कैसे झेल सकता था? ठीक है, मैंने 1 महीने से आपके रंग का इंस्पेक्शन नहीं किया है। अब आप किस रंग में पहुंच गए हैं? मास्टर फैन हान ने मुड़कर गहरी आवाज में कहा। अगर इस बदमाश के दायरे ने 1 महीने में जरा सी भी तरक्की नहीं की तो ये कहना कि उसने यहाँ खेती की पूरी तरह बकवास है। जब से यान बेई ने त्यानयान कंसीलमेंट मेथड का इस्तेमाल किया, दूसरे लोग अब उसके खास दायरे की जासूसी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि मास्टर फैन हान, जो उसके बहुत करीब थे, भी इसे देख नहीं पाए। शिष्य, ची रिफाइनिंग दायरे की 9वीं लेयर के पीक पर पहुंच गया है। यान बेई एक पल के लिए हिचकिचाया और अपने दायरे को ची रिफाइनिंग दायरे की 9वीं लेयर के पीक पर दबा दिया। उन्होंने यह बात नहीं बताई कि वे पहले ही थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में पहुंच चुके थे, क्योंकि यह बात दुनिया के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। अगर मास्टर फैन हान को पता चल गया तो जरूर बहुत सारे सवाल उठेंगे और यान बेई को कुछ समय के लिए समझ नहीं आया कि इसे कैसे समझाए। हम बुरा नहीं है, आप पहले ही क्यूई रिफाइनिंग की 9वीं लेयर तक पहुंच चुके हैं। मास्टर फैन हान अभी भी इस सवाल में डूबे हुए थे कि यान बेई कीलोग माउंटेन में क्यों रहना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बस यूं ही जवाब दिया। लेकिन अचानक मास्टर फैन हान का एक्सप्रेशन ऐसे जम गया जैसे उन्होंने अभी रिएक्ट किया हो। क्या तुमने कहा था कि तुम किस दायरे में पहुंच गए हो? मास्टर फैन हान ने यान बेई से कुछ हैरानी से पूछा। क्यूई रिफाइनिंग की 9वीं लेयर का पीक। यान बेई का मुंह फड़क उठा। रेवरेंड मास्टर के एक्सप्रेशन को देखकर उन्हें पता चल गया कि उन्होंने पक्का अपने दायरे को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्हें लो प्रोफाइल रखना चाहिए था। 12 ब्लड स्पिरिट गेट, क्यूई रिफाइनिंग 9वीं लेयर पीक। ये कैसे हो सकता है? मुझसे झूठ बोलना बंद करो। मास्टर फैन हान को यकीन ही नहीं हुआ कि यान बेई 1 महीने में क्यूई रिफाइनिंग पीक तक पहुंच गई थी। बूम, यान बेई ने भी इसे अब छिपाया नहीं, बल्कि सीधे अपना ऑरा रिलीज किया और क्यूई रिफाइनिंग 9th लेयर पीक का ऑरा पूरी तरह से दिखाया। इस पर मास्टर फैन हान वहीं पर स्तब्ध रह गए। ये घटिया चीज सच में क्यूई रिफाइनिंग पीक तक पहुंच गई थी? तुमने ऐसी कौन सी मेडिसिनल पिल खाई है कि तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से आगे बढ़ गई? मास्टर फैन हान ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ ली। चीजों को ऊपर की ओर खींचकर जबरदस्ती बढ़ाना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। उसने जल्दी से अपना हाथ यान बेई के कंधे पर रखा और एक हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी हथेली के साथ यान बेई के शरीर में प्रवेश कर गई। थोड़ी देर बाद मास्टर फैन हान ने एक अजीब सा भाव दिखाया। अभी जांच करने पर उसे अचानक पता चला कि यान बेई की साधना बहुत मजबूत थी। उसमें कैटालिसिस का कोई निशान नहीं था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने कोई स्पिरिट मेडिसिन निगल ली हो जो साधना को तेजी से बढ़ा सके। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि इस बदमाश ने धीरे-धीरे खेती की हो? आदरणीय मास्टर, ये सिर्फ ची रिफाइनिंग 9वीं लेयर है। क्या ये सच में हैरान होने लायक है? यान बेई के चेहरे पर कुछ नहीं बोला। अच्छी बात ये थी कि उसने अपनी थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल कल्टीवेशन के बारे में नहीं बताया, वरना मास्टर फैन हान शायद वही डर के मारे मर जाते। अब मास्टर फैन हान की बारी थी कि वे चुप हो जाएं। क्या क्यूई रिफाइनिंग 9वीं लेयर सच में इतनी हैरान करने लायक थी? अगर किंगडम सेट के उन शिष्यों ने ये बातें सुनी तो शायद उनका दिल यान बेई को जिंदा निगलने का कर लेगा। आप बकवा। मास्टर फैन हान का चेहरा आखिरकार नरम पड़ गया और इस समय उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि यान बेई ने यहाँ कल्टीवेटिंग के बारे में जो कहा था वो पूरी तरह से सच था और वह उनसे झूठ नहीं बोल रहे थे। 1 महीने में कई दायरे पार करते हुए उसने कभी यह उम्मीद भी नहीं की थी कि उसका शिष्य एक जीनियस निकलेगा। यानी क्या तुम सच में पहाड़ से नीचे नहीं जा रही हो? मास्टर फैन हान ने एक बार फिर पूछा। आदरणीय गुरु, ये जगह मेरी पवित्र भूमि है। मैं अभी भी कुछ समय के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ और जब मैं पहाड़ से नीचे जाना चाहूंगा तो मैं अपने आप नीचे आ जाऊंगा। यान बेई ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। आखिरकार बात तय हो गई। इस तरह भविष्य में जब वह हर दिन साइन इन करने के लिए कीलोग माउंटेन पर रुकेंगे तो कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत अच्छा, साधना के रास्ते पर हर किसी का अपना दाव होता है, इसलिए मैं अब ज्यादा दखल नहीं दूंगा। मास्टर फैन हान ने एक पल सोचा। यान बेई के कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। पूज्य गुरु और शिष्य कुछ देर तक गुफा में बातें करते रहे। कुछ ही देर बाद मास्टर फैन हान चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने यान बेई को वो क्यूई गैदरिंग पिल दी जो संत क्यूई मेंग ने उन्हें दी थी। चट्टान के किनारे पर यान बेई ने अपने हाथ में मेडिसिनल पिल पकड़ी हुई थी जिसे अभी भी हल्की गर्मी निकल रही थी। उसका दिल मिली-जुली भावनाओं से भरा हुआ था। हालांकि यह ची गैदरिंग पिल उसके लिए पहले से ही बेकार थी, लेकिन ये लिंगर के लिए बहुत काम की थी। फिर भी मास्टर फैन हान ने अचानक इसे अपनी बायोलॉजिकल बेटी के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि उसे सौंप दिया। वह महसूस कर सकता था कि मास्टर फैन हान सच में उसे अपना बायोलॉजिकल बेटा मानते थे, जिससे उसके दिल में एक गर्म लहर दौड़ गई। आदरणीय मास्टर, निश्चिंत रहें, जब तक मैं यान बेई भविष्य में हमारे साथ हूं, मैं निश्चित रूप से आपकी और लिंगर की सुरक्षित रक्षा करूंगा। यान बेई ने अपने मुंह में धीरे से कहा, उस दिशा में गहराई से देखते हुए जहां मास्टर फैन हान गए थे। इस समय उसने आखिरकार दूसरी दुनिया की इस भावना को पूरी तरह से मान लिया, सिर्फ इस शरीर की वजह से नहीं, बल्कि खुद की वजह से।
समय जल्दी से बीत गया। 1 महीने बाद होस्ट को सफल साइन इन के लिए बधाई, इनाम 100 साल की साधना। अवशोषित करना। यान 1 किलो पर्वत के ऊपर बादलों में खड़ा था, उसकी आभा लगातार ऊपर उठ रही थी। एक पल के बाद वह ऊंची आभा आखिरकार स्थिर हो गई। सिस्टम पैनल खोलो। यान 1 पहले से ही समलिंग सिस्टम में बहुत कुशल थी। होस्ट यान 1 साधना, थंडर क्लेश क्षेत्र 7वीं परत, दिव्य क्षमता, त्यान छिपाव विधि, स्वर तक पहुंचने वाली उंगली तकनीक, स्थानिक दिव्य नेत्र, भूत छाया, ट्रेसलेस साइन इन समय 40 बार। यान 1 इस समय बादलों में खड़े होकर उन शिष्यों को देख रहे थे जो नीचे मेहनत से साधना कर रहे थे और उनके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी। वह इस समय त्यान कंसीलमेंट मेथड नहीं चला रहा था, लेकिन पूरे सेट में एक भी व्यक्ति को उसका पता नहीं चला, क्योंकि कीगन सेट के सबसे ऊंचे कल्टीवेशन वाले सेट के सम्मानित मास्टर उस समय सेट में नहीं थे और यह सुना गया कि वह एक मौका पाने के लिए कुछ खंडहरों में गए थे। अनजाने में मुझे इस दुनिया में आए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। यान 2 ने इमोशन से अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा चमक उठा और वह गुफा में वापस लौट आया, नमकीन मछली बना रहा। इस दौरान किंग्यून संप्रदाय के बाहर दर्जनों मील दूर काले कपड़े पहने कई नकाबपोश आदमी दिखाई दिए। कैप्टन, ये कंफर्म हो गया है, किंग्यून एक थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल एक्सपर्ट को रेड सी रूइंस ले गया है। काले कपड़ों में एक आदमी पास में ही किंग्यून संप्रदाय को घूर रहा था और उसके शरीर से जान से मारने का तेज इरादा निकल रहा था। तुम्हें ये खबर किसने दी? एक और मजबूत काठी वाले नकाबपोश आदमी ने गहरी आवाज में कहा। वह व्यक्ति पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, ओह वैसे ये सच में भगवान का भेजा हुआ मौका है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हें धोखा देंगे। अब जब किंग्यून सेट में नहीं है तो तुम्हें और कौन बचा सकता है? ये सुनकर मास्क वाला आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। ब्लड स्पिरिट सेट का बदला लो मास्टर फैन हान, तुम बच नहीं सकते। जैसे ही ये शब्द निकले वह नकाबपोश आदमी बाकी काले कपड़े पहने आदमियों को लेकर वहीं गायब हो गया। रात में चांदनी ने पूरे किंग्यून संप्रदाय को सफेद बर्फ की एक परत की तरह ढक लिया। स्विश स्विश स्विश। किंग्यून सेट के ऊपर आसमान में कई धुंधली आकृतियां भूतों की तरह चमक रही थी और आसमान में सेट की डिफेंसिव बड़ी बनावट सिर्फ एक सजावट की चीज की तरह थी जो उन्हें जरा भी रोकने में नाकाम रही। काले कपड़े पहने एक युवक किंग्यून संप्रदाय के एक कोने में खड़ा था और उसके मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान थी और वह उन कुछ लोगों को देख रहा था। फैंग एक्सयू हॉल, ये वह महल था जहां मास्टर फैन हान रहते थे। इस समय मास्टर फैन हान आंगन में लिंगर की साधना का मार्गदर्शन कर रहे थे। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ जिससे उसकी भौहें तन गईं। लिंचर, जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ, बाद में चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करना, तुम्हारे पिता के मेहमान आने वाले हैं। मास्टर फैन हान का चेहरा उतर गया और उन्होंने लिंगर से कहा। इससे पहले कि लिंगर समझ पाती कि उसके पिता का असल में क्या मतलब था, उसे पहले ही उसके कमरे में वापस भेज दिया गया था। ठीक इसी समय टकराना। फैंग एक्सयू हॉल के एंट्रेंस से जोरदार धमाके की आवाज आई। मास्टर फैन हान, इस पल ने सच में हमें बहुत इंतजार करवाया है। मास्टर फैन हान से थोड़ी दूर पर काले रंग के 5 आदमी तुरंत दिखाई दिए और की एक सीरीज ने मास्टर फैन हान को पूरी तरह से लॉक कर दिया, जिनमें से 2 अचानक थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पावर हाउस बन गए और बाकी 3 भी क्यूसी रियल्म पीक पर पहुंच गए। आपके लोग कौन हैं? मास्टर फैन हान गहरी आवाज में चिल्लाए। इतनी डरावनी लाइनअप ने उन्हें ठंडी हवा का एक तेज झोंका दिया और उनके दिल में एक बुरा सा ख्याल आया। आप जरूर चीजें आसानी से भूल जाते हैं। उनमें सबसे आगे चल रहे नकाबपोश आदमी ने भी खुद को नहीं छिपाया। उसने सीधे अपने चेहरे से नकाब उतारकर अपना असली रूप दिखाया, जिस पर कृपाण का एक बहुत लंबा निशान था जो बहुत ही भयानक लग रहा था। जब मास्टर फैन हान ने इस व्यक्ति को देखा तो उनकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। ये तो आप लोग हैं, ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए लोग। 20 साल पहले इस जगह से 500 मील दूर एक छोटे से शहर में ब्लड स्पिरिट सेट नाम की एक छोटी सी फोर्स थी जो अपनी मर्जी से काम करती थी और लोकल लेवल पर हर तरह के जुर्म करती थी, जैसे जलाना, मारना, लूटपाट करना और हर वो बुराई करना जिसकी कल्पना की जा सकती है। इत्तेफाक से जब ब्लड स्पिरिट्स डिसाइपल्स बाहर बिना हथियार वाले आम लोगों के एक ग्रुप को मार रहे थे तो उनकी मुलाकात मास्टर फैन हान से हुई जो उस समय बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे। मास्टर फैन हान, जो अपनी जवानी में हमेशा न्याय की बात करते थे, ने बेशर्मी से हमला किया और मौके पर ही कई ब्लड स्पिरिट चेलों को मार डाला। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, किसने सोचा होगा कि अचानक ब्लड स्पिरिट सेट के कई एक्सपर्ट्स उसे घेर लेंगे। उस समय मास्टर फैन हान पहले ही क्यूई सागर क्षेत्र की 8वीं लेयर तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जरा भी डर नहीं दिखाया और एक दिन और एक रात तक अकेले ही ब्लड स्पिरिट सेट के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। आखिर में पागलपन की हद तक मार काट करने के बाद उसने बस पूरी ताकत लगाने का फैसला किया और एक ही झटके में ब्लड स्पिरिट सेट की पूरी ताकत को खत्म कर दिया। चैप्टर 13 जलती हुई दिव्य आत्मा। अब तुम्हें याद आया? आगे चल रहे नकाबपोश आदमी ने ताना मारा। वह असल में ब्लड स्पिरिट सेट का सेट लीडर था। 20 साल बीत चुके थे और भले ही वह पहले ही थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में पहुंच चुका था, लेकिन वह अपने दिल की नफरत को कभी नहीं भूला था। उस लड़ाई में मास्टर फैन हान ने अपने पूरे परिवार को मार डाला और सिर्फ 5 भाइयों को जिंदा छोड़ दिया ताकि एक दिन बदला ले सके। लेकिन मास्टर फैन हान किंग्यून सेट में शामिल हो गए और किंग्यून सेट के सेट मास्टर थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल के ऊंचे लेवल पर एक डरावना अस्तित्व थे, इसलिए वे आम दिनों में यहां आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब जब उन्हें खबर मिली कि किंग्यून सेट के एक थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल मैडर को लाल सागर के खंडहरों में ले गया है, तो वे तुरंत वहां पहुंचे क्योंकि वे किंग्यून की मौजूदगी में मास्टर फैन हान को मारना चाहते थे। मुझे बहुत उत्सुकता है, आप सब बिना किसी आवाज के यहां कैसे पहुंच गए? मास्टर फैन हान ने आसमान में बिना किसी नुकसान के सेट की बड़ी टुकड़ी को देखते हुए गंभीर भाव से कहा। ये कुछ घुसपैठ ही असल में बिना किसी आवाज के किंग्यून सेट में घुसने में कामयाब रहे, जिससे वह अंदर से बहुत हैरान हो गया। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी मौत का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे मरे हुए परिवार के सदस्यों के लिए अपनी जान दे दो। जख्मी आदमी ने जोर से चीख मारी और उसके शरीर से जानलेवा हमला हुआ। उसके पीछे काले कपड़ों में खड़े कुछ लोग तुरंत ही दूसरी तरह की चीजों में बदल गए और मास्टर फैन हान को बीच में घेर लिया। मास्टर फैन हान ने अपने आसपास खड़े कुछ लोगों को देखा, उनका चेहरा उतर गया। उस समय ये बुरा आदमी तुम शैतानों को पूरी तरह से मार सकता था जो दुनिया में तबाही मचाते थे, और मैं आज भी वही कर सकता हूं। बूम! मास्टर फैन हान से अचानक एक बहुत शक्तिशाली आभा निकली और उस भयानक ताकत ने 3 क्यूईसी रेल पावर हाउस को सीधे पीछे धकेल दिया, जिससे थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल की चौथी लेयर पर उनकी साधना पूरी तरह से दिखाई दी। चलो भी, इस समय मास्टर फैन हान बहुत ही भयानक तरीके से मारने का इरादा दिखा रहे थे और तुरंत उन सभी पर हमला कर दिया। उसका शरीर एक परछाई में बदल गया और वहीं से गायब हो गया। ठंडा चांद। मास्टर फैन हान जोर से चिल्लाए और उनके हाथों से एक चमकता हुआ चांद निकला जो बहुत तेजी से घूम रहा था और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। इस तरह की घेराबंदी का सामना करते हुए मास्टर फैन हान जानते थे कि वह बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते और उन्हें अपने दुश्मनों को तेजी से हराकर बढ़त हासिल करने के लिए पहले हमला करना होगा। कोल्ड मून से लॉक हुए पीक्यूसी रियल एक्सपर्ट का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया क्योंकि हम सीधे उसे मार सकता था। ब्लड स्पिरिट्स। ठीक इसी समय दूसरी तरफ का घायल आदमी अपने साथी को अपनी आंखों से मरते हुए नहीं देख सका और उसके शरीर से एक खून जैसा लाल भूत तुरंत बाहर निकल आया। स्विश! एक ठंडी चमक गुजरी और उस ब्लड स्पिरिट ने एक बुरी चीख मारी और वह वहीं मर गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसने उसकी रियल पावर हाउस के लिए इस जानलेवा वार को रोक दिया। थंडर ट्रिब्यूलेशन की चौथी लेयर। ऐसा लगता है कि आपने इन सालों में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन हम बहुत पहले से तैयार थे। मास्टर फैन हान से निकलती आभा को महसूस करते हुए स्कारलेट मैन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया और फिर उसने ताना मारते हुए कहा। उसके पास सिर्फ थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल की दूसरी लेयर की कल्टीवेशन थी, इसलिए वह जाहिर है कि मास्टर फैन हान का दुश्मन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी, नहीं तो वे जल्दबाजी में यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। रक्त हत्या सरनी। जब स्कारलेट मैन ने जोर से चिल्लाया तो उसके शरीर से दर्जनों खून जैसे लाल भूत बाहर निकल आए और बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया। एक पल में पूरा आंगन हर जगह ब्लड स्पिरिट से भर गया, जिससे बहुत ज्यादा खूनी ची निकल रही थी। खुला। स्कारलेट मैन ने एक ताबीज की सील निकाली और उसमें स्पिरिचुअल पावर डाली। उन सैकड़ों ब्लड स्पिरिट्स के शरीर से तुरंत खूनी ची निकली जो फिर आपस में मिलकर एक चीज बन गई। इस समय स्कारलेट और दूसरों की शक्तियां इन ब्लड स्पिरिट्स के साथ शेयर की जा सकती थी। मास्टर फैन हान ने जिस पर भी हमला किया वे तुरंत दूसरों को, जिसमें ब्लड स्पिरिट्स भी शामिल हैं, पावर ट्रांसफर कर सकते थे। असल में इतनी बड़ी टीम बनने के लिए तुम सब ब्लड गॉड सेट में शामिल हो गए हो। मास्टर फैन हान के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। शुरू में उन्हें अकेले 5 दुश्मनों से लड़ने का भरोसा था, लेकिन जैसे ही यह ब्लड किलिंग एरे सामने आया उनका दिल बैठ गया। ब्लड किलिंग एरे एक बहुत ही खतरनाक किलिंग एरे था और इस सीन में हर ब्लड स्पिरिट असल में एक जीवित प्राणी था, सिवाय इसके कि उन्हें उनके द्वारा इस रूप में रिफाइन किया गया था।
बुरा नहीं है, अगर दिव्य संप्रदाय मुझे साधना नहीं दे रहा होता तो मुझे बदला लेने का मौका कैसे मिलता। ब्लड स्पिरिट्स मार डालो। इस पर स्कारलेट मैन जोर से हंसा। अब जब मास्टर फैन हान ब्लड स्पिरिट से घिरा हुआ था तो उसके लिए बच निकलना पूरी तरह से नामुमकिन था। मास्टर फैन हान ने अपनी दाहिनी मुट्ठी में एक भयानक ताकत इकट्ठा की और सीधे उसे ब्लड स्पिरिट की ओर मारा। उस ब्लड स्पिरिट ने भी सीधे अपनी मुट्ठी उठाई मास्टर फैन हान के साथ सीधा वार करने के इरादे से। जब उसका मुक्का ब्लड स्पिरिट पर पड़ा तो अखाड़े में मौजूद सैकड़ों ब्लड स्पिरिट से खून जैसी लाल रोशनी निकली। बूम! मास्टर फैन हान एक मुक्के से सीधे उड़ गए। पफ! मास्टर फैन हान ने मुंह भर खून थूका, उसकी आभा मुरझा गई। पिता! घर के अंदर मौजूद लिंग इस समय खुद को रोक नहीं पाए, वह सीधे बाहर निकली और जल्दी से अपने पिता को उठाने में मदद की। तुम बाहर क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें कमरे में रहने के लिए नहीं कहा था? मास्टर फैन हान का चेहरा एकदम बदल गया जब उन्होंने लिंग को बाहर आते देखा। तसक तसक! मास्टर फैन हान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी बेटी इतनी शानदार नेशनल ब्यूटी के साथ पैदा होगी। भाइयों को बाद में ट्रीट मिलेगी। जब दूसरे मास्क वाले आदमी ने लिंग का चेहरा देखा तो उसकी आंखों में एक गंदी और बुरी चमक आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खांसी खांसी। ये शब्द सुनकर मास्टर फैन हान तुरंत गुस्सा हो गए और उनके मुंह के कोने से एक बार फिर खून की धार बहने लगी। ब्लड स्पिरिट के साथ पहले हुए उस आमने-सामने के मुक्के से उसके शरीर के अंदरूनी अंगों में काफी गंभीर चोटें आई थी। इस समय लिंगर का रंग पीला पड़ गया था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, इतने समय बाद भी कोई भी आदमी दौड़कर यहाँ क्यों नहीं आया? फैंग एक्सयू हॉल के बाहर खाली रास्ते को देखकर उसके दिल में एक ठंडक दौड़ गई। मास्टर फैन हान का एक्सप्रेशन भी बहुत भारी था। फैंग एक्सयू हॉल से निकली एनर्जी के उतार-चढ़ाव को लॉजिकली सेट एल्डर्स को महसूस होना चाहिए था, फिर भी अब तक कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया था। ये गहराई से सोचने लायक बात थी, लेकिन इस समय उसके पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। लिंगर, तुम्हें जल्दी जाना होगा, ये पिता उन्हें रोक लेगा। मास्टर फैन हान के चेहरे पर एक पक्का इरादा था जब उन्होंने एक हाथ से लिंगर को दूर धकेला और चाहते थे कि वह जल्दी से यहाँ से चली जाए। जिंदा रहना चाहते हो? भाइयों को खुश करने के बाद हम तुम्हें गुलाम बनाने के बारे में सोच सकते हैं। दागदार आदमी ने अपनी लाल जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। जाहिर है वह इतनी सुंदर लड़की को जाने नहीं देगा, खासकर इसलिए क्योंकि वह उसकी दुश्मन की बेटी थी। वह उसे गुलाम बनाकर दिन रात उसके साथ खेलना चाहता था। लिंगर, अब से जब ये पिता तुम्हारे साथ नहीं होगा तो तुम्हें और याने को अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। मास्टर फैन हान की नजरें झुक गईं और उन्होंने कीलों पर्वत की ओर देखा जैसे वे आखिरी विदाई के निर्देश दे रहे हों। इसके तुरंत बाद उसने अपनी उंगली बढ़ाकर अपनी भौहों के बीच में दबाई और उसकी आंखें अचानक खून जैसी लाल हो गईं। बूम! इस समय मास्टर फैन हान के शरीर पर शक्ति बहुत ही भयानक गति से लगातार बढ़ रही थी और जल्द ही वह बेड़ियों को तोड़कर थंडर ट्रिबुलेशन रेन के 5वें स्वर तक पहुंच गई। सावधान, ये बूढ़ा आदमी मौत से पहले एक जबरदस्त जवाबी हमला करने वाला है। वह असल में अपनी दिव्य आत्मा को जला रहा है। स्कारलेट मैन का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया और वह चौकन्ना होने लगा। बाकी बचे मास्क वाले लोग जल्दी से दर्जनों मीटर पीछे हट गए, इस डर से कि कहीं मास्टर फैन हान अपने आखिरी जवाबी हमले में उन्हें घसीट न लें। 14 चैप्टर 14 भयानक सुनहरा हाथ पिताजी नहीं। लिंगर एक बुरी चीख के साथ रो पड़ी और ऐसा नजारा देखकर उसके चेहरे पर तुरंत निराशा के भाव आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि वह देख रही थी कि उसके पिता अपनी दिव्य आत्मा को जला रहे हैं और उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। जाना। मास्टर फैन हान ने लिंगर का कंधा पकड़ लिया, उनका शरीर चमक रहा था और वे उस जगह से गायब हो गए। वे लिंगर को इस जगह से जाने देना चाहते थे। स्कारलेट मैन और बाकी लोग जाहिर है सहमत नहीं हुए, क्योंकि ब्लड स्पिरिट्स की एक लाइन सीधे लिंगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी जो हवा में उड़ रहा था और बाकी कुछ भी एक के बाद एक लिंगर की ओर बढ़े। तुम्हारी हिम्मत! मास्टर फैन हान ने सीधे ब्लड स्पिरिट्स पर एक मुक्का मारा जिससे वह जमीन पर गिर गया और फिर कुछ और मुंह के मारे जैसे कुछ लोग उड़ गए। लेकिन अगले ही पल एक चीख सुनाई दी। एक नकाबपोश आदमी ने असल में लिंगर को पकड़ लिया था। लिंगर का शरीर तुरंत मास्टर फैन हान की पकड़ से फिसल गया जिससे उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। अगर तुम अपनी दिव्य आत्मा को जला भी दो तो क्या? इस ब्लड किलिंग फॉर्मेशन के आशीर्वाद से तुम मेरे विरोधी नहीं हो। कुछ लोग वॉइड रेल में खड़े होकर जोर-जोर से हंसने लगे। सुंदर, इस बूढ़े को मारने के बाद मैं तुम्हें खूब प्यार करूंगा। नकाबपोश आदमी की आंखों में वासना की चमक साफ दिख रही थी। इस समय लिंगर का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये सोचकर कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा, उसका दिल बहुत ज्यादा डर से भर गया था। नकाबपोश आदमी ने लिंगर के लेवल की तरफ देखने के लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। वह ये देखना चाहता था कि जब मास्टर फैन हान जिंदा थे तब वह अपनी बेटी के साथ ट्रिक कर रहा था। जानवर, तुम्हारी हिम्मत! इस समय मास्टर फैन हान का एक्सप्रेशन बहुत गुस्से वाला था और जैसे ही वह सीधे मास्क वाले आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसकी आंखों में मारने का इरादा आसमान छू गया। लेकिन ब्लड स्पिरिट्स की लड़ियों ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया, जिससे वह लगातार जंगली दहाड़े मारने लगा। छोटी सुंदरी, देखते हैं तुम्हें कौन बचा सकता है। जैसे ही मास्क वाले आदमी की हथेली लिंगर के लेवल तक पहुंचने वाली थी, लेकिन अभी इसी समय हम टिल्डे आसमान की छत अचानक कांपने लगी और आसमान से एक बहुत डरावना सुनहरा बड़ा हाथ अविश्वसनीय तेजी से उतरा और सीधे नकाबपोश आदमी को एक ही मुट्ठी में पकड़ लिया। टकराना। सुनहरे रंग का विशाल हाथ अचानक से भींच गया और मास्क वाले आदमी को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह सीधे खून की धुंध के गोले में बदल गया। कौन है भाई? इतने डरावने सीन को देखकर उस घायल आदमी और दूसरों के रोंगटे खड़े हो गए और वे बहुत घबराकर इधर-उधर देखने लगे। मास्टर फैन हान ने भी इस समय कत्लेआम रोक दिया और हैरानी से उस जगह की ओर देखने लगे जहां लिंगर था। वॉइड रेल में अचानक एक आकृति दिखाई दी, किसी को पता नहीं चला कि वह कैसे आई, जैसे कि वह शुरू से यहीं खड़ी थी। वह वॉइड रेल में बिना किसी हलचल के चुपचाप खड़ा था, फिर भी उसे एक ऐसा ऑरा निकल रहा था जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए। इस व्यक्ति का पूरा शरीर ग्रे सफेद धुंध की एक परत में ढका हुआ था, जिससे उसके चेहरे के हाव-भाव साफ-साफ देखना नामुमकिन था। कोई सिर्फ ये देख सकता था कि उसने एक आम कीजियन सेक्ट डिसाइपल की पोशाक पहनी हुई थी। हाँ, जो आदमी आया था वह कोई और नहीं बल्कि यान बेई था, जो नींद से जागने के बाद दौड़कर आया था। तुम बनने के लायक हो। यान बेई ने मैदान में बचे हुए 4 नकाबपोश लोगों को उदास नजरों से देखा और मास्टर फैन हान की अभी की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। पूज्य गुरु ने तो अपनी दिव्य आत्मा जला दी थी, अगर वह समय पर नहीं पहुंचता तो लिंगर को भी बेइज्जत होना पड़ता। ये लोग मरने के लायक हैं। उसने सीधे अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और वह सुनहरा विशाल हाथ एक बार फिर प्रकट हुआ, जो सीधे जमीन की ओर जोर से टकराया। बूम! आसमान हिला देने वाले और धरती हिला देने वाले भयानक धमाके के बाद जमीन पर एक बहुत बड़ा तार का निशान असल में दिखाई दिया और वे सभी ब्लड स्पिरिट्स से एक तार के पेड़ के नीचे खत्म हो गए। ब्लड स्पिरिट्स जिनके खिलाफ मास्टर फैन हान कुछ नहीं कर सके, यान बेई की एक हथेली का भी सामना नहीं कर पाए। थैंक यू सीनियर। मास्टर फैन हान ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और यान बेई की ओर झुके। उस हथेली की जबरदस्त रफ्तार ने उन्हें भी डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। उसी समय उसने वॉइड रेल में यान बेई को भी हैरानी से देखा। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि किंगडम सेक्ट में ऐसा ताकतवर एक्सपर्ट कब था। इस समय यान बेई की आवाज अजीब और भ्रामक थी, इसलिए मास्टर फैन हान उसकी पहचान नहीं पहचान पाए। इस पल पफत ध्वनि के साथ स्कारलेट मैन के नेतृत्व में कई नकाबपोश लोगों ने एक साथ गहरे लाल रंग का खून उगला। यान बेई की हथेली ने हालांकि ब्लड स्पिरिट्स को नष्ट कर दिया था, उनके ओरिजिन को नुकसान पहुंचाया था। सीनियर, हम ब्लड गॉड सेक्ट की लॉ एनफोर्समेंट टीम है। हम सीनियर से रहम करने और हमें जाने देने की रिक्वेस्ट करते हैं। स्कारलेट मैन नीचे गिर गया और सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और यान बेई से रहम की भीख मांगने लगा। ये रहस्यमय एक्सपर्ट बहुत डरावना था, जिसकी वजह से उसके दिल में जरा भी विरोध नहीं था और वह बस यही दुआ कर सकता था कि ब्लड गॉड सेक्ट की रेपुटेशन दूसरी पार्टी को सावधान कर दे। ब्लड गॉड सेक्ट। यान बेई की नजरें शक से भरी थी, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। हाँ सीनियर, ये ब्लड गॉड सेक्ट है। हम सीनियर से ये भी कहते हैं कि सेक्ट के फेस के लिए हमें छोड़ दें। दागदार आदमी का चेहरा बहुत खुश हो गया। ऐसा लग रहा था कि ब्लड गॉड सेक्ट की रेपुटेशन ने पहले ही दूसरी पार्टी को दबा दिया था। इस समय मास्टर फैन हान का चेहरा बदल गया। इन कुछ लोगों को बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए, नहीं तो भविष्य में बहुत सारी परेशानियां होंगी। लेकिन आखिर में उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। आखिर इस रहस्यमय एक्सपर्ट का उनसे कोई लेना देना नहीं था और उनकी बेटी को बचाने के लिए आना ही उनकी बड़ी बात मानी जा सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह दागदार आदमी खुश होता, एक बेपरवाह आवाज आई। ब्लड गॉड सेक्ट, ये कैसी बकवास बात है। यान बेई ने ठंडी सांस ली। वह धमकियों के कारण इन कुछ लोगों को जाने नहीं दे रहा था। पूज्य मास्टर और लिंगर ही इस दुनिया में उसके बचे हुए रिश्तेदार थे।
उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करके बचने का कोई चांस कैसे हो सकता था? मरना। यान बेई ने सीधे अपनी उंगली आगे बढ़ाई और उसकी उंगलियों से एक अनोखी और डरावनी ताकत तुरंत निकल पड़ी। वूश वूश, रोशनी की कई किरणें तुरंत निशान वाले आदमी और दूसरों को भेदती हुई सीधे उन्हें वॉइड रेल में मार गिराती हैं और वे सीधे खून की धुंध के गोले में फंस जाते हैं। खून की धुंध से एक खून जैसा लाल ताबीज जैसा सील उड़कर बाहर आया जो वॉइड रेल में ऊपर नीचे तैर रहा था। यान बेई की हथेली के इशारे पर वह उसके हाथ में आ गिरा। ऐसा नजारा देखकर मास्टर फैन हान मुंह में लार टपकाए बिना नहीं रह सके। कितना डरावना तरीका है, एक ही सांस में उसके सारे दुश्मन मारे गए। थैंक यू सीनियर, हमें बचाने के लिए आगे आने के लिए। मास्टर फैन हान ने अपने शरीर के अंदर लगी चोटों को सहा और यान बेई की तरफ झुककर प्रणाम किया। यान बेई जल्दी से एक तरफ मुड़ गया, इस धनुष से बचता हुआ। मास्टर फैन हान से धनुष मिलने से उसकी जिंदगी छोटी हो जाएगी। उसने एक बार फिर अपनी उंगली आगे बढ़ाई और वॉइड रेल की ओर इशारा किया और सुनहरी एनर्जी की एक धार तेजी से मास्टर फैन हान की ओर बढ़ी। मास्टर फैन हान के हाव भाव बदल गए लेकिन वे फिर भी नहीं हिले। इस रहस्यमय व्यक्ति की भयानक ताकत के सामने विरोध करना भी बेकार होगा। अगले ही पल उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव आ गया। जिस दिव्य आत्मा को उसने अभी जलाया था वह असल में इस समय शांति में लौट आई थी। वह अपने मेरिडियंस में एक बहुत ही कोमल और शक्तिशाली एनर्जी को घूमते हुए महसूस कर सकता था जो उसके घायल मेरिडियंस को एक एक करके ठीक कर रही थी। ये यान बेई के केस इंडेस्ट्रक्टिबल स्क्रिप्चर का कमाल था। जब तक एक भी सांस बची रहती कोई ठीक हो सकता था और इसे मेजर अचीवमेंट तक कल्टीवेट करने पर अगर यान बेई के पास खून की सिर्फ एक बूंद भी बची होती तो वह रिवर्ट पाने के लिए उस पर भरोसा कर सकता था। अभी वह सिर्फ अपनी कल्टीवेशन टेक्निक चला रहा था। मास्टर फैन हान के शरीर में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति भेज रहा था ताकि उनकी चोटें तेजी से ठीक हो सके। लिंगर यान बेई से थोड़ी दूर खड़ी थी और अपने सामने खड़े रहस्यमय आदमी को अपनी खूबसूरत आंखों से देख रही थी जिनसे तेज रोशनी निकल रही थी। ये पहली बार था जब उसने इतनी ताकतवर चीज देखी थी और उसने जिंदगी और मौत के इस अहम पल में उसे विलेन के हाथों से बचाया था। इस पल तक आसमान से अभी उतरते उस सुनहरे बड़े हाथ के जालिम रूप के बारे में सोचकर लिंगर का कोमल दिल एक छोटे हिरन की तरह जोर-जोर से धड़क रहा था। यान बेई के दिव्य विचार आसपास के इलाके की जांच करने के लिए फैल गए और उन्हें इन लोगों का कोई साथी नहीं मिला, जिसके बाद वह तुरंत रोशनी की एक धारा में बदल गए और घटनास्थल से गायब हो गए। वह पक्का इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। लिंगर और मास्टर फैन हान दोनों ही उसे बहुत जानते थे। अगर गलती से उसकी पहचान पता चल जाती तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता। 15 चैप्टर 15 रहस्यमय बेजोड़ जीनियस उपकारी। मास्टर फैन हान ने पीछे हटती हुई आकृति की ओर चिल्लाया जो रोशनी की धारा में बदल गई थी। हालांकि यान बेई का रुकने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था और पलक झपकते ही उसने घोस्ट शैडो ट्रेसलेस का इस्तेमाल किया और गायब हो गया। पापा, ये सीनियर कौन है? लिंगर भी अपने पिता को सहारा देने के लिए उनके पास लौट आई। जाते हुए पिता को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। मास्टर फैन हान को आखिरकार इस समय होश आया और उन्हें उस रहस्यमय व्यक्ति का दिखना याद आया। उसे अचानक उस रहस्यमय व्यक्ति का ख्याल आया जिसने एक महीने पहले लिंगफैन को हराया था। ये काफी हद तक वैसा ही था जैसा लिंगफैन ने उस समय बताया था। चेहरा धुंधला था, मानो भूरी सफेद धुंध की परत से ढका हो और उसने किंगडम संप्रदाय के शिष्य की साधारण पोशाक पहनी हुई थी। वह बेमिसाल जीनियस होना चाहिए जो एक महीने पहले सेट में चर्चा का विषय था। मास्टर फैन हान ने गहरी सांस ली और दूर आसमान की ओर हैरानी से देखा। एक बेमिसाल जीनियस। लिंगर की खूबसूरत आंखें चमक उठी जिससे अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह व्यक्ति कोई बुरा राक्षस नहीं है जो अनगिनत सालों से जी रहा है, बल्कि उसके जितना ही एक युवा जीनियस है? ये सोचकर लिंगर का दिल इस रहस्यमय युवा जीनियस के लिए और भी ज्यादा तारीफ से भर गया। वह सच में उम्मीद कर रही थी कि उसे उसका असली चेहरा देखने का मौका मिलेगा। लिंगर उस उम्र में थी जब रोमांस शुरू होने वाला था और इतने ताकतवर और रहस्यमय युवा जीनियस के सामने उसका कोई मुकाबला नहीं था। कोई फिर से आ रहा है। मास्टर फैन हान को अचानक लगा कि कुछ ही दूरी से कई जानलेवा और लगातार इस जगह की ओर आ रहे हैं। उसका चेहरा तुरंत चौकन्ना हो गया। क्या अभी ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए लोग आसपास छिपे हो सकते हैं? थोड़ी देर बाद खून से लथपथ कई अधेड़ उम्र के आदमी फैंटेक्सी हॉल के अंदर उतरे। एल्डर फैन, आप कैसे हैं? खून से सने ताओवादी कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी मास्टर फैन हान के सामने आया और गंभीर भाव से बोला। ये सभी लोग किंगडम संप्रदाय के बुजुर्ग थे और मास्टर फैन हान के साथ उनके संबंध काफी अच्छे थे। इन कुछ लोगों की हालत देखकर मास्टर फैन हान का दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भी अभी एक भयंकर लड़ाई देखी है। ये ब्लड स्पिरिट सेट है जिसे मैंने तब खत्म कर दिया था। मास्टर फैन हान ने गहरी आवाज में कहा, उस जगह को देखते हुए जहां स्कार्डमैन की मौत हुई थी। ब्लड स्पिरिट सेट, उनमें से किसी ने सेट में घुसने की कितनी हिम्मत की? उस एल्डर ने गुस्से में कहा। हाँ, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मास्टर फैन हान ने शक से पूछा, ये देखकर कि कई एल्डर्स के शरीर पर खून के धब्बे थे। असल में जैसे ही फेंगशुई हॉल में लड़ाई शुरू हुई सभी एल्डर्स को इसका एहसास हो गया और वे तुरंत मदद के लिए निकल पड़े। फिर भी यहाँ आते समय वे अचानक नकाबपोश आदमियों के एक ग्रुप से टकरा गए। इन नकाबपोश आदमियों की काबिलियत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एल्डर्स से सीधे लड़ने के बजाय उन्होंने उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। कोई और रास्ता न होने पर एल्डर्स ने मास्टरमैन के इस ग्रुप के साथ आधे पौने घंटे तक लंबी लड़ाई लड़ी। फिर उनमें से कई को मार डाला और फिर मदद के लिए जल्दी से वहां पहुंचे। नकाबपोश आदमी, ये सुनकर मास्टर फैन हान ने धीरे से सोचा, ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए लोग अभी यही उनके साथ थे, तो ये मास्टरमैन किस तरह के ग्रुप के थे? इसके अलावा ब्लड स्पिरिट सेट के ये लोग चुपचाप किंगडम सेट में कैसे घुस गए? और नकाबपोश लोगों का वह ग्रुप उस रास्ते पर कैसे छिप गया जहां एल्डर्स मदद देने आए थे? मास्टर फैन हान इन सवालों के बारे में जितना सोचते गए वे उतने ही ज्यादा डर गए। सेट में कोई तो असल में उन्हें मारना चाहता था। उसने आसपास के बुजुर्गों को देखा, फिर मन ही मन सिर हिलाया। उन्हें कोई पुरानी शिकायत या हाल की दुश्मनी नहीं थी, उनके पास उसे नुकसान पहुंचाने का कोई कारण ही नहीं था। ओल्ड मैन फैन, तुम सच में कमाल के हो। तुमने असल में अकेले ही ब्लड स्पिरिट सेट के इन सभी लोगों को खत्म कर दिया। मुझे लगा कि उनमें थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में एक से ज्यादा पावर हाउस थे। एक एल्डर जिसका मास्टर फैन हान के साथ अच्छा रिश्ता था उस जगह को घूर रहा था जहां यान बेई ने अभी बड़ा सा हाथ का निशान बनाया था और हैरानी से जी चक्कर रहा था। इस समय बाकी एल्डर्स की नजरें भी वहां थी। अभी हुए भयानक एनर्जी उतार चढ़ाव ने उन्हें बहुत ज्यादा डर से भर दिया था। अब इस डरावने हथेली के निशान को देखकर वे और भी हैरान हो गए। क्या यह ऐसा सीन था जिसे इंसानी ताकत बना सकती थी? तुम लोग मुझे बहुत ज्यादा समझते हो। मुझ में इतनी डरावनी ताकत नहीं है। अगर किसी ने एक मदद करने वाले की मदद न होती तो मैं बहुत पहले ही तलवार के नीचे भूत बन चुका होता। मास्टर फैन हान ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। अगर उनके पास इतनी ताकत होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये काम उसने नहीं किए। किसी नेक दानी से मदद। सभी बड़े बुजुर्ग थोड़े हैरान रह गए। क्या आप सबको अभी भी वह बेमिसाल जीनियस याद है जिसने एक महीने पहले लिंगफैन को हराया था? मास्टर फैन हान की आवाज थोड़ी अजीब तरह से बोलते हुए सख्त हो गई। बेशक हमें याद है। क्या ये बात उस बुरे आदमी लिंगफैन ने नहीं बनाई थी? लिंगफैन की बात सुनकर वहां मौजूद बड़े बुजुर्ग गुस्से से भर गए। शायद वह बकवास नहीं कर रहा था। मास्टर फैन हान मुस्कुराए और इस समय अपना सिर हिलाया। बकवास नहीं कर रहे। ओल्ड मैन फैन, तुम्हारा मतलब है क्या सच में हमारे सेट में कोई बेमिसाल जीनियस है? इस समय बड़ों की आंखें चमक उठी और वे मास्टर फैन हान को घूर रहे थे। मास्टर फैन हान मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस समय एल्डर्स ने ठंडी सांस ली। तुम्हारा मतलब है कि उसने इन सभी लोगों को मार डाला? ये कैसे हो सकता है? लिंगफैन सिर्फ क्यूईसी रेल में है, जबकि मुझे लग रहा है कि ये लोग पक्के तौर पर थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में है। भले ही सेट में कोई जीनियस डिसाइपल हो, फिर भी वह थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल का मुकाबला कैसे कर सकता है? बुजुर्गों के ग्रुप को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। क्या सेट में कोई जीनियस डिसाइपल है जो थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल में पावर हाउस को मार सकता है? ये थोड़ा ज्यादा सही होगा अगर आप उन्हें बताएं कि एक सुअर पेड़ पर चढ़ सकता है। अंकल ली, पापा ने जो कहा वह सच है। अभी आए उस बेमिसाल जीनियस ने सिर्फ एक उंगली से उन सबको खून के धुएं में बदल दिया। इस समय बगल में बैठी लिंगर भी वहां आई और जब उसे उस समय का सीन याद आया तो वह बहुत हैरान हुई। लिंगर की बात सुनकर वहां मौजूद बुजुर्ग चुप हो गए। अगर मास्टर फैन हान सिर्फ बकवास कर रहे होते तो एक बात होती, लेकिन लिंगर एक ऐसी लड़की थी जिसे उन्होंने बड़ा होते देखा था और वह झूठ नहीं बोलेगी। हमें अभी भी इस मामले के बारे में सेट मास्टर को जल्दी से बताना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या फैसला लेते हैं। मास्टर फैन हान ने प्रस्ताव रखा और अलग-अलग बड़ों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। जल्द ही मास्टर फैन हान के हाथ से एक ट्रांसमिशन ताबीज उड़ गया और फिर वॉइड रेल में फिसल कर गायब हो गया।
लेकिन ट्रांसमिशन ताबीज के अंदर के कंटेंट के बारे में सोचते हुए मास्टर फैन हान के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान आ गई। मुझे सच में नहीं पता कि लेटर का कंटेंट देखने के बाद सेक्ट मास्टर और ग्रैंड एल्डर के मन में क्या ख्याल आएंगे। इस बीच दूसरी तरफ यान बे पहले ही गुफा में लौट चुकी थी। मेरी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए थी, है ना? यान बे को अभी अभी जो कुछ हुआ था वह सब याद आ गया। ये पक्का करने के बाद कि उसने कोई कमी तो नहीं छोड़ी, उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, अपना सिर नीचे किया और सोता रहा। वह पक्का अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था। आखिर उसे लगता था कि उसकी अभी की ताकत अभी भी बहुत कम है। किसी छोटे मोटे आदमी को पीटने के लिए भी उसे खुद एक्शन लेना पड़ता था। उसे लगा कि कम से कम जब उसका एक विचार इन सभी लोगों को खत्म कर देगा तब इस कल्टिवेट दुनिया में उसके पास खुद को बचाने की थोड़ी ताकत होगी। 16 चैप्टर 16 ब्रेक थ्रू नेसेंट सोल रेल्म अगले दिन होस्ट को सफल चेक इन के लिए बधाई। इनाम 100 साल की खेती अवशोषित करना। यान बे पालती मारकर बैठ गई और सिस्टम से मिले 100 साल की साधना को जल्दी से आत्मसात कर लिया। उसका ऑरा भी लगातार डरावना होता गया। बूम, कीलो माउंटेन के ऊपर आसमान में बिजली चमकी और यान बे आखिरकार जंजीरों को तोड़कर प्राइमोरियल स्पिरिट रेल तक पहुंच गई। यान बे ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी चेतना के सागर के अंदर अब एक सुनहरी छोटी आकृति दिखाई दी थी। यह प्राइमोरियल स्पिरिट रेल तक पहुंचने का अजूबा था। उनकी दिव्य आत्मा शक्ति एक प्राइमोरियल स्पिरिट स्पिरिचुअल बॉडी में मिल सकती थी। इस प्राइमोरियल स्पिरिट स्पिरिचुअल बॉडी के साथ वह मेंटल एनर्जी की प्रैक्टिस कर सकता था और मुश्किल समय में दुश्मनों को मारने में मदद के लिए इसे बुला सकता था। लेकिन इस तरह की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस शायद ही कोई करता था। आखिर भले ही प्राइमोरियल स्पिरिट की स्पिरिचुअल शरीर में जबरदस्त अटैक करने की ताकत थी, लेकिन वह बहुत नाजुक था। जरा सी भी चोट मेन शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। इस समय यान बे की चेतना के सागर में सुनहरी छोटी आकृति उसके सिर के ऊपर दिखाई दी। ये सुनहरी छोटी मूर्ति यान बे जैसी ही दिखती थी, बस थोड़ी बहुत छोटी थी। कीलो माउंटेन के चारों ओर उड़ने के बाद यह एक बार फिर यान बे की चेतना के सागर में लौट आई। प्राइमोरियल स्पिरिट के अपनी जगह पर लौटने के बाद यान बे का ऑरा और भी ज्यादा गहरा होता गया। उसने जो ऑरा अनजाने में फैलाया उससे आसपास के पत्थर लगातार कांपने लगे। क्या यह आदिम आत्मा क्षेत्र है? यान बे ने बासी हवा की सांस छोड़ी और खुद से बुदबुदाया। उनकी प्राइमोरियल स्पिरिट अभी भी ज्यादा देर तक बाहर नहीं घूम सकती थी। उनकी डिवाइन सोल पावर की खपत बहुत ज्यादा थी। अगर वह चाहता था कि प्राइमोरियल स्पिरिट लंबे समय तक बाहर रहे तो उसे डर था कि उसे ऊंचे लेवल के डिवाइन पैलेस रेम तक पहुंचना होगा। लेकिन यान बे के लिए इनमें से कोई भी बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हालांकि प्राइमोरियल स्पिरिट की शक्ति अच्छी थी, लेकिन उसने इसे बाहर यूं ही जाहिर करने की हिम्मत नहीं की, वरना उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। अब वह किंगडम संप्रदाय का सबसे ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन यान बे जानती थी कि यह अभी भी काफी नहीं था। इसलिए थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के बाद वह सोने के लिए पुआल की चटाई पर वापस लेट गया और अपने तेज गर्म दिल को जबरदस्ती दबा लिया। एक ही समय पर किंगडम संप्रदाय से अनगिनत दूरी पर एक समुद्र में नीली लहरों के ऊपर सियान रंग का दाववादी चोगा पहने एक आदमी खड़ा था और उसके बगल में भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी था। वे कोई और नहीं बल्कि किंगडम और ग्रैंड एल्डर थे, जो मौके पाने के लिए लाल सागर के खंडहरों में गए थे। फुश फुश, इसी समय एक चमकता हुआ ताबीज उन दोनों के सामने आ गिरा। बड़े बुजुर्ग ने अपनी हथेली खोली और ताबीज तुरंत उनके हाथ में आ गया। आखिर हुआ क्या? उन्होंने असल में एक ट्रांसमिशन लाइट ताबीज का इस्तेमाल किया। जैसे ही किंगडम ने ट्रांसमिशन लाइट ताबीज देखा, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा भारी हो गया। उनके सेट में ट्रांसमिशन लाइट के ताबीज बहुत कम थे और उनका इस्तेमाल आम कामों के लिए नहीं किया जाता था, इसलिए सेट के अंदर जरूर कुछ बड़ा हुआ होगा। काफी समय बाद सेट पर हमला हुआ है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा बहुत बदसूरत था। क्या? किंगडम की नजरें हिल गईं और वह तुरंत गुस्से में आ गया। धरती पर कौन बदमाश हमारे किंगडम संप्रदाय को नाराज करने की हिम्मत करता है? किंगडम से एक बहुत ही शक्तिशाली आभा निकली। इस समय वह असल में थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल के 9वें लेवल तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि लाल सागर के खंडहरों की इस यात्रा से उन्हें काफी फायदा हुआ। कल रात सेट पर हमला हुआ। ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए सदस्यों ने ही सेट में घुसने के लिए कत्लेआम किया। ग्रैंड एल्डर ने गहरी आवाज में कहा। उन्होंने अभी तक अंदर की पूरी बातें पूरी नहीं पड़ी थी। ब्लड स्पिरिट सेट, बेशक उसने इसके बारे में सुना था। जब मास्टर फैन हान और वह साथ में शराब पीते थे तो उसने अपने इस शानदार काम का जिक्र एक से ज्यादा बार किया था। फिर भी उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह पहले से ही नष्ट हो चुका ब्लड स्पिरिट सेट असल में उसके ही सेट पर हमला करेगा। जैसे ही किंगडम गुस्से में आने वाला था, लेकिन सेट मास्टर को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेट के शिष्यों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्लड स्पिरिट सेट के वे लोग एल्डर फैन हान को टारगेट कर रहे थे। ये सुनकर किंगडम का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। मास्टर फैन हान के पीछे जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मास्टर फैन हान के पास थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल के चौथे लेवल की ताकत थी। क्या उनके पीछे जाना पक्का मौत को बुलावा देना नहीं था? जाने से पहले किंगडम के दिल में बार-बार चिंता हो रही थी। उसे डर था कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा, दूसरे ग्रुप उसके अपने सेट को खत्म कर देंगे। तो फिर एल्डर फैन हान की तरफ से हालात कैसे हैं? कितने लोग मारे गए? किंगडम के मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। उसके हिसाब से क्या मास्टर फैन हान के पीछे पड़े ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए सदस्य अपनी मौत नहीं मान रहे होंगे? उसने पहले ही सोच लिया था कि सेट में लौटने के बाद मास्टर फैन हान उसके सामने शेखी बघारेंगे। सेट मास्टर, ब्लड स्पिरिट सेट के बचे हुए लोगों में कई थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल पावर हाउस हैं। एल्डर फैन हान का कोई मुकाबला नहीं था और उन्होंने अपनी डिवाइन सोल पावर को जगाया। ग्रैंड एल्डर जितना ज्यादा पढ़ते गए, वे उतने ही ज्यादा घबरा गए। उन्होंने अपनी दिव्य आत्मा को जगाया कि कोई आम इंसान करने की हिम्मत नहीं करता था। इससे पता चलता था कि उस समय लड़ाई का माहौल कितना भयानक था। किंगडम के उठे हुए मुंह के कोने तुरंत सख्त हो गए। एक से ज्यादा थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल पावर हाउस। किंगडम का चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसका दिल ऐसे जकड़ा हुआ था जैसे किसी अदृश्य विशाल हाथ ने उसे जकड़ रखा हो। मास्टर फैन हान उसके करीबी दोस्त थे। अगर मास्टर फैन हान की मौत हो जाती तो किंगडम को जरूर ऐसा लगता जैसे उसने कोई अंक खो दिया हो। जैसे ही वह फिर से गुस्सा होने वाला था, ग्रैंड एल्डर ने उसे बीच में रोकने के लिए एक बार फिर बात की। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक अजीब आदमी मदद के लिए आगे आया। एल्डर फैन हान को कोई बड़ी परेशानी नहीं है और ब्लड स्पिरिट सेट के सभी बचे हुए लोगों को उस अजीब आदमी ने वहीं दबा दिया और मार डाला। बड़े बुजुर्ग ने अपने माथे से पसीने की बूंदें पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया और रोशनी वाले ताबीज में लिखी चीजें पढ़ना जारी रखा। किंगडम इस समय पूरी तरह से हैरान था, न इसलिए कि मास्टर फैन हान ठीक थे, न ही उस रहस्यमयी व्यक्ति की वजह से। तुम कमीने, क्या तुम इसे एक बार में खत्म नहीं कर सकते? किंगडम अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने सीधे ग्रैंड एल्डर के हाथ से लाइट वाला ताबीज छीन लिया और उसके अंदर के सामान को खुद जांचा। फिर भी जितना ज्यादा वह पढ़ता गया, उसकी भौहें उतनी ही गहरी होती गई। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जो कुछ हुआ उसके लिए ग्रैंड एल्डर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जिस आदमी ने ये लाइट वाला ताबीज दिया था उसने असल में ताबीज में एक ही बात को कई पैराग्राफ में लिखा था। किंगडम ने धैर्य के साथ लाइट ताबीज के अंदर की चीजों को देखना जारी रखा। जैसे जैसे वह नीचे की ओर पड़ता गया, उसका एक्सप्रेशन भी रंगीन होता गया। धीरे धीरे शुरुआती चिंता से गंभीरता में बदलता गया और आखिर में सीधे शौक में बदल गया। काफी समय बाद एक बेमिसाल जीनियस किंगडम और ग्रैंड एल्डर ने एक साथ कहा। एक दूसरे को देखते हुए दोनों एक दूसरे की आंखों में हैरानी देख सकते थे। लिंक फैन ने सच में झूठ नहीं बोला था। किंगडम संप्रदाय में सच में एक बेमिसाल जीनियस उभरा था और कल रात उन्होंने एक बार फिर किंगडम संप्रदाय को संकट से निकालने में मदद करने के लिए एक कदम उठाया। किंगडम और ग्रैंड एल्डर जैसे लोग भी इस लाइट ताबीज का कंटेंट पढ़कर अपने दिल की धड़कनें बढ़ाए बिना नहीं रह सके। क्या उस बेमिसाल जीनियस ने असल में एक ही उंगली से कई थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल पावर हाउस को मार डाला था? एक पल के बाद किंगडम की मनस्थिति आखिरकार शांत हो गई। इस समय उसने एक बार फिर अपने हाथ में ट्रांसमिशन लाइट ताबीज को देखा। अगर मुझे पता चल गया कि यह किसने लिखा है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। किंगडम के दांत किटकिटाए और क्लिक की आवाज आई, लेकिन जब उसने भेजने वाले के नाम पर नजर डाली तो वह स्तब्ध रह गया। फैन, आखिर में एक ड्रैगन फ्लाइंग फीनिक्स डांसिंग का निशान बना था जिससे हवा अचानक शांत हो गई। असल में ये सब उस बूढ़े मास्टर फैन हान की चाल थी। इस समय किंगडम पूरी तरह से हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मास्टर फैन हान ऐसे समय में भी उसके साथ मजाक करने के मूड में होंगे। इसके तुरंत बाद किंगडम के मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यार, बस मेरे वापस आने तक इंतजार करो और मैं तुम्हें टेबल के नीचे नहीं पीऊंगा। चल दर। किंगडम ने ठंडी सांस ली और सीधे हवा में उड़ गया। सेट मास्टर, हम कहां जा रहे हैं? ग्रैंड एल्डर थोड़ा हैरान था। सेट में एक बेमिसाल जीनियस सामने आया है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं।
मैं देखना चाहता हूँ कि आप आखिर हैं कौन। किंग बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और तुरंत इस समुद्र के ऊपर गायब हो गया। 17 चैप्टर 17 असंख्य चीजों के टुकड़े मदर क्यूई कॉलड्रॉन में तेजी से बीतता गया और 7 दिन बीत गए। साउंड बैरियर टूटने की आवाज के साथ किंग आखिरकार सेट में वापस भागा। इस समय किंग सेट के अंदर हर कोई आसमान में उस आकृति को खुशी से देख रहा था। वे सभी साफ-साफ समझ सकते थे कि उनके सेट मास्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। लेकिन किंग ज्यादा देर नहीं रुका, बल्कि सीधे बिजली के बोल्ट में बदल गया और सीधे फेंगक्सी हॉल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पहुंचा, किंग ने मास्टर फैन हान को देखा, जो लंबे समय से बड़े हॉल के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रहे थे। मास्टर फैन हान को देखते ही किंग का शांत चेहरा तुरंत गुस्से में बदल गया और उसने सीधे मास्टर फैन हान का कॉलर पकड़ लिया। आपने जो ट्रांसमिशन लाइट ताबीज भेजा था, उससे मुझे लगभग हार्ट अटैक आ गया था। मास्टर फैन हान हैरान रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। ये तो उन्होंने बस ऐसे ही किया था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सच में काम करेगा। सैक मास्टर को चिढ़ाने का मौका मिलना भी उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। ठीक है सैक मास्टर, क्या आपको रेड सी रूइंस में अभी भी कुछ समय नहीं चाहिए था? आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? मास्टर फैन हान ने इस समय खुद को संभाला, अपनी मुठ्ठियां भींची और किंग से पूछा। सैक के अंदर इतनी बड़ी बात हुई तो जाहिर है मुझे वापस आकर देखना पड़ा। किंग ने गुस्से से मास्टर फैन हान को देखा। सही, क्या सच में सैक के अंदर कोई बेमिसाल जीनियस छिपा है? इस समय किंग ने बात बदल दी और शक भरे अंदाज में पूछा। वापस आते समय वह थोड़ा हैरान था। भले ही सैक के अंदर एक बेमिसाल जीनियस था, वह थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पावर हाउस का दुश्मन कैसे हो सकता है? आखिर मास्टर फैन हान भी उन बचे हुए लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। हाँ, बिल्कुल सच है। अगर उसने उस दिन कोई कदम नहीं उठाया होता, तो मुझे डर है कि लिंगर और मैं पहले ही मर चुके होते। उस रहस्यमय जीनियस का जिक्र करते हुए मास्टर फैन हान के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखे। उस समय के सीन के बारे में मास्टर फैन हान का बताया हुआ सुनकर किंग को उनके लिए पसीना आ गया। उसी समय उसका मन और भी उत्सुक हो गया कि यह रहस्यमय जीनियस शिष्य असल में कौन था। एक बेमिसाल जीनियस, मुझे देखना है कि तुम कौन हो। इस समय किंग की आंखों में तेज दिव्य प्रकाश चमक उठा और उसने मन ही मन अपने दिल में ठान लिया कि उसे इस रहस्यमय व्यक्ति को जरूर ढूंढना चाहिए। किंग पर्वत पर इस समय किसी कारण से यान बी को अचानक छींक आ गई। ये सुनकर वह मन ही मन बुदबुदाया। वह तो पहले से ही प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल में था, फिर भी उसे सर्दी कैसे लग सकती है? हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिस्टम चेक इन। यान बी ने अपनी चेतना के सागर के अंदर एक छोटी सी फैंकी को घूरते हुए कहा। जब से उन्होंने प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल में कदम रखा था, तब से वह अपनी चेतना के सागर में सिस्टम को देख पा रहे थे, जो ठीक एक छोटी फैंकी के आकार का था। होस्ट को सफल चेक इन के लिए बधाई, इनाम, सभी चीजों की मदद की हुई कड़ाही का एक टुकड़ा। जैसे ही सिस्टम की आवाज गिरी, उसके सामने एक काली काली जगह की दरार दिखाई दी। अचानक यान बी का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया, क्योंकि आसमान हिला देने वाली ताकत वाली एक डरावनी आभा लगातार उस जगह की दरार से उसकी तरफ आ रही थी। बूम, एक कांसे का टुकड़ा, जैसे कोई उल्कापिंड अंधेरे को चीर रहा हो, सीधे उस जगह की दरार से बाहर निकला। अपने सामने लटके हुए कांसे के टुकड़े को देखकर वह भी चुपके से मुंह में लार निकलने से खुद को रोक नहीं पाया। असल में ये सभी चीजों की मां की हुई कड़ाही थी। यान बी इस चीज से बहुत ज्यादा परिचित थी। यह एक मशहूर अजय दिव्य हथियार था जो अमर लोगों को भी दबा सकता था और मार सकता था। फिर इस समय ये सच में उसके हाथों में आ गया। हालांकि यह सिर्फ एक टुकड़ा है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि इसमें मौजूद भयानक शक्ति मुझे आसानी से टुकड़ों में तोड़ सकती है। यान बी ने कांसे के टुकड़े को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसमें मौजूद भयानक एनर्जी को महसूस किया और मन ही मन घबरा गई। सिर्फ एक टुकड़े में इतनी भयानक शक्ति थी, अगर वह सभी चीजों की पूरी मदद की हुई कड़ाही को ठीक कर सकता। ये सोचकर यान बी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बस इस बात की चिंता कर रहा था कि उसके पास कोई हथियार न हो और यह कांसे का टुकड़ा सबसे सही समय पर आया। सिस्टम, सभी चीजों की मदद की हुई कड़ाही को ठीक करने के लिए ठीक कितने टुकड़ों की जरूरत है? यान बी ने तुरंत अपनी चेतना के सागर में छोटी फैंकी से पूछा। सभी चीजों की मदद की हुई कड़ाही 3000 कांसे के टुकड़ों और जुबान हुआन मदद की हुई से बनी है। होस्ट को सभी चीजों की मदद की हुई कड़ाही को फिर से बनाने के लिए अभी भी 2999 कांसे के टुकड़ों और जुबान हुआन मदद की हुई की जरूरत है। छोटी फैंकी ने चेतना के सागर के अंदर यान बी को लगातार समझाया। 2999 प्लस जुबान हुआन मदद क्यों? ये बातें सुनकर यान बी ने सीधे अपनी आंखें घुमाई और लापरवाही से कांसे का टुकड़ा अपनी स्पेशल रिंग में फेंक दिया। वह इतने सारे कांसे के टुकड़े कहां से इकट्ठा करने वाला था? अरे यार, ये तो झूठी खुशी थी। चेहरे पर बिना कुछ बोले यान बी पुआल की चटाई पर लेटा रहा और आराम करने लगा। अरे नहीं, खेती करने लगा। अगले दिन आसमान थोड़ा चमकीला था। जब यान बी अभी भी नींद में सो रहा था, तो उसने गुफा के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जो शायद उसका नाम पुकार रही थी। वह हैरान था, आम दिनों में तो कोई भी कीलोंग माउंटेन पर नहीं आता था, तो फिर उसे कौन बुला रहा था? हालांकि वह सच में उठना नहीं चाहता था, फिर भी आखिर में यान बी ने हिम्मत करके अपनी रजाई उतार फेंकी और गुफा से बाहर निकल गया। यान बी, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। यान बी को बाहर आते देख कीलोंग पर्वत की रखवाली कर रहे एक शिष्य ने आखिरकार राहत की सांस ली। बड़े भाई झांक, क्या आज का खाना इतनी जल्दी आ गया? यान बी भी इस आदमी को देखकर हैरान रह गया। आसमान अभी अभी चमका था और खाना पहले ही आ गया था। वह इसे कैसे खा सकता था? नहीं नहीं यान बी, जल्दी करो और मेरे साथ सैक प्लाजा चलो। कीलोंग माउंटेन की रखवाली कर रहे शिष्य ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं सैक प्लाजा जाऊं? यान बी के चेहरे पर हैरानी थी। जल्दी करो और जाओ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे सैक के शिष्यों को जाना होगा। सीनियर ब्रदर झांग ने गंभीर भाव से कहा। आखिर हुआ क्या? यान बी पूरी तरह हैरान था। उसे भी सैक प्लाजा जाना था। सीनियर ब्रदर झांग ने दाएं बाएं देखा, फिर पास आकर फुसफुसाई। मैंने गलती से लॉर्ड डीकन को ये कहते सुना कि हमारे सैक ने एक विश्वसनीय बेमिसाल जीनियस पैदा किया है। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने एक ही नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म के एक पावर हाउस को दबा दिया और मार डाला, जिसमें बहुत ज्यादा डर था। सैक मास्टर अभी उसे हर जगह ढूंढने का ऑर्डर दे रहे हैं। ओह, एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म के पावर हाउस को दबा दिया और मार डाला। ये शब्द सुनकर यान बे के मुंह के कोने फटने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे नहीं पता था कि कौन इस तरह बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा है। अगर उसमें सच में इतनी भयानक ताकत होती, तो क्या उसे अभी यहाँ डरपोक और सावधान रहकर रहना पड़ता? तथापि उनके आखिरी कदम को कुछ ही दिन हुए थे, फिर भी सैक मास्टर किंग को खबर मिल चुकी थी और वह रेड सी के खंडहरों से वापस भी आ गए थे। ये स्पीड सच में कमाल की थी। ठीक है, जल्दी करते हैं। अगर हमारे सैक ने सच में ऐसा बेमिसाल जीनियस पैदा किया है, तो हमारा किंग सैक पूरे ईस्टर्न रीजन में मशहूर हो जाएगा। सीनियर भाई झांग ने उत्साहित होकर कहा, जैसे कि वह खुद ही वह बेमिसाल जीनियस हो। चलो ठीक है, जाओ। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए यान बे ने फिर भी पहाड़ से नीचे जाकर देखने का इरादा किया। आखिरकार अगर बाकी सब लोग चले गए और वह अकेला था जो नहीं गया, तो ये सच में बहुत ज्यादा सोच समझकर किया गया काम होगा। उसी समय यान बे को भी अपने दिल में भरोसा था कि किंग संप्रदाय के अंदर शायद कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी पहचान का पता लगा सके। वह तो बस एक साधारण शिष्य था। 18 चैप्टर 18 दुनिया में अजय होने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उन लोगों की रक्षा के लिए जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। संप्रदाय स्क्वायर। यान बे ने सीनियर भाई झांग का पीछा किया और जल्दी से यहाँ पहुंच गए। इस समय सैक स्क्वायर लोगों से भरा हुआ था। पूरे किंग सेट के कई हजार शिष्य यहाँ इकट्ठा हुए थे और शोर शराबे के बीच जोर से बातें कर रहे थे। क्या तुमने सुना? एक बेमिसाल जीनियस जो एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म एक्सपर्ट को तुरंत मार सकता है, सेट में आ गया है। एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म एक्सपर्ट को तुरंत मार डालो। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे डर है कि सिर्फ वही महान शक्तिशाली लोग होंगे जिन्होंने 4 ध्रुवों के दायरे में कदम रखा है। उनके पास ही ऐसे स्वर्ग को मात देने वाले तरीके होंगे। एक युवा जीनियस ऐसा कैसे कर सकता है? अगर सच में सेट में कोई ऐसा जीनियस है, तो मैं लेट्रिन का सारा पानी पी जाऊंगा। मैं भी। चौक में चर्चा बहुत तेज थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को सच में यकीन नहीं हुआ कि किंग सेट ने सच में एक ऐसा जीनियस बनाया है जो थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल्म एक्सपर्ट को एक नजर में ही मार सकता है। एक तरफ खड़े होकर यान बे को स्वाभाविक रूप से सुनाई दे रहा था कि वे क्या कह रहे हैं और वह केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे पाया। वरिष्ठ भाई, आप भी यहाँ हैं। इसी समय पास ही से एक प्यारी सी आवाज आई और एक जवान लड़की हाथ हिला रही थी। इस आवाज ने वहां मौजूद कई पुरुष शिष्यों का ध्यान खींचा, जिन्होंने अपना सिर घुमाकर देखा। उस लड़की की आंखें एकदम साफ थी, चमकते तारों की तरह चमकदार और साफ, और आधे चांद की तरह मुड़ी हुई, जैसे उसका रूहानी चाम उमड़ रहा हो।
हर गुस्से और मुस्कान के साथ एक नई एक्सप्रेशन अपने आप निकलता था, जिससे लोग उसकी खूबसूरत और रूहानी चमक देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पाते थे। जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि लिंग ए था। दूर से यान बेई को देखकर वह जल्दी से दौड़कर उसके पास गई। लिंग ए किंगडम संप्रदाय में भी बहुत मशहूर थी। वह एल्डर फैंग हान की इकलौती बेटी थी और अपने शानदार लुक और फिगर की वजह से वह संत क्यूमेन की तरह ही अनगिनत नौजवानों की सपनों की प्रेमिका थी। जब वह दिखाई दी तो वहां मौजूद पुरुष शिष्यों में उबाल आ गया। अपने सपनों के इंसान के इतने करीब पहुंच पाना एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उन्होंने अनगिनत बार सोचा था। यान बेई ने भी अपना सिर घुमाकर देखा। जैसे ही उसने लिंग ए को देखा, उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। जूनियर सिस्टर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। यान बेई की बात सुनकर उनके बगल में खड़े कई लोग अपनी आंखें घुमाए बिना नहीं रह सके। उनके हिसाब से यह आम और मामूली शिष्य लिंग ए जैसी स्वर्ग की पसंदीदा बेटी को कैसे जान सकता है। जैसे ही एक शिष्य यान बेई का मजाक उड़ाने और उनका मजाक उड़ाने वाला था, सीनियर ब्रदर, आप आखिरकार नीचे आ ही गए। आज रात मेरे साथ डिनर पर घर आइए और आज रात वापस मत जाना, ठीक है? लिंग तेजी से यान बेई के सामने दौड़ी। उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक से विनती की झलक दिखी। ऐसा नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से दंग रह गए। लिंग के लिए इस आम शिष्य को जानना एक बात थी, लेकिन उसने असल में उसे रात के खाने पर घर बुलाने की पहल की और उसे रात भर अपने घर पर भी रखना चाहती थी। क्या बकवास है। वहां मौजूद कई पुरुष शिष्यों ने लिंग को इस समय ऐसे देखा जैसे वे उसे पहली बार देख रहे हों। क्या एल्डर फैंग हान की बेटी इतनी खुले विचारों वाली है? इसके तुरंत बाद यान बेई की तरफ उनकी नजरें भी बदल गई। ये बच्चा, वो सच में बहुत हैंडसम है। छोटी बच्ची, बुरे लोगों के झांसे में मत आना। दुनिया धोखेबाज है और लोगों के दिल को समझना मुश्किल है। इस समय एक शिष्य ने लिंग ए को रोकने के लिए कहा और उसे समय रहते वापस लौटने और पश्चाताप करने के लिए कहा। शिष्यों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतनी प्यारी लड़की शैतान के अड्डे में गिर जाएगी। आखिरकार उनके हिसाब से ये यान बेई ही थी जिसने लिंग ए को धोखा देने के लिए मीठी मीठी बातें की थी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिंग की खूबसूरत आंखें हैरान होकर चौड़ी हो गईं। ठीक है, उन पर ध्यान मत दो। सच में मुझे पहाड़ से नीचे आए हुए बहुत समय हो गया है। आज रात चलो पूज्य गुरु से मिलने चलते हैं। यान बेई ने अपने सामने प्यारी सी लड़की को देखा और धीरे से उसके पतले बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। लिंग को अभी उससे चिपके रहने का उतना ही शौक था जितना पहले था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। डैडी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। लिंग खुशी से उछल पड़ी और सीधे यान बेई पर कूद पड़ी। ठीक है, आसपास बहुत से लोग देख रहे हैं। यान बेई ने गुस्से से उस जवान लड़की को देखा जो उस पर लटकी हुई थी। तुरंत लिंग ने भी रिएक्ट किया। उसकी सफेद सैज जैसी स्किन साफ दिखने लगी और वह शर्माकर उसकी पीठ के पीछे छिप गई। अपने आसपास के चेहरों को देखकर जो पहले से ही जानलेवा इरादे से घूर रहे थे, यान बेई को बेबसी महसूस हुई। वह लिंग को दूसरी जगह ले गया। ये गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर पाया कि इस जगह पर रुकने से ये चेले उन पर टूट पड़ेंगे या नहीं। खुले मैदान के एक और हिस्से पर यान बेई और लिंग एक साथ खड़े थे। सीनियर ब्रदर, क्या आप जानते हैं कि सेक्ट मास्टर ने हमें यहाँ किस लिए बुलाया है? उसने अभी बंद कमरे में अपनी साधना पूरी की थी और उसे बिना ये जाने कि क्या हो रहा है यहाँ लाया गया था। मैंने सुना है कि सेक्ट में एक बेमिसाल जीनियस आया है और सेक्ट मास्टर ने हमें ठीक इसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए यहाँ बुलाया है। यान बेई आज रात फैंगक्स्यू हॉल जाने के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने आराम से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर की लोग माउंटेन पर रहेंगे, फिर भी आपकी खबर काफी सही है। लिंग ने अपनी खूबसूरत आंखें बिना झपकाए यान बेई को देखा, जैसे वह कुछ समझना चाहती हो। मैंने अभी सुना कि सीनियर ब्रदर्स पहले क्या कह रहे थे। कहा जाता है कि वह बेमिसाल जीनियस एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रेल एक्सपर्ट को तुरंत मार सकता है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। यान बेई के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। सिर्फ मास्टर फैंग हान और लिंग ए उसे हरकत करते हुए देख पाए थे। मास्टर फैंग हान निश्चित रूप से अफवाहें बेतरतीब ढंग से नहीं फैलाएंगे। क्या ये लिंग ए हो सकती है? पफ, ये सुनकर लिंग जोर से हंसा और जोर से हंसने लगा। एक नजर में थंडर ट्रिब्यूलेशन रियल एक्सपर्ट को तुरंत मार डालो। जूनियर सिस्टर, आप किस बात पर हंस रही हैं? यान बेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिंग को देखा। वे बकवास कर रहे हैं और सीनियर ब्रदर, आप सच में इस पर यकीन करते हैं? मैंने खुद उस बेमिसाल जीनियस को अपनी आंखों से देखा है। लिंग ने अपनी पूरी तरह से बड़ी और गर्व से भरी छाती फुलाते हुए गर्व से कहा। ओह, जूनियर सिस्टर ने उन्हें देख लिया। यान बेई ने हैरानी का दिखावा किया। वैसे भी क्योंकि उस समय उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए किसी और के मुंह से अपने बारे में जानना भी काफी दिलचस्प काम था। लिंग ने अपना मुंह ढक लिया। उसे एहसास हुआ कि उसने कोई राज बता दिया है। क्या हुआ? क्या ये कहा नहीं जा सकता? यान बेई हैरान दिखी। अगर पापा को पता चला तो वे मुझे पक्का फिर से डांटेंगे। लिंग ने धीरे से कहा, मास्टर फैंग हान की तरफ देखते हुए जो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सीधे बैठे थे। मास्टर फैंग हान ने एक बार लिंग को कहा था कि वह यान बेई को उस रात जो हुआ वह न बताए। वह नहीं चाहते थे कि यान बेई, जो क्यूलोंग माउंटेन पर पूरी मन से साधना कर रही थी, परेशान हो। यान बेई की पूछताछ के बाद लिंग के पास सच उगलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एक पल के बाद यान बेई की नजरें एक मुश्किल एक्सप्रेशन के साथ चमकी। वह ऊंचे प्लेटफॉर्म पर उस आदमी को देख रही थी और काफी देर तक चुप रही। यहाँ तक कि जब पूज्य गुरु बहुत बुरी हालत में थे और लगभग मर ही गए थे, तब भी वह उन्हें इस बारे में बताने को तैयार नहीं थे। उन्हें सिर्फ इस डर से कि इससे उनकी साधना पर असर पड़ेगा। देखभाल किए जाने की इस भावना ने यान बेई के दिल में एक गर्म लहर दौड़ा दी। ये परिवार की भावना थी। भले ही वह खुद दुखी और दर्द में था, लेकिन वह अपने प्रियजनों को चिंता करने नहीं देना चाहता था। लिंगर की तरफ यान बेई की नजर और भी नर्म हो गई। पूज्य गुरु और लिंगर के साथ उसे आखिरकार इस दुनिया में अपनी साधना का मतलब समझ में आ गया। न शोहरत और दौलत के लिए, न सदियों तक नाम कमाने के लिए, न दुनिया में अजय होने के लिए, सिर्फ अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए। 19 चैप्टर 19 अपनी बेटियों को बेच दिया किंगयुन संप्रदाय। सेक्ट स्क्वायर में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बुजुर्गों के एक ग्रुप से घिरा हुआ किंगयुन आखिरकार पहुंच गया। इस समय किंगयुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब वह वहां मौजूद कई शिष्यों को बार-बार देख रहा था। सेक्ट मास्टर, शिष्य पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं और एक भी व्यक्ति गैरहाजिर नहीं है। एक सेक्ट लीडर आगे आया और हाथ जोड़कर कहा। इस समय किंगयुन ने अपनी नजरें हटा ली। उसे थोड़ी निराशा हुई। उन्होंने अभी अपने दिव्य विचार का इस्तेमाल करके पूरी ऑडियंस को कवर किया था, बार-बार वहां मौजूद शिष्यों की साधना को स्कैन किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्हें वह व्यक्ति नहीं मिला जिसे वे ढूंढ रहे थे। क्या तुम्हें वे नहीं मिले? किंगयुन का एक्सप्रेशन देखकर मास्टर फैंग हान को थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ कि क्या हुआ था। इस आदमी के छिपने के तरीके बहुत शानदार हैं। मुझे भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। किंगयुन ने हल्की सी आह भरी और अपना सिर हिलाया। ऐसे में चलो प्लान के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मास्टर फैंग हान ने बेबस होकर अपने हाथ फैला दिए। किंगयुन सेक्ट के साथी शिष्यों, ये सेक्ट मास्टर एक बहुत अच्छी खबर बता रहा है। मुझे लगता है कि आप सबने इसके बारे में सुना होगा, यानी हमारे किंगयुन सेक्ट ने एक बेमिसाल साधना वाला युवा जीनियस पैदा किया है। किंगयुन ने जोश के साथ शिष्यों को ये खुशी की खबर बताई। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच होगा। क्या सच में हमारे सेक्ट में कोई बेमिसाल जीनियस है? बकवास, लॉर्ड सेक्ट मास्टर ने ये खुद कहा। यह नकली कैसे हो सकता है? जैसे ही किंगयुन की आवाज धीमी हुई, माहौल में उबाल आ गया। अनगिनत शिष्य इधर-उधर देखते रहे। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर वह महान युवा जीनियस कौन था। वैसे वह भाई कहाँ है जो अभी नाले का सारा पानी पीने जा रहा था? ये बेमिसाल जीनियस कहाँ है? कौन है? कौन है? देखता हूँ कौन सा युवा हीरो है। एक पल के लिए माहौल बहुत ज्यादा उबल रहा था। हर जगह तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थी। भीड़ में खड़ी यान बेई ने हल्का सा मुस्कुराया। ये सेक्ट मास्टर किंगयुन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि वह इस तरीके से उसे बाहर निकाल सकता है। ये कैसे हो सकता है? अहम सब लोग प्लीज चुप हो जाओ। किंगयुन ने हल्की खांसी की और अपनी हथेली को थोड़ा नीचे दबाया और वेन्यू में मौजूद डिसाइपल्स तुरंत शांत हो गए। इसके बाद हम अपने किंगयुन संप्रदाय के इस प्रतिभाशाली शिष्य को सबसे आगे ऊंचे मंच पर आने के लिए बुलाते हैं। किंगयुन की आवाज पूरे आयोजन स्थल में एक बड़ी घंटी की तरह गूंज उठी।
वहां मौजूद अनगिनत शिष्यों ने अपनी सांस रोकी। सभी ये देखना चाहते थे कि आखिर वह बेमिसाल जीनियस कौन था। समय सेकंड दर सेकंड बीतता गया। 1 घंटे के 1 चौथाई, 2 चौथाई घंटे। शिष्यों ने सेक्ट मास्टर किंग्यूम को देखकर शक वाले चेहरे बनाए। इस समय किंग्यूम भी शांत नहीं बैठ पा रहा था। ये शिष्य अभी भी बाहर न आकर उसे बहुत कम इज्जत दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ फायदे देने की जरूरत थी। मेरे किंग्यूम सेक्ट का ये प्रोडिजी, ये सेक्ट मास्टर जानता है कि आप स्वभाव से शांत हैं और आपको शोहरत या दौलत की परवाह नहीं है, लेकिन साधना का मतलब बंद दरवाजों के पीछे प्रैक्टिस करना नहीं है, बल्कि रिसोर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम अभी बाहर आते हो तो मैं तुरंत तुम्हें सेक्ट का यंग सेक्ट मास्टर बनने का ऑर्डर देने को तैयार हूं, जिसका दर्जा संत और संतनी से भी ऊपर होगा। आपसे किंग्यूम सेक्ट तुम्हारे साधना के रास्ते पर सबसे मजबूत सहारा बनेगा। किंग्यूम ने दांत पीसते हुए सीधे दांव बढ़ा दिया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि कोई भी लालच में नहीं आएगा। युवा संप्रदाय गुरु शिष्यों ने एक के बाद एक कहा, अगर कोई यंग सेक्ट मास्टर बन गया तो भविष्य में किंग्यूम सेक्ट को लीड करना पक्का हो जाएगा। हर किसी की नजरें बहुत ज्यादा जलन से भरी थी। बेशक एक व्यक्ति को छोड़कर वह किंग्यूम सन थे। इस समय उनका चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। इस बेमिसाल जीनियस के लिए इस समय उसकी नफरत यान बेई के लिए नफरत से भी ज्यादा हो गई थी, जिसने सन की बॉडी देखी थी। अगर उसे पता चल जाए कि यह आदमी कौन है तो वह पक्का इस मामले को शांत नहीं होने देगा। यान बेई अपनी जगह पर खड़ा होकर मुस्कुराया। किंग्यूम की बताई शर्तों से उसके दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। किंग्यूम संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु, सुनने में तो ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल भी आभा नहीं है। और कौन से रिसोर्स? वह पहले ही प्राइमोडियल स्पिरिट रेल तक पहुंच चुका था। किंग्यूम सेक्ट के पास उसकी मदद करने के लिए क्या रिसोर्स हो सकते थे? अगर उनके पूज्य गुरु और लिंग एक के बीच रिश्ता न होता तो वह बहुत पहले ही कीलोग माउंटेन को हटा चुके होते। वह बाहर नहीं जाएगा, भले ही उसे पीट कर मार डाला जाए, वह बाहर नहीं जाएगा। वह सपनों वाला आदमी था। उसके सामने इतने छोटे से लालच से उसका दिल कैसे अंधा हो सकता था? वह अभी भी आने से मना कर रहा है। कितना बेमिसाल जीनियस है। किंग्यूम ने अपने दांत तब तक पीसे जब तक वे चटकने न लगे, लेकिन ऊपर से वह शांत और खुशमिजाज था। वह इन शिष्यों को अपनी बुरी हालत नहीं दिखा सकता था। ऐसा लगता है कि हमारे जीनियस शिष्य की भूख काफी ज्यादा है। इस सेक्ट मास्टर को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। ये कैसा रहेगा? सब जानते हैं कि सेंटेस क्यूमेन किंग्यूम सेक्ट की सेंटेस है और इस बूढ़े आदमी की बायोलॉजिकल बेटी भी है। वैसे सेंटेस क्यूमेन की शादी की उम्र भी हो गई है। अगर तुम ये शिष्य अभी बाहर आ जाओ तो ये सेक्ट मास्टर सेंटेस क्यूमेन की शादी तुमसे करने का फैसला कर लेगा। किंग्यूम की आवाज आसमान की तेज बिजली की तरह थी, जो हर शिष्य के कानों में गूंज रही थी। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, वहां मौजूद सभी पुरुष शिष्य पूरी तरह से उबल पड़े। अगर पहले वे इस रहस्यमय जीनियस शिष्य के लिए सिर्फ चलन की बातें करते थे, तो इस समय वह सब जलन में बदल गई थी। संत क्यूमेन, वह किंग्यूम संप्रदाय की नंबर 1 सुंदरी थी। टैलेंट या लुक के बावजूद पूरे संप्रदाय में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा संत क्यूमेन का व्यक्तित्व ठंडा और अलग था। उनकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उनका व्यक्तित्व बहुत तेज था। ऐसी आइसबर्ग जैसी खूबसूरती को जीतना किसी को भी सबसे बड़ी कामयाबी का एहसास कराएगा। अगर कोई उसे पा ले और उसका दाव साथी बन जाए तो उसके बाद की खुशहाल जिंदगी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस समय शिष्यों में सबसे आगे खड़ी संत क्यूमेन के चेहरे पर शर्म की लहरें थी। वह अपने पिता को दोष देते हुए देख रही थी। संत क्यूमेन को इस तरह देखकर कई शिष्यों ने चाहा कि वे भी वो रहस्यमय जीनियस बन सके। इस समय किंग्यूम संत के चेहरे पर उदासी थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर बहुत शांत रहने वाला सेक्ट मास्टर असल में अपनी ही बेटी को बेच देगा। संत क्यूमेन का ऐसा शर्मिला रूप देखकर उसके दिल में अचानक गुस्से की लहर दौड़ गई। कुतिया, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वह कौन है, फिर भी तुम खुद को उन पर फेंकना चाहती हो। उसका दिल गुस्से से भरा था, लेकिन उसने इसे जरा भी दिखाने की हिम्मत नहीं की और बस चुपके से अपने दांत पीस सकता था। हालांकि उसकी नजरें बदलती रहीं। वह सोचता रहा कि वह फिर से कौन से भूतिया आइडिया सोच रहा है। थोड़ी दूर पर यान बेई ने हाथ बढ़ाकर उसकी ठुड्डी को रगड़ा। ये सुनकर वह भी खुद को रोक नहीं पाए और सीधे सहमत हो गए। तस ये सेक्ट मास्टर किंग्यूम सच में बहुत ज्यादा खून बहाना जानता है। पहले यंग सेक्ट मास्टर बने, फिर रिसोर्स और सेक्ट लिया और अब वह अपनी बेटी भी दे रहे हैं। उसने संत क्यूमेन को भी सामने खड़ा देखा। उसके मन में एक बेदाग जेड शरीर अचानक एक बार फिर उभर आया, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। रूप की शून्यता है, शून्यता ही रूप है। अमिताभ खुशकिस्मती से यान बेई ने मन ही मन बुद्ध का नाम लिया, जिससे उसके अंदर की इच्छा दब गई। कितना गुस्सा किंग्यूम है, उसने तो मेरे दाव को लगभग बिगाड़ ही दिया था। जिसके दिल में कोई औरत न हो, उसे चेक इन करने से वह नेचुरली डिवाइन हो जाता है। यान बेई ने अपनी सांस को एडजस्ट करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को संत क्यूमेन के बारे में सोचने नहीं दिया। 0.20 अध्याय 20 पवित्र पुत्र का विश्वासघात। बहुत समय बीत गया। किंग्यूम का चेहरा अब और नहीं टिक पा रहा था। भले ही उन्होंने इतनी अच्छी शर्तें रखी और अपनी बेटी को भी दांव पर लगा दिया, फिर भी दूसरी पार्टी ने कोई कदम नहीं उठाया। सीनियर ब्रदर, क्या आपको लगता है कि यह रहस्यमय जीनियस कभी बाहर आएगा? इस समय लिंक ने पलकें झपकाईं और यान बेई से कहा, मुझे लगता है कि वह शायद अब बाहर नहीं आएगा। यान बेई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि वो रहस्यमय इंसान बाहर नहीं आएगा? क्या सीनियर ब्रदर ही वो रहस्यमय इंसान हो सकता है? लिंक ने मुंह बनाया और यान बेई को सीधे घूरते हुए चिढ़ाया। बकवास। यान बेई अंदर से चौंक गई। क्या ये लड़की उसे पहचान सकती थी? लेकिन दोबारा सोचने पर उसने कोई कमी नहीं बताई थी। लिंक को उसकी पहचान कैसे पता चल सकती थी? अगर मैं वह रहस्यमय इंसान होता तो कितना अच्छा होता और मैं अभी जाकर सन को वापस कीलोग माउंटेन ले जाता। यान बेई का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहा और उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। लिंक ने यान बेई को घूरा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी। उस रात जब से उसने उस रहस्यमय व्यक्ति को देखा था, तब से उसका दिल कभी शांत नहीं हुआ था। जब भी वह उस रहस्यमय व्यक्ति के बारे में सोचती तो उसके दिमाग में यान बेई का चेहरा उभर आता। इस समय उसने यान बेई की आकृति को देखा, फिर एक बार फिर उस रहस्यमय व्यक्ति की शक्ल याद आई। दोनों आकृतियां एक दूसरे के ऊपर आने लगी और एक व्यक्ति में बदल गईं। लेकिन अगले ही पल दोनों आकृतियां धीरे-धीरे फिर से अलग हो गईं और दो व्यक्ति बन गईं। वह कुछ हद तक मदहोशी में थी। इस समय लिंक ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और गुस्से से कहा, सीनियर ब्रदर असल में अभी भी हर हाइनेस द सेंटेस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सीनियर ब्रदर अभी तक क्यूई सीरियल तक भी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखते। यान बेई के शरीर पर काली लकीरें थी। क्या सच में उसकी जूनियर बहन उसे नीची नजर से देख रही थी? तुम्हारा सीनियर भाई बहुत पहले क्यूई सीरियल पहुंच गया था। तुम ही हो जो अभी भी क्यूई रिफाइनिंग की नौवीं लेयर पर रुके हुए हो। यान बेई मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। लिंक की तरफ अपनी आभा का हल्का सा निशान छोड़ा। सीनियर ब्रदर, आप तो पहले ही क्यूई सीरियल तक पहुंच चुके हैं। लिंक ने बहुत ज्यादा हैरानी से अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। आपको पता होना चाहिए कि जब यान बेई 1 महीने से ज्यादा समय पहले कीलोग माउंटेन में फंसा हुआ था, तो वह सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग की 5वीं लेयर पर था। अब वह पहले ही क्यूई सीरियल तक पहुंच चुका था। आगे बढ़ने की यह स्पीड बहुत डरावनी थी। यान बेई ने हल्की सी मुस्कान दी। छोटी बच्ची, अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारा सीनियर भाई पहले ही प्राइमोडियल स्पिरिट रेल में पहुंच चुका है, तो मुझे हैरानी है कि तुम क्या एक्सप्रेशन देती। दूसरी तरफ किंग्यूम ने फिर से कई शर्तें रखी। हालांकि यान बेई पूरी तरह से अड़िग रही। किंग्यूम का चेहरा खराब था। उसने सारी शर्तें बता दी थी और अब बस एक ही चीज बची थी कि सीधे सेक्ट मास्टर का पद छोड़ दिया जाए। लेकिन इस पल तक वह ये भी समझ गया था कि भले ही वह सेक्ट मास्टर का पद छोड़ दे, लेकिन दूसरी पार्टी शायद बाहर न आए। इस रहस्यमय जीनियस ने अपनी दी गई शर्तों को बिल्कुल नापसंद किया। भूल जाओ, सब लोग चले जाओ। किंग्यूम बेबस होकर कुर्सी पर गिर पड़ा और नीचे बैठे चेलों को हाथ हिलाकर नजरअंदाज किया। इस समय वह इतना आलसी था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए अच्छे से कुछ भी नहीं कह पाया। वेन्यू में मौजूद शिष्य भी अफसोस जताते हुए वहां से चले गए। हालांकि वे जल रहे थे, लेकिन हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था कि यह बेमिसाल जीनियस असल में कैसा दिखता है। बूढ़े की, तुम्हें क्या लगता है ये रहस्यमय व्यक्ति आखिर कब बाहर आएगा? शिष्यों के चले जाने के बाद किंग्यूम ने अपने पास बैठे मास्टर फैंग हान को देखा और पूछा। वहां मौजूद लोगों में से सिर्फ उसी ने इस रहस्यमय व्यक्ति को देखा था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्योंकि वह अपनी पहचान छिपाता है तो उसके अपने विचार होंगे। मेरी राय में हमें कुदरत को अपना काम करने देना चाहिए। जब समय आएगा तो शायद वह खुद ही सामने आ
जाएगा। मास्टर फैन हान भी कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कई बुजुर्ग चुप हो गए। आपने जो कहा वो कुछ न कहने के बराबर था। रात का समय, फैंग शुई हॉल में पेट भरकर खाने पीने के बाद यान बे ने एक छोटी सी धुन गुनगुनाई और आराम से कीलोंग माउंटेन की ओर टहलने लगा। मास्टर फैन हान ने एक से ज्यादा बार उनसे आज रात फैंगक्सी हॉल में रुकने के लिए कहा था, लेकिन यान बे ने सही तरीके से मना कर दिया था और इस अच्छे बहाने के साथ कि वह इस तरह की बदचलनी में नहीं डूब सकता, उसे पूरे दिल से खेती करने के लिए कीलोंग माउंटेन पर लौटना होगा। उस समय मास्टर फैन हान का दिल बहुत खुश था। उन्हें लगा कि यान बे आखिरकार बड़ी हो गई है। लेकिन फैंगक्सी हॉल में न रुकने की असली वजह यह थी कि उसे डर था कि कल वह बहुत गहरी नींद सो जाएगा और चेक इन करना भूल जाएगा। चांद के ऊपर मैं दूर देख रहा हूँ। यान बे पूरे रास्ते जोर-जोर से गाता रहा। उसने अपनी साधना का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पैदल चला, इसलिए उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। पता नहीं कितना समय बीत गया था। वह कीलोंग पहाड़ के नीचे एक जंगल में आया। जैसे ही वह सीधे पहाड़ की चोटी पर छलांग लगाना चाहता था, अचानक उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें जंगल में एक जगह की ओर देख रही थी। उसे लगा कि इस जंगल से हल्की एनर्जी में उतार-चढ़ाव आ रहा है। अगर वह पहले ही प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल में कदम नहीं रखता, तो शायद उसे इसका एहसास नहीं हो पाता। खैर, मुझे कुछ नहीं करना है, चलो चलकर देखते हैं। वह बुदबुदाया और उसकी आकृति चमक उठी। उसका पूरा शरीर तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही पल उसकी आकृति जंगल के एक बहुत दूर कोने में दिखाई दी। उसने नीचे देखा और उसका एक्सप्रेशन तुरंत दिलचस्प हो गया। उसके नीचे असल में एक सफेद ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव बैरियर था, जो इस जगह को पूरी तरह से घेरे हुए एक स्पेशल बैरियर के लिए थी। और बैरियर के अंदर दो ताकतें एक दूसरे का सामना कर रही थीं। इत्तेफाक से वह असल में इन दोनों ताकतों को जानता था। संत किंग युन, संत तेज क्यूमेंग। अचानक उनमें झगड़ा कैसे हो गया? यान बे बादलों के ऊपर गंभीरता से बैठी थी और नीचे की स्थिति को अजीब तरह से देख रही थी। संत, आपने एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था कि आप खतरे में हैं और मैं तुरंत आपकी मदद के लिए लोगों को ले आया, लेकिन अब आपने हमें यहाँ कैद कर लिया है। आपका क्या मतलब है? इस समय संत की मेन की भौहें तन गईं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने संत किंग को कब नाराज किया था कि दूसरी पार्टी उसे इस जगह फंसाना चाहती थी। पता चला कि बस 1 घंटे पहले संत किंग ने अचानक संत की मेन को एक मैसेज भेजा, जिसमें कहा गया था कि उन्हें खतरा है और उनसे तुरंत आकर उनकी मदद करने को कहा। उस समय संत की मेन ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे उनका साथ देने के लिए निकल पड़ी और संप्रदाय के अंदर से कई क्यूसी रेल मेल्डर्स को साथ ले आई। किंग जो अभी लाल सागर के खंडहरों से लौटा था और अकेले में था, उसे संत क्यूमेंग ने परेशान नहीं किया। और इस जगह पर आने के बाद उन्हें असल में पता चला कि यह पूरी तरह से संत का बिछाया हुआ जाल था। संत क्यूमेंग, इस सब का दोष सिर्फ तुम पर है, तुम्हारे निकम्मे पिता पर। तुमने मुझे मजबूर किया। इस समय संत किंग की आंखें लाल थीं और वह पागलों की तरह संत क्यूमेंग की ओर दहाड़ने लगे। कितनी हिम्मत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड सैक मास्टर का अपमान करने की? संत क्यूमेंग के पीछे खड़ी एक बूढ़ी औरत अचानक अपने शरीर से एक जोरदार मोमेंटम के साथ बाहर निकली और सीधे संत किंग की तरफ अपना हाथ मारा। ये बूढ़ी औरत किंग संप्रदाय की एक एल्डर थी और उसकी साधना क्यूवी सागर क्षेत्र की 8वीं लेयर तक पहुंच गई थी। इस पर संत क्यूमेंग का एक्सप्रेशन भी तुरंत डूब गया। सोचिए, अगर उसके पिता अभी यहाँ होते तो उन्हें बहुत दुख होता। किंग ने हमेशा संत को अपने पसंदीदा शिष्य की तरह माना था और सैक के रिसोर्स काफी हद तक उसकी तरफ झुके हुए थे, फिर भी अब उसने सच में ऐसे बागी शब्द कहे। चीटी, दफा हो जाओ। संत किंग के पास से गुस्से में चिल्लाने की आवाज आई। उनके पीछे एक नकाबपोश आदमी ने सीधे अपनी हथेली आगे बढ़ाई और आती हुई बूढ़ी औरत से गुस्से से भिड़ गया। बूम, दो शक्तिशाली एनर्जी टकराई और बूढ़ी औरत का शरीर तुरंत तोप के गोले की तरह उड़ गया। जमीन पर लेटी बूढ़ी औरत का रंग बहुत पीला था और उसकी आंखें संत किंग के पीछे खड़े व्यक्ति को डर से घूर रही थी।